Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPSC latest CBSE sample paper 2026 का question number 10. The EMF generated by an AC generator is given by V equal to V naught sin omega t, where the omega angular frequency of the armature of generator. What will be the EMF if the angular frequency is double? तो हमें EMF दे रखा है V equal to V naught sin omega t. यहाँ जो V नॉट होता है इसे पीक वोल्टेज बोलते हैं, पीक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, है ना। अब बच्चा सोच रहा है कि बस इसको डबल करना है तो यहाँ 2ω2 कर दूं और टिक कर दूं A, पर इंपॉर्टेंट है जो पीक वोल्टेज होता है ना, इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। NAB ओमेगा होता था। इसमें N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉपर वायर ऑफ आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल पर नंबर ऑफ टर्न्स लपेटते हैं कॉपर वायर के। A जो कॉइल बनाई है आर्मेचर कॉइल, उसकी एरिया ऑफ द लूप है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी वैल्यू भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, ऐसे। इफ अब कह रहा है कि अगर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को अगर क्या कर दें, इस डबल, इसको डबल कर दें, तो इसको डबल कर दें तो नया ओमेगा 2ω हो गया। तो नई पीक वोल्टेज जो होगी V नॉट, ये NAB 2ω हो जाएगी, दैट मीन्स 2V नॉट हो जाएगी। इसीलिए न्यू EMF लिखें, न्यू EMF तो लिखें तो V डैश बराबर V नॉट पीक वैल्यू एंड साइन 2ω t, क्योंकि यहाँ ओमेगा की जगह पे 2ω करना है और इसमें भी चेंज करना है, तो ये मैंने चेंज किया। तो ये लिख सकते हैं 2V नॉट साइन 2ω t, ये आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर है C इज करेक्ट। यहाँ पे मिस्टेक से कई बुक में 2 हो गया है, मैंने चेक किया, इसको ऐसे रख लेना, ये यहाँ ω t है बस केवल, तो ये गलत चॉइस है, ये सही चॉइस है, C चॉइस इज करेक्ट। इन द गिवन फिगर, तो ये आपको फिगर दिख रहा है, आपने ऐसा का फिगर देखा हुआ तो ये AC जनरेटर का फिगर है। आइडेंटिफाई द मशीन, तो हम लिख देंगे 24 के B पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में लिख देंगे AC जनरेटर, ठीक है, लिख दिया साहब। नेम द पार्ट्स PQR मशीन, देखो P और ये जो P वाला पार्ट दिखा रहा है डायग्राम में, ये स्लिप रिंग होती है। तो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें P जो है इसका नेम बताना तो स्लिप रिंग। सेकंड है इसमें Q का नाम बताना था, तो Q देखिए क्या है, ये ब्रोसेस बोलते हैं इनको, तो यहाँ पे ब्रोस लिख सकते हो, ब्रोसेस, ठीक है। R क्या है, तो R ये बता रहा है, ये आर्मेचर कॉइल होती है, तो R यहाँ पे क्या है, आर्मेचर कॉइल, तो तीनों के नाम लिख दिए। गिव द पोलरिटीज ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स, तो पोल की पोलरिटीज दे देना कि भाई जो थर्ड पार्ट है इसका, इसमें ये बना रखी है उसने ऐसे, AC जनरेटर जैसे बनाया है वैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसे बनाया है, फिर इसको इस तरह से करके, नहीं इस तरीके से कर दिया है, और यहाँ इस तरीके से निकाला है उसने। इसे नॉर्थ पोल दे दो और इसको उसने कुछ अजीब तरीके से निकाला है यार, इसे साउथ पोल दे दो, और बीच में यहाँ आर्मेचर कॉइल है, ठीक है। बस इतना ही करना है, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है ना। अब इसमें ये मत कहना कि पोलरिटी बदलती है बेटा, मैग्नेटिक के जो पोल्स होते हैं उनकी पोलरिटी थोड़ी बदलती है। जो इंड्यूस्ड EMF डेवलप होता है इसके आर्मेचर कॉइल के घूमने से, जो इंड्यूस्ड EMF डेवलप होता है उसकी जो पोलरिटी होती है वो चेंज होती रहती है एवरी हाफ साइकिल में, है ना। जो इंड्यूस्ड EMF डेवलप होता है आर्मेचर कॉइल के अक्रॉस, उसकी पोलरिटी चेंज होगी। तो बहुत से ऐसा मत कहना कि नॉर्थ पोल और साउथ की पोल की पोलरिटी थोड़ी बदलेगी, एक बार जो बना दोगे वही होगा। कुछ बताया है नहीं, या तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन वर्सन दे रखी होती करंट की, ना करंट की कोई डायरेक्शन दे रखी, ना कुछ दे रखा, तो क्या बताऊँ मैं। गिव द पोलरिटी ऑफ द मैग्नेट्स, दो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, किसी को एक को नॉर्थ कह दो, एक को साउथ कह दो, ठीक है, बस इतना कह दो और खत्म। फोर्थ वाला पार्ट अगर देखें, ठीक है, राइट द 2 वेज ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट वोल्टेज। EMF आउटपुट वोल्टेज होता है आर्मेचर कॉइल के क्रॉस, जो EMF जनरेट होता है, इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस लोड रजिस्टर कह दो, लोड रजिस्टर, क्योंकि आउटपुट वहीं पे मिलता है हमें, है ना, लोड कह सकते हो।
इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस आर्मेचर कॉइल पर कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न लगाए जाते हैं। ए इस आर्मेचर कॉइल का एरिया है। बी जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है इस मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नॉर्थ टू साउथ। ओमेगा इस आर्मेचर कॉइल को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया जाता है। देखो ओमेगा तो हम कांस्टेंट ही रखते हैं, हमारे इंडिया में जो ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रखी जाती है। मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो सबसे इजी तरीका तो है इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ाने का कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लो, और दूसरा तरीका है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा लो। एरिया बढ़ाओगे तो साइज बड़ा हो जाएगा बेटा, एरिया भी बढ़ा सकते हो, एरिया भी आप बढ़ा सकते हो, साइज बड़ा होगा। एसी जनरेटर बड़े बड़े होते हैं काफ़ी, है ना। ओमेगा आप कांस्टेंट ही रखते हैं, वैसे ओमेगा बढ़ा के भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ाया जा सकता है। 4 तरीके हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ाने के, लेकिन सबसे सिंपल 2 वे हैं, वो ये वाला और ये वाला लिख के आना। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करके हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज बढ़ा सकते हैं अक्रॉस द लोड। ठीक है, ये 4th पॉइंट हो गया। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन करने के लिए हमेशा क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया करो। असर्शन चेक किया करो पहले कि असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे रीजन वाला स्टेटमेंट चेक कर लो पहले कि वो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है, फिर बाद में चेक करो कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। चलो चेक करते हैं। इन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। आइडियल बोल रहा है, तो आइडियल स्टेप डाउन कह रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आइडियल का मतलब क्या है? ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी इफिशिएंसी 100% हो, उसको हम आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब इफिशिएंसी का मतलब क्या है? इफिशिएंसी इज इक्वल टू होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाई 100। अब बताइए इफिशिएंसी 100% कब आएगी? जब आउटपुट पावर और इनपुट पावर इक्वल होंगी। जब इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होंगी तब एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इनफाइनाइट आएगी। तो इफ इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, तो देखो ये सिक कट जाएगा, एफिशिएंसी 100% आ जाएगी। लेकिन सोचो अगर इनपुट पावर जितनी हमने पावर दी उतनी ही हमें मिले आउटपुट में, तो एनर्जी लॉस हुआ ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर एज्यूम कर लें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जितनी हम इनपुट पावर दें उतनी ही हमें आउटपुट पावर मिले, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम आइडियल कंसीडर कर लें तो पॉसिबल है। आइडियल वाले केस में हम ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, है ना, एज्यूम है ये। तो इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर ये सही है, दैट मीन्स ट्रू है कि एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो असर्शन तो कैसा हुआ? ट्रू। अब रीजन चेक करते हैं कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज डिक्रीजेस बट करंट इंक्रीजेस। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता ही क्या है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जब हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में कन्वर्ट होती है तो करंट इंक्रीज भी होती है। कैसे, जरा समझते हैं। सेकंड, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, पर समझ लेते हैं कि कैसे बोला है वो। मान लो कि ये मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर बना लिया ऐसे, और इसमें हम फिर क्या करते हैं? कॉपर के बाइंडिंग कर देते हैं ऐसे, और यहाँ हम एसी सोर्स, इनपुट एसी सोर्स, ये प्राइमरी है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनपी हैं और ईपी वोल्टेज है और आईपी करंट है। इसे इनपुट बोलते हैं हम। इसी कोर पर हम ये दूसरी कॉल लपेटते हैं ऐसे, और ये लोड रेजिस्टर से कनेक्टेड होती है, इसे आउटपुट बोलते हैं। सारा खेल नंबर ऑफ टर्न्स का होता है इसमें। ये सॉफ्ट टर्न कोर है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखती है, और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इस प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करने से डेवलप होता है वो पूरा के पूरा सेकेंडरी लूप से, सेकेंडरी कॉइल से लिंक करती है। दैट मीन्स फ्लक्स लीकेज ना हो। इस वाली कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि इसके 1 टन से फ्लक्स जो लीक कर रहा है और इसके 1 टन से जो फ्लक्स लीक कर रहा है वो सेम है, फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा। तो इस वाली कंडीशन में हम फैराडे के लॉ से लिख सकते हैं माइनस का NP d∅/dt, और ऐसे ES लिख सकते हैं माइनस का NS d∅/dt। देखो फ्लक्स लॉसेस, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स दोनों में सेम रखा है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है ना। तो ये ऐसे, तो अब डिवाइड कर लें अगर हम इसका इसमें, तो ES/EP ये आता है हमारा NS/NP। और यहाँ से अगर लिखें इनपुट पावर, तो पावर इज इक्वल टू होता है V/I, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। तो यहाँ लिखें तो EP/IP लिख दें, ये वोल्टेज ही है आपका, और ये ES और IS लिखते हैं। यहाँ से अगर आप ES/EP निकालोगे तो ये ES/EP इसको दिलाया तो IP/IS आएगा।
तो देखो वोल्टेज का करंट के साथ कैसा रिलेशन है, देखो यहाँ पे वोल्टेज और करंट सेकेंडरी वाली में इनवर्स रिलेशन है और प्राइमरी में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आपका वोल्टेज घट गया है तो करंट बढ़ जाएगी, वोल्टेज घटा है तो करंट बढ़नी चाहिए। तो यहाँ ऐसा लिख सकते हो कि IP ओवर IS, ये इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, इसलिए रीजन भी आपका कैसा है, ट्रू है। लेकिन ये जो रीजन है ना, इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एनर्जी लॉस तो बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। जैसे एडी करंट लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस होते हैं, स्ट्रेसेस लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस होते हैं, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, है ना, जिसमें एनर्जी लॉस होती है, फ्लक्स लॉसेस होता है। तो ये जो एनर्जी लॉस हो रही है वो इस एनर्जी लॉस नहीं हो रही है आइडियल ट्रांसफर वाली कंडीशन में, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसीलिए इसकी जो चॉइस होनी चाहिए वो बी होनी चाहिए। अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट AC सोर्स, तो इसका मतलब AC सोर्स जिसमें कनेक्ट करता हूं उसे प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। द ट्रांसफार्मर सप्लाई 3000 वोल्ट एट अ डिवाइस, जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें 3000 वोल्ट, ये सेकेंडरी कॉइल हो गई। इफ द नंबर ऑफ टर्न द प्राइमरी कॉइल 450, द नंबर ऑफ टर्न द सेकेंडरी कॉइल इज, ठीक है। तो देखो एक इसमें ये इस तरीके से एक प्राइमरी कॉइल है, इनपुट AC लगा रहे हैं, इसमें डायग्राम बना के करता हूं मैं। तो ये EP बोल रहा है 200 वोल्ट, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स बोले हैं प्राइमरी में, ये प्राइमरी है NP, ये बोले हैं 450। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉइल है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स उसने पूछे हैं, क्योंकि उसने वोल्टेज बढ़ा दिया है, इसीलिए मेरे को नंबर ऑफ टर्न्स का आइडिया में लग गया कि NS ज़्यादा ही होंगे। ES जो है वो 3000 वोल्ट है, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, ऐसे। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है सेकेंडरी कॉइल में, तो उसका EMF ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पहले पुट कर दो, ES 3000 रखा है, NS हमसे पूछ रहा है, तो ये 3000 और EP है 200, NS हमसे फाइंड आउट करने की कह रहा है, और ये 450। तो देखो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, 2 से अगर कट गया 15 बार 15, तो NS इज इक्वल टू हो गया 450 इंटू 15, ठीक है। इसका आप मल्टीप्लाई कर लेना, इजी है मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 6750। इसका D चॉइस करेक्ट है बेटा, D है ना, तो इसका D 7th का D होना चाहिए। 7 पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टर्न्स बिटवीन डिफरेंट पेयर ऑफ आउटपुट टर्मिनल्स आर शोन फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट हो गया, इसमें 20 वोल्ट है ना, तो A और B के क्रॉस जो है इनपुट वोल्टेज है EP लिख देता हूँ, ये 20 वोल्ट दे रखा है बेटा, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स रखे हैं 20, ये A और B, ये इनपुट हो गया, इनपुट वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है NP 20 वोल्ट, 20 टर्न सॉरी, ठीक। ये सेकेंडरी कॉइल है आपकी, ये वाली कह रहा है कि बिटवीन विच द टू टर्मिनल्स ऑफ आउटपुट इज 120 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज मतलब सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 120 वोल्ट होगा, तो कौन से उसमें होगा ये पूछ रहा है। तो पहला दे रखा है PQ, चेक करने पड़ेंगे बेटा, कि A वाला चॉइस चेक करते हैं P एंड Q में, है ना। तो देखो ये P है और ये Q है, इसमें 20 टर्न है, तो NS हो गया आपका 20 टर्न्स। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि ES बटे EP बराबर होता है NS बटे NP। ये वाली वैल्यू निकालना, आप वैल्यू पुट मत करना ES की वैल्यू, ठीक है। तो ES की वैल्यू आप ऐसे रहने दो ESE, EP की वैल्यू पुट कर दो 20, NS की वैल्यू 20 और NP की वैल्यू 20, इससे कट गया, तो ES आया 20 वोल्ट। क्या 120 वोल्ट आया? नहीं आया, दैट मीन्स ये गलत चॉइस है। B देख लेते हैं, B में Q और S में कह रहा है, Q एंड S, तो Q कहाँ है, ये रहा, और S ये रहा। तो देखो इसमें NS हो गए कितने सेकेंडरी कॉइल में, Q और S के बीच में देखो 60 और 40, 100 टर्न हो गए बेटा। फिर करके देखते हैं, ES बटे EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ES निकालेंगे, EP की वैल्यू 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, NS की वैल्यू 100 और NP की वैल्यू 20, NP की वैल्यू 20, तो 20 से 20 कट गया, ES आया 100 वोल्ट। चाहिए कितना था, 120, तो ये भी चॉइस नहीं है। C चॉइस क्या है आपकी, P और R को देख रहा है, P और R। P और R में देखो बेटा, P ये रहा और R ये रहा, तो 60 हो गए टर्न। P और R के बीच में टोटल टर्न कितने हो गए, 20 और 60, 40, 60 हो गया, तो NS हो गया 60। फिर चेक कर लो, ES बटे EP बराबर NS अपॉन NP। तो ES निकालना है, EP की वैल्यू 20 वोल्ट है, NS की वैल्यू बदल रही है बस केवल 60, NP की वैल्यू 20, NP 20 है।
तो देखो 20 से 20 कट गया, फिर ई एस इक्वल टू 60 वोल्ट आया, तो ये भी चॉइस नहीं है, तो डी चॉइस ही करेक्ट होगी। फिर भी चेक कर लेते हैं पी एंड एस में, तो पी इरा और एस इरा, तो टोटल टर्न कितने हो गई, ये 100 और ये 120, तो एन एस हो गया आपका इसमें 120। तो फिर फॉर्मूला लगाएं, ई एस बटे ई पी की वैल्यू तो 20 है और एन एस की वैल्यू 120 और इसकी वैल्यू 20 से 20 कट गया, तो ई एस आया 120 वोल्ट। तो इसमें देखो 120 वोल्ट आ रहा है जो गिवन है, इसीलिए इसका जो चॉइस होनी चाहिए आपकी क्वेश्चन नंबर 7 की, वो होनी चाहिए आपकी डी। 7 का डी इज करेक्ट, 7th का डी करेक्ट होगा, पी एंड एस। इफ द फेजर डायग्राम फॉर अ डिवाइस कनेक्टेड टू एसी सप्लाई इज एज shown in the figure, then which of the following statement is true? ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, कभी कभी फॉल्स स्टेटमेंट भी पूछा है, इसमें ध्यान रखा करो। ये फेजर डायग्राम दे रखा है और ये 4 चॉइस दे रखे हैं। पहले इस फेजर डायग्राम को हम ये समझना है कि ये फेजर डायग्राम ओनली कौन से डिवाइस का है, रजिस्टर का है, क्योंकि एसी सर्किट के 3 एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये किसका फेजर डायग्राम है, पहले उसको समझते हैं। देखो, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि अगर सर्किट में ओनली रजिस्टर है, लीनियर रजिस्टर, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसके अक्रॉस वोल्टेज हैं वो भी है, ठीक है। तो इस वाले केस में आपको याद हो कि आई और वी आर इन सेम फेज, ये फेजर डायग्राम तो करता था। तो लिख देते हैं यहाँ पे वी एंड आई आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। सेम फेज में आई बराबर लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट का फेज है, एंड वोल्टेज का फेज लिखें तो वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका भी फेज ओमेगा टी है। तो दोनों का फेज सेम है, तो फेज डिफरेंस 0 है। ये तो ओनली आर में होता है। अगर हम इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर की, अगर हम इंडक्टर में, ये हमें पता होना चाहिए भाई पहले से, ठीक है, ये प्रूव भी करते हैं, इनको हम ड्राइव भी करते हैं। ये इंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसके अक्रॉस मान लो वोल्टेज वी एल लिखते हैं, वैसे हम वी लिख देता हूँ। तो इसका फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं हम, आई ऐसे बनाते हैं और वी एल ऊपर बनाते हैं, ये वी एल लिख देता हूँ चलो, और यहाँ वी आर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, देखो यहाँ से इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं हम, ऐसे इसी जगह से घूमना स्टार्ट करिए, ये इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री ऐसे घूम गए, तो यहाँ पे वी लीड कर रहा है आई से, मतलब फेज में वोल्टेज करंट से आगे है बाई 90 डिग्री कह दो, वी लीड आई बाई फेज 90 डिग्री, फेज में आ गया बाई फेज 90 डिग्री, या पाई बाई 2 रेडियन कह दो। तो आई की क्वेश्चन लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका इनिशियल फेज 0 है, ऐसे ले सकते हो, क्योंकि यहीं से फेज मेजर कर रहे हैं, तो इसका 0 है इनिशियल। और वोल्टेज का वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहीं से मेजर करेंगे फेज, तो कितना आगे ज़्यादा है, 90 ज़्यादा है, यहीं से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको ऐसे ले सकते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी, 0 लगा दो, है ना, तो 90 ज़्यादा है। अब इसी को अगर हम ऐसे घुमा लें, घुमा भी सकते हैं कैसे, अगर हम इसको ऐसे घुमाएं, ऐसे वी एल इधर कर लें और आई नीचे कर लें, तो ये भी सही है, इसी का डायग्राम है ये फेजर डायग्राम। सोच के बताओ, अगर वी लीड करेगा तो आई लैग ही तो करेगा भाई। अगर वी फेज में 90 डिग्री आगे है, तो करंट फेज में वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगा, तो उसको ऐसे बनाते हैं। लेकिन इसमें यहीं से घुमाना स्टार्ट यहीं से करेंगे, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, है ना, और अब घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज ऐसे, तो ये थीटा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस में होगा। जानते हो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो नेगेटिव एंगल लेंगे। तो वी का लिखें, तो वी का लिखेंगे ऐसे वी नॉट साइन ओमेगा टी, इनिशियल 0 है, और करंट का लिखें तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के 90 डिग्री। इसमें फेज किसका ज़्यादा है, करंट का या वोल्टेज का? देखो तो वोल्टेज का ज़्यादा है करंट से, और यहाँ पर भी देखो किसका फेज ज़्यादा है, करंट का या वोल्टेज का? तो वोल्टेज का ही ज़्यादा, देखो है ना, इसका फेज है ओमेगा टी और इसका फेज है ओमेगा टी माइनस के 90। भाई करंट ही तो लैग कर रहा है यहाँ पे, आई लैग बिहाइंड वी बाई फेज 90 डिग्री, ये दोनों बातें एक ही हैं। वी लीड करेगा आई से, तो आई लैग ही तो करेगा, तो उसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ये दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर में आ जाएं, अगर हम कैपेसिटर में आ जाते हैं,
अगर ओनली कैपेसिटर है और इसके क्रॉस वोल्टेज VC है और करंट फ्लो कर रहा है I, तो इसका फेजर डायग्राम हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि ऐसे तो बनाते हैं I और ऐसे बनाते हैं हम VC। अभी स्टार्ट यहीं से करेंगे, ऐसे नीचे जाएंगे। तो VC क्या कर रहा है यहाँ, VC जो है लैग कर रहा है, V लैग बिहाइंड। जब नीचे होता है तो लैग करता है ना। तो V लैग बिहाइंड I बाई फेज 90 डिग्री। तो I तो कुछ नहीं कर रहा ना, तो I तो ऐसे लिख दो, I साइन ओमेगा टी, इसका तो फेज 0 है इनिशियल। और इसका लिखेंगे तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के 90 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है, घूमना स्टार्ट यहीं से करना है। तो देखो किसका फेज ज़्यादा है, ओमेगा टी करंट का फेज ज़्यादा है, वोल्टेज का फेज कम है, तो कम है ना, तो V पीछे है फेज में I से 90 डिग्री, I से पीछे है ना, ऐसे भी ना लिख सकते हैं। अच्छा ऐसे घुमा दो, अगर इसे घुमा दोगे कुछ इस तरह से कर दो, देखो घुमाने का मतलब क्या है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ऐसे घुमा के ऐसे ले आओ, ऐसे नहीं, ऐसे कर दो। तो ऐसे घुमाएंगे तो ये इसको एक और ऐसे बना सकते हैं कि V को इधर ले आए और I को ऊपर ले गए घुमाने के बाद। सोचो अगर आप इसको घुमाओगे तो ये यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री और ये वहाँ पे तो पहुँच जाएगा, ऐसे तो पहुँच जाएगा। अब मेजर तो यहीं से करते हैं, लेकिन अब घूमेगा ऐसे। तो I लीड कर रहा है, I लीड V बाई फेज 90 डिग्री, ऊपर हो तो लीड करता है। तो V की इक्वेशन लिखें तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 0, और I की इक्वेशन लिखें तो I नॉट बराबर साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। किसका फेज ज़्यादा देखो, करंट का। यहाँ पर भी करंट की फेज ज़्यादा देखो, और कितना ज़्यादा ये भी देखो, 90 डिग्री ज़्यादा यहाँ पे भी। भाई यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के 90 और यहाँ इसका फेज ओमेगा टी है और यहाँ ओमेगा टी माइनस के 90, तो करंट का ही तो फेज ज़्यादा है 90 डिग्री। ये और ये एक ही बात है। तो कैपेसिटर के लिए कहानी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ पहले यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, मेन क्वेश्चन पर, अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर आइए। अब उसने दे रखा है हमें यहाँ डायग्राम ऐसे, ऐसे ये दे रखा है उसने V, और ये दे रखा है 90 डिग्री से यहाँ पे I, ये 90 डिग्री दे रखा है। लेकिन फेज हम यहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं, यहाँ से, चाहे क्लॉक कर लो चाहे एंटी क्लॉक कर लो। जैसे मैं यहाँ पे करूँ तो इसका फेज तो ये है कुछ इनिशियल फाई 1 है, और इसका फेज यहाँ से यहाँ तक है। तो मैं V की इक्वेशन लिखूँ ना, तो V की इक्वेशन लिखूँगा V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, ये इनिशियल फेज 5 मान लेता हूँ, प्लस 5। और I की इक्वेशन लिखूँगा तो मैं लिखूँगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ से देखो ये कितना है पूरा 90 प्लस 5 है ऐसे। अब बताओ किसका फेज ज़्यादा है, तो करंट का फेज ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है देखो, तो आप देखोगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 90 ज़्यादा है। तो I लीड V बाई फेज 90 डिग्री, लीड कर रहा है 90 डिग्री ऐसे I वोल्टेज से। उल्टा भी घुमा के देख लो, उल्टा घुमाओगे तो माइनस करना पड़ेगा, घुमा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, घुमा के देख लो। ये V है और ये आपका I है बेटा, ये 90 डिग्री है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से ऐसे घुमाते और यहाँ से ऐसे घुमाते, है ना, तो I की इक्वेशन क्या लिखते, अगर ऐसे 5 मानो तो I की इक्वेशन लिखते I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, और V की इक्वेशन क्या लिखते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस कितना 90 प्लस 5। ये अभी भी सोच के बताओ किसका फेज ज़्यादा है। तो इसका फेज है ओमेगा टी माइनस के 5 और इसका फेज है ओमेगा टी 90 प्लस 5। किसका फेज ज़्यादा है सोच के बताओ। इसका फेज, अभी भी करंट का फेज ज़्यादा है, आप चेक करो तो यही दिखाई देगा। तो I जब लीड करे V से बाई फेज 90 डिग्री, I लीड कर रही है, तो आ जाओ अपने उसमें देखते हैं I किस में लीड कर रही थी। तो देखो I लीड कर रही थी इसमें कैपेसिटर में वोल्टेज से 90 डिग्री, है ना, वोल्टेज तो लैग कर रहा था। इसमें आ जाओ, I क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। देखो I लैग कर रहा है, लेकिन हमारा तो I लीड कर रहा है ना भाई, I लीड V बाई फेज 90 डिग्री। तो ये लैग कर रहा है ना, और ये तो सेम फेज में ही था, ना कोई लीड ना कोई लैग। तो ये बात तो समझ में आई कि हमारा जो डिवाइस है वो कैपेसिटर है। तो सबसे पहली बात, हमारा जो डिवाइस आया, वो कैपेसिटर आया, है ना। थोड़ा सा इसने डायग्राम को बड़ा सावधानी भरपूर बनाया है, बड़ा खतरनाक है ना डिवाइस, ये कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर में अगर हम समझते हैं, अब इसमें क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है,
पहले तो हमने पहचान लिया कि वो डिवाइस कैपेसिटर है, ठीक है नहीं। अब पढ़ते हैं चॉइस से जाना पड़ेगा अब हमें। जैसे पहली चॉइस जाते हैं, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इंक्रीज्ड, इस एसी सोर्स की अगर फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, देन द इंपिडेंस ऑफ द डिवाइस इज डिक्रीज। तो देखो इस सर्किट का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो एक्सी होता है, और इस सर्किट का जो इंपिडेंस होगा वो भी इस एक्सी के बराबर ही होगा, ठीक है। और एक्सी जो इक्वल होता है 1/ω/c, और ओमेगा बराबर होता है 2πfc। अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, एफ बढ़ाओगे, तो इंपिडेंस घटेगा। देखो कैसे रिलेशन है। तो लिख रहा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इंक्रीज देन द इंपिडेंस ऑफ द डिवाइस डिक्रीज। तो सही हो रहा है, ए चॉइस इज करेक्ट, ये तो करेक्ट है। बाकी की चॉइस चेक कर लो, आंसर तो एक ही सही होता है, फिर भी चेक कर लो। अगर बी चॉइस की बात करें, दिस डिवाइस बिहेव कंडक्टिंग वायर व्हेन द कनेक्टेड अक्रॉस डीसी सोर्स। वो कह रहा है कि अगर ये डिवाइस को अगर आप डीसी सोर्स से जोड़ दोगे, तो जानते हो जब डीसी सोर्स से जोड़ते हैं तो ये बिफोर स्टडी स्टेट इसमें करंट फ्लो करती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे ये फुली चार्ज हो जाता है, तो उस वाली कंडीशन में इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस डीसी सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो जाता है ना, और करंट का फ्लो करना बंद हो जाता है। और अच्छी तरीके से कहें तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, बीच में से सर्किट टूट जाता है, आईडी 0 हो जाता है जब स्टडी स्टेट रिटर्न कर लेगा, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, है ना। और ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे भी बोल देते हैं कई लोग कि फ्रीक्वेंसी 0 है साहब, तो इसका जो इम्पिडेंस है ना, वो इन्फाइनाइट हो जाएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी 0 रखेंगे तो इम्पिडेंस इन्फाइनाइट, और इम्पिडेंस इन्फाइनाइट तो करंट को वो ब्लॉक कर देगा, और इसीलिए ये एक ऐसे काम करेगा ओपन सर्किट की तरह से, एक वायर की तरह से काम नहीं कर रहा, एक ओपन सर्किट की तरह से काम कर रहा है। ऐसे यहाँ से सर्किट टूटा हुआ है इन स्टडी स्टेट, है ना, इस वाले केस में, मतलब लास्ट टाइम T=∞ पर बोलते हैं ऐसा था हम उसमें, है ना। तो ये ऐसा होता है ये, तो इसीलिए ये चॉइस भी गलत है। अगर हम बात करें आगे, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स डिक्रीजेज, अगर फ्रीक्वेंसी सोर्स की डिक्रीज कर रहे हैं तो इंपिडेंस डिक्रीज हो रहा है, तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते हैं तो इंपिडेंस इंक्रीज होता, तो ये भी गलत है। दिस डिवाइस स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, कैपेसिटर में तो जो एनर्जी स्टोर होती है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा कि जो एनर्जी स्टोर होती है हाफ CV² करता है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। और इंडक्टर में होती है मैग्नेटिक एनर्जी, जब इंडक्टर बनाते हैं ना उससे किसी ऐसे सोर्स से जोड़ दें तो इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये मैग्नेटिक होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हाफ LI² आता है ऐसे, है ना। इसकी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं ना, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं उसे, वो होता है ½ ε0 E²। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इसमें, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं जिसे एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये B²/2μ0 आता है ये। तो ये पक्का है कि इसमें मैग्नेटिक एनर्जी तो स्टोर नहीं होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी, तो ये भी गलत है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, थोड़ा सा इसमें बहुत समय लगा, अगर आप कोई थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इनपुट पोटेंशियल Vin = 200 sin 100 πt है ये, वोल्टेज प्रोवाइडेड टू एन आइडियल ट्रांसफार्मर having 1000 turn in the primary coil and 100 turn in the secondary coil as shown in the figure. The load circuit has a resistance of 4 ohm, capacitive reactance 2 ohm और inductive reactance of 6 ohm. ये फिगर दे रखा है। Find the output voltage across the load circuit, current flowing through the load circuit और power supplied to the load circuit by the transformer. ठीक है, अच्छा, इनपुट वोल्टेज हमें दे रखा है sin 100 πt। एक्चुअल में ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज रखा है प्राइमरी कॉइल का, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। आप ये कह सकते हो कि ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज गिवन है, लेकिन जब हम EP लिखते थे ना इसमें EP, ये VRMS वैल्यू होती थी, तो जो EP था उसको हम बोलते थे रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ये वर्चुअल वोल्टेज होते हैं, और इसे प्राइमरी वाला लिख लेते हैं, है ना। अब ये हमें निकालना है पहले, तो यहाँ से इसे कंपेयरिंग करो, V इनपुट = V0 प्राइमरी वाला एंड sin ω/t ऐसे। तो प्राइमरी वोल्टेज का जो पीक वोल्टेज है वो आपका हमें पता पड़ा कि V0 की जो वैल्यू है, V0 प्राइमरी, वो है हमारे पास 200 वोल्ट। जो VRMS वोल्टेज होती है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है, ये होता है V0 प्राइमरी बाई √2। तो ये हमें दे रखा है 200/√2, दैट मीन्स हम इसे ले सकते हैं 100√2 वोल्ट। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज हो गया, इसी को हम EP बोलते थे। अच्छा, ये आउटपुट है, इसे लोड भी बोलते हैं हम, है ना।
इसके अक्रॉस जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है VRMS सेकेंडरी कॉइल का, इसे हम ES बोलते हैं, ठीक है नहीं। अच्छा, तो हमसे ये पूछा भी है द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड सर्किट, ठीक है। अच्छा, इसे निकालने के लिए देखो हमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, इसमें NP 1000 टर्न दे रखे हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 100, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, हमने लिख रखा है बस केवल। पहले प्राइमरी कॉइल में 1000 टर्न्स हैं और आपका सेकेंडरी कॉइल में 100 टर्न्स हैं। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हमने, NS/NP इक्वल टू ES/EP। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हमें दे रखा है 100 और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 1000 इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस वोल्टेज हमें निकालना है और प्राइमरी कॉइल के क्रॉस दे रखा है, निकाला है हमने 100√2। तो देखो इस 100 से ये 100 कैंसिल और इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल, तो ES जो आया वो 10√2 वोल्ट। यही VRMS वोल्टेज हो गए सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस आपके, ये आउटपुट वोल्टेज भी बोल सकते हो आप इसे, आउटपुट वोल्टेज ये वर्चुअल हो गया, वर्चुअल आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड, ये कितना आया है 10√2 वोल्ट, है ना। अगर आप चाहो तो इसे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में ले सकते हो। अब पूछा तो नहीं है यहाँ पे, बोला भी नहीं है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालो, दैट मीन्स टाइम डिपेंडेंट वाला वोल्टेज निकालो, है ना। ये वर्चुअल वोल्टेज हो गया। अगर आपको इससे पहले आप पीक वैल्यू निकाल लो, पीक वैल्यू कैसे निकालें, जो VRMS ऑफ सेकेंडरी कॉइल होता है ये होगा V0S/√2, तो ये 10√2 और ये V0S/√2, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो V0S जो होगा वो 20 वोल्ट आ जाएगा। इसीलिए इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड, अब ये वर्ड यूज किया नहीं उसने, पर इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन में इनपुट वोल्टेज इसी फॉर्म में दे रखा था तो हम आउटपुट वोल्टेज भी इसी के फॉर्म में लिख सकते हैं, अक्रॉस द लोड। तो VS लिख देता हूँ इसको, क्योंकि अगर मैं V आउट लिखूंगा या V आउट लिख देता हूँ, चलो V आउटपुट है ना, इक्वल टू V0S सेकेंडरी कॉइल के करो सही, और साइन फेज जो है इसका फेज और सेकेंडरी कॉइल का फेज डिपेंड करता है सर्किट पर वैसे तो, लेकिन अगर आइडियल ट्रांसफार्मर बोलता है तो उसमें फेज 0 भी होता है और कुछ में फेज 180 भी होता है, डिपेंडिंग ऑन वाइंडिंग कैसे की गई है ना। अगर सेम टाइप की वाइंडिंग करिए, अगर ये क्लॉकवाइज लपेटा है ये भी क्लॉकवाइज लपेटा है वायर, तो 0 का फेज होता है। अब बताया तो कुछ है नहीं है, तो फेज हम सेम ले लेते हैं यहाँ पे, इसका फेज और इसका फेज। अगर एक तो बाइंडिंग पे डिपेंड करता है कि किस तरह से बाइंडिंग की गई है, दूसरा सर्किट में कौन से एलिमेंट्स लगे हुए हैं। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर बोल दे या तो 0 का फेज होता है या 180 डिग्री का फेज भी होता है। अब कुछ ना बोला हो तो 0 का फेज ले लेते हैं, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस देख ना 100 πt था, तो यहाँ पे भी 100 πt ले लेते हैं, फेज डिफरेंस सेम ले लेते हैं। तो देखो इसका फेज और इसके फेज में डिफरेंस देखोगे तो 0 का हो गया, और ये वैल्यू रखी है हमें 20, तो साइन 100 πt। वैसे एक्चुअल में ये पूछा ही नहीं है ये वाला, पर सब में आंसर सैंपल पेपर में जितने भी दे रखे हैं वो यही दे रखे हैं। पूछा तो उसने आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, तो ये आउटपुट वोल्टेज था लोड के क्रॉस, ये इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज था अक्रॉस द लोड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर पूछा उसने द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड सर्किट, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो देखो जो सेकेंडरी सर्किट है उसी को तो हम क्या मान रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज मान रहे, सर्किट मान रहे, लोड मान रहे। तो इसमें क्या ये सर्किट इस तरह से नहीं है, आपने एक किस में देखा था, देख के बताइए, समझिए बताइए। ऐसे हम क्या जोड़ देते, यहाँ एक सोर्स जोड़ देते, ऐसे नहीं, और यहाँ लिखते थे VRMS वोल्टेज वर्चुअल वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, जो कि कितना लिख रहा है कहें 10√2 वोल्ट, और इसमें करंट फ्लो करता था IRMS रूट मीन स्क्वायर करंट। हमसे यही पूछा है वैसे तो यहाँ, है ना, द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड सर्किट। ये वर्चुअल रूट मीन वर्चुअल वोल्टेज है और ये वर्चुअल करंट, इससे रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, इससे रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेट करंट, यही एसी सर्किट में फ्लो करने वाली करंट होती थी, है ना। अब इसका रेजिस्टेंस रखा है हमें कितना, यहाँ पे आर का रेजिस्टेंस रखा है हमें 4 ओम, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC रखा है हमें 2 ओम, और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ये हमें रखा है 6 ओम,
अगर सर्किट का मेरे को IRMS चाहिए तो हमें इम्पीडेंस चाहिए होगा। इम्पीडेंस के लिए फेजर डायग्राम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। जैसे अगर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो इसमें बना देता हूँ, करंट और वोल्टेज, टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज, और ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, मतलब वी आर द फंक्शन ऑफ टी आर इन सेम फेज। इंडक्टर में ऐसा होता था कि आई से वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता था, और कैपेसिटर में करंट वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री लैग करता है। दिस इज द फेजर डायग्राम। फेजर रूल्स हमें याद होना चाहिए। अब इसके हिसाब से फेजर डायग्राम बना लें तो करंट तीनों में कॉमन है। रेजिस्टेंस पीक वोल्टेज देखते हैं तो पीक वोल्टेज बना सकते हो रेजिस्टेंस का, और इंडक्टर का पीक वोल्टेज V0L, करंट तीनों में सेम है, और कैपेसिटर का V0C है ना। ऐसे चाहो तो इसका आप रेजिस्टेंस के टर्म में बना सकते हो ओनली, तो यहाँ यहाँ I और रेजिस्टेंस बना लो इधर की तरफ, क्योंकि रेजिस्टेंस का ही, और यहाँ ऊपर बना सकते हो आप इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, और नीचे बना सकते हो XC, क्योंकि यहाँ पर XL इज ग्रेटर देन XC क्वेश्चन में गिवन है। XL 6 ओम है और XC 2 ओम है। अब देखो ये वेक्टर की तरह से ऐड होते हैं, पीक वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस जो इंपीडेंस होते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन वेक्टर फॉर्म, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया XL माइनस XC। अब इसका रिजल्टेंट देखें तो 90 डिग्री एंगल पर है, वेक्टर की तरह से ट्रीट करिए इनको, और इनका रिजल्टेंट को बोलते हैं हम इंपीडेंस, इसको बोलते हैं हम इंपीडेंस Z। तो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट निकालें, इंपीडेंस ऑफ सर्किट है ना, या लोड भी कह सकते हो, आउटपुट सर्किट, लोड सर्किट कह सकते हो, लोड सर्किट है ना। तो Z इक्वल टू होता है, वेक्टर फॉर्म लगा रहे हैं तो स्क्वायर रूट, इसमें फॉर्म लगा रहे हैं R बराबर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के 2AB cos थीटा, है ना। R वेक्टर और A वेक्टर प्लस B वेक्टर होता है ना, वो वाला लगा रहे हैं। तो इसमें लिख रहे हैं हम R स्क्वायर, और ये R स्क्वायर हो गया, और इसका लिखें तो ये हो गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इनके बीच में ये एंगल 90 डिग्री है, तो प्लस के 2R XL माइनस XC cos 90 के लिए 0 हो जाएगी, तो इतना ही रह जाएगा। यहाँ से इंपीडेंस निकाल लूँ, R हमें दे रखा था कितना 4 ओम, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और XL माइनस XC तो 6 माइनस के 2 तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, हो गया 2 इंटू 16, दैट मीन्स 4 रूट 2, इतना ओम आया इंपीडेंस। अब करंट जो फ्लो करती है IRMS, इसकी वैल्यू होती है VRMS, सेकेंडरी कॉइल का कर रहे हैं, और इंपीडेंस, और ये भी सेकेंडरी कॉइल में फ्लो करने वाली, लोड में फ्लो करने वाली करंट है। यही हमसे पूछा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड, ये हमसे करंट पूछिए। VRMS सेकेंडरी कॉइल की तरफ हम निकाल चुके हैं, कितना है 10 रूट 2 वोल्ट, देखा ना। तो ये लिख देंगे यहाँ 10 रूट 2 वोल्ट, और Z निकाला हमने 4 रूट 2, इससे कट गया तो ये आ गया 5/2 एम्पियर। एक आंसर तो ये हो गया यहाँ पे। ऐसे अगर आपको ये किसके टर्म में लिखना है, इन टर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट के टर्म में लिखना है, तो इंस्टेंटेनियस मतलब टाइम डिपेंडेंट करंट, है ना। ये तो आपकी वर्चुअल करंट हो गई, वर्चुअल या इफेक्टिव ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट जो लिखते हैं अक्रॉस लोड सर्किट, अक्रॉस लोड सर्किट ये लिखते हैं, तो I बराबर लिखते हैं I0 पीक वैल्यू, है ना, इक्वल टू साइन एंड, जानते हो इसकी कंपेयरिंग इसके साथ करनी पड़ेगी, करंट के साथ, वोल्टेज के साथ, है ना। तो वोल्टेज और करंट में अगर देखें तो देखो ये V0L आएगा ऊपर माइनस V0C, और ये आएगा पीक वोल्टेज V0Z। ये तो यहां से देखें तो करंट में और वोल्टेज में, वोल्टेज लीड क्या कर रहा है, ये टाइम डिपेंडेंट करंट हो गया, और ये टाइम डिपेंडेंट आपका वोल्टेज हो गया। इसमें फेज डिफरेंस है, ये वाला फेज डिफरेंस, और वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, मतलब करंट लैग कर रही है वोल्टेज से, कितना लैग कर रही है, लीड कर रही है, वो निकालना चाहें तो ये वाला फाई निकाल लो आप। तो पहले तो फेज डिफरेंस लिखने के लिए हम कितना फेज था, वोल्टेज में कितना फेज था 100 पाई टी था, तो इनिशियल फेज तो कितना था 100 पाई टी वो लिख ले, और यहाँ फाई वो लैग कर रही है, तो लैग कर रही है तो माइनस आएगा भाई। वोल्टेज जो आपका है आउटपुट वोल्टेज वो 100 पाई टी है, और
इसका जो फेज है वोल्टेज से कम है, तो माइनस लगाएंगे, और ज़्यादा होता वोल्टेज का ज़्यादा है तो वोल्टेज का 100 पाई टी लिखा है, इसका फेज 100 पाई टी माइनस फाइव लिखा है। अब फाई निकालना पड़ेगा हमें और आई नॉट भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो नाउ हम अगर आई आर एम एस लिख रखा है हमने, तो आई नॉट बाई रूट टू होता है ये, और ये निकाल रखा है हमने 5/2 और आई नॉट बाई रूट टू। तो यहाँ से हम आई नॉट लिखें तो 5√2/2 इतना एम्पियर। एंड अगर हम यहाँ से इस जगह से tan फाई निकाले ना, तो परपेंडिकुलर बटे बेस कर सकते हो, दैट मीन्स XL माइनस XC बाई आर। ये तो यहाँ लिखें tan फाई XL माइनस XC बाई आर, और XL दे रखा है 6 ओम और XC दे रखा है आपका 2 ओम, तो माइनस के 2 डिवाइड बाई 4, तो ये तो हो जाएगा 1। और tan फाई की वैल्यू देखें तो ये tan 45 डिग्री, दैट मीन्स पाई/4 रेडियन। तो फाई इक्वल टू 45 डिग्री ले सकते हो या पाई/4 रेडियन में ले सकते हो, इतना आया। इसीलिए जो करंट आई आपकी आई नॉट की वैल्यू तो ये है 5√2/2 साइन 100 पाई टी माइनस पाई/4, ये इंस्टेंटेनियस करंट आई। अब आंसर ये है या ये है, तो आप चेक करोगे तो मॉड्यूल्स में, सैंपल पेपर में किसी में भी तो ये दिखाई देगा। एक्चुअल में उसने करंट बोला, इंस्टेंटेनियस करंट नहीं बोला, तो कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने दोनों निकाल दिए। अच्छा, और सुने, अगर हम और आगे बढ़ें तो इसमें थर्ड पार्ट क्या कहता है, तीसरा पार्ट कहता है इसमें पावर सप्लाइड टू लोड सर्किट बाय द ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें एवरेज पावर निकालते हैं हम, एवरेज पावर सप्लाइड टू द लोड सर्किट बाय द ट्रांसफॉर्मर, है ना। ये कैसे निकालें, एवरेज पावर इज इक्वल टू IRMS मल्टीप्लाइड बाई VRMS, ये सेकेंडरी कॉइल का लिखना है, और cos फाई। ये जो होता है पूरे को तो हम पावर फैक्टर बोलते हैं, बट ये तो फेज डिफरेंस ही है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, है ना। तो IRMS हमने निकाल रखा भैया सीधा, या ऐसे आई नॉट बाई रूट टू लिखो, फिर V0√2 ऐसे निकाल तो रखा है सीधा 5/2 एम्पियर करंट IRMS, ये तो 5/2 है। और VRMS वोल्टेज जो है वो भी निकाल रखे हैं हमने, VRMS वोल्टेज जो है सेकेंडरी को tan√2 है, तो ये tan√2 है। और cos ये 5 भी निकाल रखा है, पाई/4 मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 5/2 tan√2, और इसकी वैल्यू 1/√2। इससे ये कट गया, 2 से 5 बार काट दिया, तो 25 वॉट आएगा। इतनी एवरेज पावर आएगी 25 वॉट, है ना। ये लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका क्या निकाल लिया मैंने, वोल्टेज। अच्छा, जानते हो ओनली अगर क्या लगा होता, ओनली लोड लगा होता मतलब रेजिस्टेंस लगा होता, तो रेजिस्टेंस वाले केस में V वोल्टेज VRMS और IRMS सेम फेज में होते हैं, तो फाई की जो वैल्यू आती ना वो 0 होती है, और cos फाई की वैल्यू 0 रख देंगे तो 1 आ जाता, तो फिर वही दिखता IP/IS × ES, ये IS हो जाता, ये ES हो जाता, तो IS × S दिया दिखता आपको, है ना। लेकिन यहाँ पर ये 3 एलिमेंट लगे हुए हैं, इसीलिए इसको एवरेज पावर को ऐसे निकालना पड़ेगा। A resistor of 400 ohm, an inductor of 5/pi Henry, and a capacitor of 50/pi microfarad are joined in series across AC source V equal to 140 sin 100 pi t volt. Find the RMS voltage across these three circuit elements. The algebraic sum of these voltage is more than the RMS voltage of source. Explain. ठीक है, तो एक फिगर बनाते हैं सबसे पहले कि एक हमारे पास ये कौन है, रजिस्टर है सबसे पहले, फिर एक इंडक्टर है, और फिर एक कैपेसिटर है, और इसको हमने किसी AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। R की वैल्यू रखी है हमें 400 ओम, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L दे रखा है 5/pi हेनरी, और C दे रखा है 50/pi माइक्रोफैराड। V द फंक्शन ऑफ टाइम, V द फंक्शन ऑफ t, है ना। ये वोल्टेज है टाइम डिपेंडेंट वाला 140 साइन 100 पाई टी, ये दे रखा है। RMS वोल्टेज अक्रॉस दीज 3 सर्किट एलिमेंट्स, ये पूछा है। तो देखो इसकी ये रियल सर्किट होता है आपका, ये कौन सा सर्किट है, रियल सर्किट, ठीक है। इसकी कंपेयरिंग V द फंक्शन ऑफ t V0 साइन ओमेगा t से कर दो। अरे आप कंपेयरिंग करोगे तो पीक वोल्टेज कितना आया, V0 140 वोल्ट, और यहाँ से इसकी कंपेयरिंग करोगे तो आपको ओमेगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड दिखेगा,
ठीक है। अब इस सर्किट का एक वर्चुअल सर्किट बना लीजिए आप, ऐसे। ये सोर्स है और ये सोर्स का VRMS वोल्टेज है, ये VRMS वोल्टेज ऑफ सोर्स, इसकी वैल्यू होगी V0/√2। ठीक है, हमसे इस रजिस्टर के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस RMS वैल्यू पूछ रहा है। रजिस्टर की RMS वैल्यू, इंडक्टर की RMS वैल्यू और आपका कैपेसिटर के अक्रॉस RMS वैल्यू, ये हमसे फाइंड आउट करने की कह रहा है और सोर्स से कंपेयरिंग करने की कह रहा है फिर। ठीक है, तो सबसे पहले VRMS सोर्स से निकालें। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अक्रॉस सोर्स, तो VRMS इक्वल टू V0/√2। V0 है 140 और √2 है 1.414। इसका जब इसमें डिवाइड करते हैं तो 99.0099 ऐसे वोल्ट आता है। इसे अप्रोक्सीमेट में 100 वोल्ट लिख ले रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 99 से करके करोगे तो बहुत टफ कैलकुलेशन हो जाती है, तो इसे इजी कैलकुलेशन करने के लिए इतना अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो आप। ठीक है, ये VRMS वैल्यू आ गई। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो IRMS होगी, ये IRMS करंट फ्लो कर रही है। इसमें करती है वो I द फंक्शन ऑफ t करती है ना, I द फंक्शन ऑफ t। ऐसे V द फंक्शन ऑफ t है तो इसमें I द फंक्शन ऑफ t चल रहा है, ऐसे इसमें IRMS। वर्चुअल रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को हम वर्चुअल वोल्टेज और इफेक्टिव ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बोलते हैं, इसको भी ऐसे ही। ये दिस इज अ वर्चुअल सर्किट, ये रियल सर्किट है, ये वर्चुअल सर्किट है। अच्छा, उसके लिए हमें IRMS निकालने के लिए पहले हमें XL निकालना पड़ेगा। तो XL इक्वल टू कितना होता है, L ओमेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, अक्रॉस द इंडक्टर L ओमेगा। L दे रखा है हमें 5/π और ओमेगा दे रखा है 100π, इससे कट गया तो 500 ओम आ जाएगा बेटा, है ना। एंड XC भी निकाल लो आप ऐसे ही, 1/ωc, तो 1/100π और ओमेगा C की वैल्यू रखी है 50/π और माइक्रोफैरड में उसे चेंज कर लो -6। एक माइक्रोफैरड में हमें ये याद होना चाहिए 10⁻⁻6 फैरड होते हैं। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे 5 तो पाई कैंसिल हो गया और ये हो गया 5000 नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1000 × 1000 2 बार लिख लो, 10⁻6 हो गया ना, 3 0 से ये 3 0 कट गया और 5 से काट दिया 2 बार, 200 बार, 200 बार। तो XC की वैल्यू आई 200 ओम। देखो मैंने XC भी निकाल लिया, XL भी है और R भी है। तो इससे इम्पीडेंस निकाल सकते हो सर्किट का, तो आप इम्पीडेंस निकाल लो, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ये इफेक्टिव इम्पीडेंस कितना है, Z इक्वल टू R²। देखो XL बड़ा है यहाँ पे XC से, तो इसीलिए XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो Z इक्वल टू रूट के अंदर, जानते हो ये इसका फेजर डायग्राम ऐसे बनता है, I द फंक्शन ऑफ t, R ऐसे और XL लीड करता है IT से 90 डिग्री और XC नीचे की तरफ होता है और ये वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड होते हैं, इसलिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट आएगा XL माइनस XC। और ये दोनों 90 डिग्री पर हैं तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा। और इसमें हम वेक्टर वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो ये प्लस cos 90 हो जाता है, इसकी जो 90 डिग्री है इसलिए cos 90 के लिए 0 हो जाएगी, वेक्टर तरीके से आया ये, फिर डायग्राम बोलते हैं इसको। R की वैल्यू कितनी है, 400 है, तो 16 × 10⁻⁴ हो गई भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका 16 और इसकी 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे 10⁻4 हो गया, प्लस XL माइनस XC, तो 500 माइनस के 200 300, 3 का स्क्वायर करें तो 9 और 100 का करें तो 10⁻4। इसमें से 10⁻4 तो बाहर आ जाएगा तो 10⁻2 बाहर आ गया, 16 + 9 25 हो गया, तो 500 हो गया भाई, 500 ओम आ गया Z। इससे क्या होगा, हम सर्किट में करंट निकाल सकते हैं। ये सर्किट का इफेक्टिव इम्पीडेंस रेजिस्टेंस निकल आया और इफेक्टिव वोल्टेज हमारे पास है RMS वोल्टेज आपका 100 वोल्ट सोर्स का, इसीलिए देन IRMS निकाल सकते हो आप करंट, VRMS/Z। इफेक्टिव रेजिस्टेंस टोटल करंट, टोटल इफेक्टिव रूट मीन स्क्वायर करंट, टोटल रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये हमने 100 वोल्ट लिया है और ये 500, तो ये 1/5 एम्पियर आ गया। अब आप इसके अक्रॉस वोल्टेज के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हो सबकी, जो कि हमसे पूछी। तो VRMS रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की RMS वैल्यू कितनी, IRMS × R। तो आपका ये लिखें IRMS कितना है आपका, ये पूरे सर्किट का था, Z लिखा था इसलिए यहाँ आपका IRMS बराबर VRMS/R, रजिस्टर के अक्रॉस लिख रहे हैं बस केवल। तो IRMS हमने 1/5 निकाला और ये 400 है, R की वैल्यू 400 है।
तो हम यहाँ पे लिखें तो ये 80 वोल्ट आ जाएगा। ऐसी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालें आरएमएस वैल्यू, तो आईआरएमएस और इंडक्टर का लिखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल ओम, तो ये 1/5 और आर की वैल्यू है, एक्सएल की वैल्यू है आपकी 500, एक्सएल 500 है, तो एक्सएल की वैल्यू पुट करते हैं 500, तो ये आ जाएगा 100 वोल्ट। ऐसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस आरएमएस वैल्यू वोल्टेज की, तो आईआरएमएस और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी ओम, ये 1/5 और ये 200 है, तो ये आ जाएगा 40 वोल्ट। तो एक तो आपका यही आंसर है कि तीनों एलिमेंट का क्या निकालिए आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस दीज 3 सर्किट एलिमेंट्स। तो 3 एलिमेंट थे आपके, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज निकाला हमने। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेज इज मोर देन द आरएमएस वोल्टेज ऑफ द सोर्स। यस, आप लिख सकते हो, थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देता हूँ, अच्छी लगेगी आपको, ऐसे लिखना चाहिए इसका आंसर, द एल्जेब्रिक सम ऑफ आरएमएस वोल्टेज across the combination is कितना 80 वोल्ट है, एक तो एक 100 है और एक 40 है, इन सबको ऐड करें, ये आ गया 220 वोल्ट। वाइल जबकि सोर्स का कितना है बेटा, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ऑफ द सोर्स ये है 100 वोल्ट। देखो सोर्स का रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज 100 के आसपास है और ये आ रहा है 220 वोल्ट, तो ज़्यादा है क्या, कैसा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, है ना, यस ऐसे लिख सकते हो, यस द एल्जेब्रिक सम, ये लाइन उतार दो, कर दे, रीजन भी दूंगा। द एल्जेब्रिक सम लिखने का तरीका सीखो पहले, है ना, कैसे आए लिखेंगे इसमें, एल्जेब्रिक sum of these RMS voltage is more than the RMS voltage of source, है ना, इतना। फिर लिखें this paradox can be resolved by fact that the three voltages RMS voltages are not in same phase। फेज का चक्कर होता है बेटा, अभी बताता हूँ इसको भी, are not in same phase, therefore they can not be added like ordinary number। तो फिर कैसे ऐड करना चाहिए वो सब समझते हैं। देखो हमने तो इसे सीधे सीधे ऐड कर दिया तो 220 वोल्ट आ गया, ऐसे ऐड करते ही नहीं है भाई, क्योंकि ये जो वोल्टेज होते हैं ये सेम फेज में नहीं होते, इनको आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते। इनको कैसे ऐड करते हैं, वेक्टोरियली ऐड करते हैं फेजर डायग्राम से। और फेजर डायग्राम कैसे बनता है, तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए। ये इसमें करंट फ्लो कर रही है द फंक्शन ऑफ टी, इसके अक्रॉस द वोल्टेज है वी आर द फंक्शन ऑफ टी, और इसके अक्रॉस है वी एल द फंक्शन ऑफ टी, और इसके अक्रॉस है वी सी द फंक्शन ऑफ टी। तो रजिस्टर में और करंट में के अक्रॉस वोल्टेज में जो सेम फेज में होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। और इंडक्टर का करंट के साथ जो फेज है वो लीड करता है, नीचे नहीं लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है करंट से, और कैपेसिटर में लैग करता है नीचे, वी सी द फंक्शन ऑफ टी। तो जो उसकी जो पीक वैल्यूज होती है ना, पीक वैल्यूज वो वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड होती हैं। जब पीक वैल्यू ही वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड हो रही हैं तो जो आपका आरएमएस वैल्यूज है वो भी वेक्टोरियली ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो वो फेजर डायग्राम से के अनुसार हम करते हैं, पीक जैसे आई द फंक्शन ऑफ टी, पीक वैल्यू को हम वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, जैसे वी नॉट आर, क्योंकि ये सेम फेज में यहाँ करंट के साथ, और इंडक्टर का करंट से लीड करता है वोल्टेज, तो ये वी नॉट एल, और
कैपेसिटर का लैग करता है करंट से, तो करंट से लैग करा रहे थे, करंट से लैग कर रहा है 90 डिग्री V0C। ये वेक्टोरियली ऐड करेंगे आप पीक वोल्टेज को। जब पीक वोल्टेज को कर रहे हो तो आरएमएस वैल्यू को भी आप वेक्टोरियली ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे। आई द फंक्शन ऑफ V0 नहीं VR RMS वोल्टेज, VL RMS वोल्टेज और VC RMS वोल्टेज। तो इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है ये, इसीलिए इनका अपोजिट फेज में है, तो इनका रिजल्टेंट आएगा वो VL RMS माइनस VRMSC। दो वेक्टर की तरह से ट्रीट करो इनको। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो वो होगा आपका सोर्स का VRMS वोल्टेज। ये सोर्स का VRMS वोल्टेज है। अब इसको निकाल लो, VRMS वोल्टेज इक्वल टू रूट के अंदर दो वेक्टर को ऐड करना आता है ना आपको बेटा, R इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो R इक्वल टू रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री इन दोनों के बीच में, तो क्या लिखेंगे VR RMS का स्क्वायर प्लस VL RMS माइनस VC RMS इसका होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करो, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 80 वोल्ट, तो 80 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 6400 प्लस VL 100 था, ये 40 था, 100 माइनस 40 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 और इस पूरे का रूट लेंगे तो ये 100 तो ये हो जाएगा और 100 ये हो जाएगा, तो ये आपका 100 वोल्ट आ जाएगा। तो सोर्स का वोल्टेज 100 वोल्ट जो था, तो एक्चुअल में फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग सेम फेज में नहीं होते हैं सारे वोल्टेज, और इसलिए इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वोल्टेज VRMS वोल्टेज को, है ना। तो ऐसे ऐड होता है, ना कि सिंपली आप ऐड नहीं कर सकते। दे कैन नॉट एडेड लाइक ऑर्डिनरी नंबर। इसलिए मैंने पूरा लिख के दिखाया कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी टू द सेकेंडरी कॉइल्स इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज 20:1। इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इफ 240 volt AC is applied from the source to the primary coil of transformer and 6 ohm resistor is connected across the output terminals, then current drawn by the transformer from the source will be। एक फिगर बना लेते हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर की ये एक सॉफ्ट टर्न कोर है, ठीक है, ये सॉफ्ट टर्न की एक कोर है ये वाली, और इस पर नंबर ऑफ टर्न्स लपेट दिए भाई ऐसे, और इस पे आपके नंबर ऑफ टर्न्स कम है ऐसे। इसमें AC सोर्स लगा दिया है एक, इसे प्राइमरी बोल रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स NP है। इसमें एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है RL, इसका रेजिस्टेंस 6 ओम दे रखा है, ठीक है। और इसमें इफ 240 वोल्ट AC अप्लाइड, ये जो यहाँ पे 240 वोल्टेज रखा है EP 240 वोल्ट, ठीक है। इफ 240 वोल्ट AC इज अप्लाइड फ्रॉम द सोर्स टू द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। इसके अक्रॉस कितना इंड्यूस्ड EMF होगा, इसे इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं, अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। ये सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो जानते हो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इसमें कि NS ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं इसको, NS अपॉन NP इक्वल टू ES अपॉन EP। एक तो फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि अगर इसमें करंट फ्लो करेगी आई तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें लिंक करेंगी, ये सॉफ्ट टर्न कोर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करके रखता है, तो ये लाइंस इससे लिंक कर जाएंगी सेकेंडरी से ऐसे। तो ये बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन है ना, ऐसे 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 आएंगे बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। अगर इसको नॉर्थ पोल मान लें, इसको साउथ पोल मान लें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी और इससे लिंक कर जाएंगी। और करंट इसमें वेरी कर रहा है क्योंकि AC सोर्स है, तो करंट इसमें वेरिएबल होता है ऐसे। तो जो फ्लक्स में चेंज इसमें आ रहा है ना, उतना ही फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक कर रही हैं। तो इसके एक टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स, अगर दो देखो एक टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स फाई है, देखो दो लाइंस लाइन कर रही हैं, तो इसके भी एक टर्न से दो लाइन तो लिंक कर रही हैं, तो इसके भी एक टर्न से फ्लक्स लिंक करेगा वो सेम होगा। एक टर्न से, ओनली वन टर्न से जो लिंक करने वाला फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो सेम होगा। लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स NS हैं और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स NP हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें इसका, तो NP इंटू 5 होगा, और इसका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें सेकेंडरी कॉइल का, तो NS इंटू 5। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक कर रहा है वो सेम नहीं है, केवल वन टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स सेम है, बिकॉज जितनी नंबर ऑफ लाइंस इसके एक टर्न से पास हो रही हैं, उतनी ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके भी एक टर्न से पास हो रही हैं। इसीलिए वन टर्न से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स सेम होगा, बट नंबर ऑफ टर्न्स अलग है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे तो इसका अलग, इसके अलग। अब इसमें फैराडे का लॉ लगाते हैं अगर हम, क्योंकि इसमें करंट में चेंज इसमें आ रहा है, तो इसमें भी एक इंडिविजुअल होगा EP।
ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जो इसमें डेवलप हुआ है। ईपी इक्वल टू लिखते हैं तो लिखते हैं माइनस के डी फाई टोटल बटे डी टी, और यहाँ पे माइनस का डी ओवर डी टी टोटल लिखते हैं यहाँ पे, तो एन पी फाई, तो माइनस का एन पी डी फाई ओवर डी टी आता है। ये आपका प्राइमरी कॉइल की तरफ से दीजिए। आप ऐसे सेकेंडरी करके निकालते हैं तो माइनस का डी फाई टोटल ओवर डी टी लिखते हैं, इसमें माइनस का डी ओवर डी टी और फाई टी लिखें तो एन एस फाई होता है। एन एस तो कॉन्स्टेंट टर्म है तो माइनस का एन एस डी फाई ओवर डी टी लिख सकते हैं। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना करना नहीं है आपको। ये देखो ये, तो इन दोनों का अगर हम डिवाइड करते हैं ना, फर्स्ट में ये सेकंड है, अगर इसका डिवाइड कर लें सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो ई एस बटे ई पी जो आता है डिवाइड करोगे आप तो एन एस बटे एन पी। तो देखो हमने ये एज्यूम कर लिया, आइडियल ट्रांसफार्मर बोला ना, तो हमने एज्यूम कर लिया ये कि थोड़ा सा फ्लक्स लीक आउट करेगा हल्का सा, लेकिन ये ट्रांसफार्मर में ये सॉफ्ट एंड कोर लगी होती है ना, वो मैग्नेटिक लेंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट रखती है, तो बहुत ही कम फ्लक्स लीक आउट करता है। पर यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है कि बिल्कुल भी फ्लक्स लीक नहीं कर रहा, तब ये रिजल्ट आता है ना। तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर की में हो या फिर नहीं हो तब भी हमेशा वैलिड होता है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पे इसी रिजल्ट को देखें तो एन पी अपॉन एन एस दे रखा है, कितना 20:1। तो यहाँ से हम एन एस अपॉन एन पी करें इसको तो 1/20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ ई एस निकाल लेते हैं और ई पी हमें दे रखा है 240 और एन एस बटे एन पी 1/20, तो ई एस इक्वल टू आया था 240/20, 0 से 0 कट गया, तो ई एस हो गया आपका 12 वोल्ट। एक तो ये आया, ठीक है। अब इसमें रेजिस्टेंस लगा है 6 ओम, तो इसमें फ्लो करने वाली करंट भी आ जाएगी आई एस। कैसे? ई एस बराबर टोटल वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख सकते हो। तो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है आपका ये आर एल, ये 12 वोल्ट निकाला है, करंट निकाल लो आई एस और ये 6 ओम, तो आई एस आ जाएगा 2 एम्पियर। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, इसमें हमें ये पूछा है कि देन करंट ड्रॉन बाय ट्रांसफार्मर फ्रॉम द सोर्स विल बी, सोर्स ने कितनी कंट्रोल करी, तो सोर्स तो लग रहा है, आईपी पूछा है। लेकिन इसमें यहाँ पे एक वर्ड यूज किया आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि जो इसमें जो कॉपर के तार लगाए ना हमने, ये वाले और ये वाले, ये तो लोड रेजिस्टेंस जोड़ा है, ये तो होगा ही होगा भाई। ट्रांसफार्मर की बात करो, ये ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है आरएल, ये तो जो आपका घर वगैरह है उसका लोड रेजिस्टेंस है ना। ट्रांसफार्मर में जो कॉइल होती है ना, इसका भी तो कॉपर वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो एनर्जी तो कंज्यूम होगी, यहाँ की पावर और यहाँ की पावर बराबर नहीं होगी। लेकिन अगर हम ये एज्यूम कर लें कि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर जो यूज़ कर रहे हैं वो 0 है या नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल, क्योंकि यही एनर्जी खाता है, ठीक है। ये अगर नेग्लिजिबल है तो उस वाली कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब यही होता है कि हमने एज्यूम कर लिया कि जो प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स लग रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल में जो कॉपर वाले के टर्न्स लग रहे हैं, इनका रेजिस्टेंस 0 है, एज्यूम कर लिया। ये तो लोड रेजिस्टेंस है, ये तो होगा ही होगा, ये तो 0 नहीं हो सकता। तो इनपुट पावर आउटपुट पावर की बात करो तो ये लिख सकते हैं ई पी आई पी इक्वल टू ई एस आई एस। ये हमेशा नहीं लगा सकते, जब तक ये वर्ड यूज नहीं करेगा तब तक इस रिलेशन को आप यूज नहीं कर सकते। ये हमेशा कर सकते हो, ठीक है, ये वाला रिलेशन हमेशा यूज कर सकते हो। बस यहाँ पे ई पी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी निकाली, 240। आई पी हमसे पूछा है, ई एस की वैल्यू 12 वोल्ट है ना, और आई एस की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली है 2 एम्पियर है। तो ये 24 हो गया, 24 से ये 10 बार कट गया, 10 आई पी हो गया इक्वल टू 1, तो आई पी इक्वल टू 1/10, दैट मीन्स 0.10 एम्पियर। आई पी 0.1 आ गया, तो 0.1 इसका आंसर होना चाहिए, 0.1 डी चॉइस इज करेक्ट। A capacitor of capacitance C has reactance X in AC circuit. If the capacitance and frequency of the applied voltage are double, the new reactance will becomes solution. देखो केस 1 है, हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस C है और इसे एक AC सोर्स से लगा लिया है और इस AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी F है। इसका एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, XC बोलते हैं, इसको गलत रखा उसने X, इसे बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि XC इक्वल टू होता है 1/ωc, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्मेचर कॉइल, 2πf लिखते हैं इसको, तो 1/2πf, F फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पे, और C है ये हमारा,
और इसकी वैल्यू रखी हमने x, तो 1/2 पाई FC। फर्स्ट केस तो ये है। सेकंड केस इसमें कह रहा है हमसे अगर हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डबल कर दें 2C कर दें और जो सोर्स है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा के डबल कर दें 2F कर दें, F डैश और इसे C डैश कह सकते हैं। तो नया कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC डैश ये कितना हो जाएगा ये पूछा है। तो देखो न्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू 1/2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी और न्यू कैपेसिटेंस। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, वैल्यू पुट कर दो 1/2 पाई, F की वैल्यू है 2F और C की वैल्यू है 2C। ये वाला 2 और ये 2 अलग कर लो, 1/4 लिख लो, बाकी का सेम टू सेम लिख लो 2 पाई FC। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम X। तो ये हो जाएगा नया कैपेसिटिव, ये ब्रैकेट लगा दो ऐसे X/4। तो न्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा X/4, X/4। D choice is correct. A capacitor and inductor are connected in series across an AC source of voltage variable frequency. The frequency is increased continuously. The nature of the circuit before and after the resonance will be. तो देखो मैंने एक LCR सर्किट बनाया, ये आपका L है और ये C है और ये R है। देखो अगर मैं LC सर्किट बनाता हूँ ना तो वो आइडियल नहीं होता, आइडियल सर्किट होता है। L और C में अगर बनाया, अगर हम केवल L और C, क्या ये आपका सर्किट पॉसिबल है रियल में? रियल सर्किट है या वर्चुअल है? तो ये वर्चुअल सर्किट है, रियल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वायर बना रहे हैं, ये कॉइल बनाई है, इसका कुछ लीनियर रेजिस्टेंस तो होगा। तो ये आइडियल बोलते हैं, आइडियल LC सर्किट है ना। इसमें इसका रेजिस्टेंस भी होता है, तो मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया बस केवल, है ना, ऐसे समझो, ऐसे, ठीक है। और इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी F है। जानते हो रेजोनेंस वाला केस में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा ये ग्राफ पढ़ा होगा आपने, ये पीक करंट के साथ बना लेते हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जब अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी, ये अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सोर्स। अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है उस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो उसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इस जगह पर करंट कैसी होती है इसमें? मैक्सिमम। और इसको ही रेजोनेंस LCR सर्किट कहा जाता है। रेजोनेंस LCR सर्किट किसे कहते हैं? जिसमें करंट कैसी हो? मैक्सिमम। और करंट मैक्सिमम होती है जब आपका XL और XC बराबर होते हैं। यहाँ पर करंट मैक्सिमम हो गई है, और ये तब होता है यहाँ पर अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपकी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है ना, ऐसे। तो ये तब होता है जब XL और XC बराबर होते हैं, और इस वाले केस में Z सबसे मिनिमम होता है R के बराबर, मिनिमम रेजिस्टेंस। एक कंडीशन है रेजोनेंस की, है ना। देखो एक्चुअल में इम्पिडेंस कितना होता है सर्किट का, LCR सर्किट का? R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इसमें 3 केस बना सकते हो आप। पहला कि XL ग्रेटर देन XC, तो आपको क्या लगता है अगर XL ग्रेटर देन XC होगा तो Z जो होगा वो R से बड़ा होगा या छोटा होगा? सोच के बताइए। तो अगर XL ग्रेटर देन XC होगा तो Z की वैल्यू R से बड़ी होगी या छोटी होगी? तो देखो अगर XL माइनस XC से बड़ा है तो ये वाली वैल्यू 0 थोड़ी है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और वो इसमें ऐड होगी, तो Z की वैल्यू R से बड़ी आएगी, है ना। इसमें इम्पिडेंस रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। अच्छा, और XL ग्रेटर देन XC है, इसमें आपका सर्किट का बिहेवियर इंडक्टिव होगा बेटा, है ना, क्योंकि XL ग्रेटर देन XC है तो बिहेवियर कैसा रहेगा? इंडक्टिव। दूसरा, अगर आपका XL और XC बराबर हो जाए तो सोच के बताइए Z कितना होगा? तो Z R के बराबर होगा, और यही आपकी रेजोनेंस की कंडीशन होती है। ये कंडीशन है रेजोनेंस की, और इस वाले केस में Z मिनिमम हो गया और प्योर रजिस्टिव हो गया है बेटा। वो सर्किट कैसा हो गया? प्योर रजिस्टिव, है ना, ओनली R, उसमें केवल R है। और अगर XL लेस देन XC हो जाए तो सोच के दिखा बताइए Z अभी भी R से बड़ा आएगा, Z अभी भी R से बड़ा आएगा, क्योंकि XC अगर बड़ा हो जाएगा XL से तब भी R में कुछ ऐड ही होगा। लेकिन XC बड़ा हो गया है तो अब आपका सर्किट जो हो जाएगा वो कैपेसिटिव हो जाएगा, कैपेसिटिव। तो इसको समझते हैं। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसीलिए देखो जब Z आपका सबसे कम होगा ना, ये मिनिमम वैल्यू है, तो इस वाले केस में आपकी जो अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी है और सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है, ये वाला केस। और इस वाले केस में करंट मैक्सिमम होता है।
ये आपने पढ़ा हुआ इतना। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द नेचर ऑफ सर्किट बिफोर एंड आफ्टर द रेजोनेंस, है ना। तो बिफोर तो इधर है ना बेटा, रेजोनेंस से जस्ट पहले इधर, यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा है, और जस्ट पहले और बाद में, तो बिफोर रेजोनेंस, बिफोर रेजोनेंस, रेजोनेंस की बात करें तो बिफोर रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी होगी सोर्स की वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगी। भाई अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी इधर की तरफ बढ़ रही है, तो इस वाले पॉइंट से इधर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी सोर्स की घटी तो रही है। तो अगर ये कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी तो आपको एक्सएल क्या होता है बेटा, एल ओमेगा, और एल इंटू ओमेगा होता है 2πf। सोचो अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी घट रही है, तो एक्सएल भी क्या हो रहा है, घट रहा है। एंड एक्ससी क्या होता है भाई, एक्ससी इक्वल टू होता है 1/ωc, और ओमेगा बराबर 2πfc। फ्रीक्वेंसी घट रही है, इधर की तरफ लाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्ससी बढ़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। तो जब बिफोर रेजोनेंस की बात करें तो एक्ससी ज्यादा है एक्सएल से, तो सर्किट उस समय होगा कैपेसिटिव, इंडक्टिव नहीं होगा, कैपेसिटिव होगा। और आफ्टर रेजोनेंस की बात करें, आफ्टर रेजोनेंस मतलब इस वाले पॉइंट से इधर की बात करें तो अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या नेचुरल सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बड़ी होती है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में एफ बढ़ा है, एफ बढ़ेगा तो अब बताइए एफ अगर इंक्रीज कर दें तो एक्सएल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल बढ़ जाएगा और एक्ससी घट जाएगा। लेकिन इसके बीच में आपको नहीं लगता एक सिचुएशन ऐसी भी होगी कि अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है तो एक्सएल कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सएल कम है और एक्ससी ज़्यादा है। अगर इस फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाते जाओगे धीरे धीरे तो ये बढ़ता जाएगा और ये घटता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे ये बराबर हो जाएंगे, तो वो बराबर वाली स्टेज ही होती है। फिर उसके बाद और फ्रीक्वेंसी आप फर्दर इंक्रीज करोगे तो फिर क्या होगा, ये एक्सएल ज़्यादा हो जाएगा किससे, एक्ससी से, ऐसा हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में ये इंडक्टिव हो जाएगा, इंडक्टिव। तो आफ्टर रेजोनेंस इंडक्टिव है और बिफोर रेजोनेंस कैपेसिटिव है, और अगर रेजोनेंस की बात करें तो वहाँ पे प्योर रेजिस्टिव है। तो इसीलिए इसका आंसर वो पूछ रहा है ना, द नेचर ऑफ कैपेसिटिव सर्किट बिफोर, तो बिफोर तो कैपेसिटिव और आफ्टर इंडक्टिव, सी चॉइस इज करेक्ट। एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी इज कनेक्टेड इज अ सर्किट एलिमेंट X। इट इज ऑब्जर्व दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द X वेरीज। ये फिर ये 3 क्वेश्चन पूछे हमसे, करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन देखो, हमारे पास एक कोई आपका एलिमेंट है X, इस एलिमेंट का नाम पूछ रहा है हमसे पहले में, आइडेंटिफाई द एलिमेंट X, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स रिएक्टेंट्स। तो सबसे पहले तो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। एक एसी सोर्स से जोड़ दिया है इसको, और एसी सोर्स का जो वोल्टेज है टाइम डिपेंडेंट V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये दे रखा है हमें, हमसे एलिमेंट X को पहचानने के कह रहा है। तो उसके लिए देखो थोड़ा सा 3 रूल्स होते हैं, उनके डेरिवेशन भी हम करते हैं 12th में, इसलिए वो याद होनी चाहिए डायरेक्ट। जैसे अगर एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस R, तो इसमें फ्लो करने वाली करंट और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V आर द फंक्शन ऑफ टी, ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है, बस इतना बताया, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ये सेम फेज में होते हैं, I द फंक्शन ऑफ टी एंड V आर द फंक्शन ऑफ टी। इसका मतलब होता है V आर द फंक्शन ऑफ टी एंड I द फंक्शन ऑफ टी आर इन सेम फेज, है ना। जैसे यहाँ पर V आर द फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी अगर गिवन है तो ओमेगा टी इस वोल्टेज का फेज है, तो I द फंक्शन ऑफ टी I नॉट लिखेंगे, और करंट का भी फेज फिर यही होगा, दोनों सेम फेज में होते हैं, साइन ओमेगा टी, दोनों का फेज देखो सेम लिखा है। ये रेजिस्टेंस के लिए नियम होता है, याद होना चाहिए। दिस इज अ फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम बोलते हैं इसको हम। दूसरा, अगर केवल इंडक्टर लगा हुआ है, इसमें करंट फ्लो कर रही है I द फंक्शन ऑफ टी, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VL द फंक्शन ऑफ टी, तो VL इसका फेजर डायग्राम होता है इस तरह से, I द फंक्शन ऑफ टी, और इंडक्टर का जो अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो ऐसे होते हैं, VL द फंक्शन ऑफ टी। इस लाइन से अगर ऊपर होता है तो लीड करते हैं, और इस लाइन से नीचे होता है तो लैग करते हैं फेज में, है ना। तो लिखते हैं यहाँ पे VL द फंक्शन ऑफ टी लीड, I द फंक्शन ऑफ टी बाई फेज 90 डिग्री, या π/2 लिख सकते हो, π/2 रेडियन। देखो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आगे है करंट के फेज से, कितना 90 डिग्री। वोल्टेज करंट से आगे है फेज में 90 डिग्री,
है ना। तो ये होता है इसका मतलब। अब जैसे इक्वेशन रखी है वी एल द फंक्शन ऑफ टी की वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका फेज मैंने ये लिखा, तो वोल्टेज का फेज ज़्यादा है, ऐसे बोल सकते हो, आ गया ज़्यादा करंट से, कितना 90 डिग्री। अब बताओ मैंने इसका फेज ओमेगा टी लिख दिया, आप आई द फंक्शन ऑफ टी क्या लिखोगे बताना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, अभी तो फेज सेम है। मान लो मैंने इसका ये लिख दिया, इसका लिखना है अब, तो वोल्टेज का ज़्यादा है ना करंट से फेज π/2, तो करंट का कम होगा, तो माइनस के π/2 रेडियन। ये ऐसी तीसरा नियम होता है कैपेसिटर के लिए। अगर कैपेसिटर है ये और इसके अक्रॉस वी सी, ये केवल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, टाइम डिपेंडेंट है इसलिए लिख रहा हूँ, इसे बोलते हैं ऐसे वी सी द फंक्शन ऑफ टी, है ना। ऐसे ही करंट फ्लो कर रही है इसमें आई द फंक्शन ऑफ टी। ये इसके लिए फेजर डायग्राम इस तरह से बनता है, आई द फंक्शन ऑफ टी और वी सी द फंक्शन ऑफ टी। अरे यार अभी खराब होना था, वी सी द फंक्शन ऑफ टी ऐसे, तो इसे लिखते हैं हम ऐसे वी सी टी लैग बिहाइंड, जो इससे नीचे होता है वो लैग करता है और इस लाइन से ऊपर होता है लीड, और सेम लाइन में होता है सेम फेज में, लैग बिहाइंड आई टी बाई फेज π/2 रेडियन, 90 डिग्री भी लिख सकते हो, लैग कर रहा है। तो अगर वी सी टी की इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो देखो वी सी का फेज कम है आई से, जो वी सी का फेज कम है तो ओमेगा टी है ये, तो आई का, अब ये तो दे रखी मान ले ये लिखना है हमें, तो आई नॉट साइन, अगर ऐसे लिखेंगे तो दोनों का फेज सेम है, जबकि फेज किसका कम है, वोल्टेज का कितना कम है करंट से, 90 डिग्री, तो कम करना है तो उसका उतना है, तो इसका ज़्यादा कर दो 90 डिग्री या π/2 लिख दो, तो ये ज़्यादा है तो उसका कम हो गया अपने आप 90, है ना। तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो आपको ये 3 नियम याद होना चाहिए, एक्चुअल में फेजर डायग्राम याद कर लीजिए, उसे ये नियम याद हो जाता है। आपको क्या लगता है फिर यहाँ पे किसका फेज ज़्यादा दिख रहा है, देखो वोल्टेज का फेज ओमेगा टी और इसका फेज ये, तो वोल्टेज का ज़्यादा है, तो वी लीड आई बाई फेज कितना ज़्यादा है, इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी माइनस π/2, तो π/2 तो ज़्यादा है वोल्टेज का, और वी लीड कर रहा है आई से, तो फेजर डायग्राम कुछ इसका इस तरह से बनना चाहिए, आई ऐसे और वी ऐसे। और ऐसा जो होता है वो किस में होता है, देखो वी लीड करे आई से फेज π/2 इंडक्टर में, इसलिए ये एलिमेंट जो है, हेंस जो एलिमेंट एक्स है ये इंडक्टर है, क्या है इंडक्टर, बस इतना ही लिखना है आपको, इसको एक्सप्लेन नहीं करना कि कैसे क्या क्या है, बस इतना बता देना है। तो चाहो तो आप इसमें इसको डायग्राम बना सकते हो कि जो एलिमेंट एक्स है वो कुछ इस तरह से है, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और जो करंट फ्लो कर रही है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है, और ये इंडक्टर है, इसे इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ओम होता है और सेल्फ इंडक्टेंस L हेनरी। यहाँ पे पूछा भी है राइट द एक्सप्रेशन फॉर रिएक्टेंस, तो इंडक्टर का जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इसमें क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसका एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो XL बराबर होता है L ओमेगा, और ओमेगा सोर्स की होती है ओमेगा बराबर 2πf, f इज अ फ्रीक्वेंसी, तो L इंटू 2πf ऐसे ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। प्लॉट अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस ऑफ द एलिमेंट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, तो ये फ्रीक्वेंसी अप्लाइड वोल्टेज की होती है, सोर्स की होती है। तो ग्राफ बनाना है तो देखो यहाँ XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी दिख रहा है ना। तो सेकंड पार्ट में अगर हमें ग्राफ बनाना है, ये बना देता हूँ, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ओम, इसकी यूनिट होती है ओम, इसके बीच में ग्राफ इस तरह से आता है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है इसीलिए ऐसा है ग्राफ, है ना। अच्छा तीसरा पार्ट हमसे पूछा है इसमें, थर्ड पार्ट कि सी पूछ रहा है ड्रॉ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद टाइम ओवर 1 साइकिल ऑफ अप्लाइड AC। अच्छा तो देखो वोल्टेज की इक्वेशन रखी है हमें वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट की हमें रखी है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो देखो इसे 90 माइनस के थीटा लिखते हैं, थीटा माइनस के 90 नहीं लिखते, तो एक काम करिए माइनस साइन कॉमन ले लो, तो आई नॉट साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। अब ये 90 माइनस के थीटा है, 90 माइनस के थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और पॉजिटिव होता है, तो माइनस के आई नॉट, ये तो पहले से लगा हुआ है, और कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कॉस ओमेगा टी, आई की वैल्यू इतनी हो गई, कॉस आई नॉट
कॉस ओमेगा टी और वी की वैल्यू हुई ये। अब एक साइकिल में इसके ग्राफ बना रहे हैं, तो एक साइकिल में वैसे आपको साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ याद होना चाहिए, है ना। नहीं याद है तो भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा, अभी मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। पहले मैं वी और वी द फंक्शन ऑफ टी और वी और टी का बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, ये वाला ग्राफ बना रहा हूँ। तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ हमें याद होना चाहिए, पॉजिटिव साइन ओमेगा टी है, 0 से शुरू होता है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो टाइम t/4, मैं डिफरेंस t/4 का रख रहा हूँ, t/2, 3t/4 और ये t। साइकिल में पूछा उसने 1 साइकिल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साइकिल होती है। साइन ओमेगा टी ग्राफ बनाए तो 0 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम आपका पीक वैल्यू जो आती है अभी वो t/4 पर आती है, t पर मिनिमम हो जाता है। फिर जितना ये पॉजिटिव वैल्यू है उतना ही इधर की तरफ नेगेटिव वैल्यू ले लेना, 3t/4 पर फिर नेगेटिव हो जाता है, फिर t पे 0 हो जाता है। तो साइन ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है इसका, मैं बता भी दूंगा अभी ऐसे क्यों बनाया, ऐसे। और यहाँ लिख दो ये वोल्टेज ग्राफ है। ऐसे ये कॉस का ग्राफ है लेकिन नेगेटिव में है। अगर ये साइन माइनस में होता तो नीचे से स्टार्ट होता, बस ऐसे घूमता हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। पहला कट t/2 पर करता है ये, है ना। और पहली बार मैक्सिमम वैल्यू इसकी t/4 पर आती है, इस वाले की। इसकी बात करें तो माइनस में कॉस ओमेगा टी हो गया, तो ये कॉस है तो 0 से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से ऊपर से कुछ स्टार्ट होगा। लेकिन मान लो ये पीक करंट है माइनस के I0 और ये है पीक करंट प्लस के करंट I0। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पहली बार 0 होगा और मैक्सिमम यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हुआ है तो फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम होगा। कुछ इस तरह से करंट बनेगा, ये जाएगा कुछ इस तरीके से कंप्लीट साइकिल के लिए, है ना। ये आपका I0 का ग्राफ है, I0 का, I का, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ बनाना था। अब ये बनाया कैसे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो V बराबर V0 साइन ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हो आप 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, क्योंकि ओमेगा जो है आपकी ये 2 पाई एफ है, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो ऐसे लिख सकते हो इनटू टी। अब इसमें आप t बराबर 0 पुट कर लो, क्योंकि यहाँ पे t बराबर 0 है, इस जगह t बराबर 0 पुट करो और v की वैल्यू निकालो, आपको समझ में आएगा। V0 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू 0, तो ये 0 हो गया। और साइन 0 के लिए 0 होती है तो v की वैल्यू 0 आई, मतलब समय शून्य पर v 0 है, तो सही तो बनाया है। यहाँ पर टाइम 0 है और v की वैल्यू भी मैंने 0 रखी है। t बराबर t/4 पर देख लेते हैं, v बराबर V0 साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और स्मॉल t की वैल्यू t/4, तो t से t कट गया, ये 2 से 2 बार 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो v बराबर प्लस के V0 आया। तो समय टाइम t बराबर t/4 पर v की वैल्यू पीक वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, तो देखो t/4 पर वोल्टेज की पीक वैल्यू है पॉजिटिव, सही है। एक और बताऊंगा लास्ट t/2 पर v बराबर निकालेंगे तो V0, फिर ऐसे करते चले जाते हैं 2 पाई अपॉन टी, स्टार्टिंग हो जाता है फिर घुमाते जाओ, फिर t/2, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया। साइन 180 0 होता है तो v बराबर 0 आ जाएगा। समय t बराबर t/2 पर वोल्टेज 0 होना चाहिए, तो है वोल्टेज 0 है। फिर घुमाते जाइए सीधा सीधा, ऐसे ही इसको कर सकते हो आप। I बराबर माइनस के I0 कॉस ओमेगा की जगह पे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, t बराबर 0 पे I चेक करो, t बराबर 0 करोगे तो कॉस 0 की वैल्यू तो +1 माइनस I0, क्योंकि समय शून्य पर करंट की वैल्यू I माइनस के I0 है। देखो शुरुआत भी मैंने यहीं से की, माइनस के I0 से। एंड t बराबर t/4 पर माइनस के I0 कॉस 2 पाई बटे कैपिटल टी एंड t/4, t से t कट गया, ये 2 90, कॉस 90 के लिए 0 हो जाती है तो I की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो समय t बराबर t/4 पर करंट 0 हो जाएगा, देखो 0 भी हो गया। ऐसे t/2 रख के देखो प्लस I0 आ जाएगा, क्योंकि t/2 रखोगे तो t से t 2 से 2 कॉस 180 हो गया, 180 की वैल्यू थी -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के I0 हो जाएगा, तो प्लस के I0 हो गया t/2 पर, है ना। बस यही करना है, इतना ग्राफ बना देना, ये लिखना जरूरी नहीं होता है। आप अगर ग्राफ बना दोगे डायरेक्ट इक्वेशन लिख के चलेगा, है ना। ये 27 क्वेश्चन हो गया। अब वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी applied to a circuit drive a current I बराबर I0 sin omega t plus pi in the circuit. Average power consumed in circuit over a cycle each. चार चॉइस रखिए। देखो जो V ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन रखी है, V बराबर V0 sin omega t, और करंट की रखी है I बराबर I0 sin omega t plus pi। और एवरेज पावर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पावर। तो पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकालिए, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट करंट है और टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है, तो एवरेज पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लीजिए, पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो V द फंक्शन ऑफ टाइम मल्टीप्लाइड बाई I द फंक्शन ऑफ टाइम। ये करंट टाइम डिपेंडेंट है इसलिए लिखा है, ये करंट ही है केवल, ये भी वोल्टेज है, ये पावर है, लेकिन ये तीनों टाइम डिपेंडेंट है इसलिए इंस्टेंटेनियस पावर है। ये इंस्टेंटेनियस पावर और इन द सर्किट, तो P द फंक्शन ऑफ T इक्वल टू
लेकिन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, वी नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, आपको याद होगा साइन ए प्लस बी, तो लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए, लगाओ। तो ऐसे लिख लो वी नॉट आई नॉट और ये साइन ओमेगा टी ऐसी ऐसी लिखो, इसमें फॉर्मूला लगाओ, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। साइन ओमेगा टी के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो वी नॉट आई नॉट अंदर मल्टीप्लाई करें साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये इंस्टेंटेनियस पावर आई है अभी। अच्छा थोड़ा सा देखो यहाँ चेंजिंग कर सकते हो थोड़ा सा, क्या वी नॉट आई नॉट इसे ऐसे रहने दो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई यहीं कर दूँ 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो ऐसे, तो ये आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, इसलिए लिख सकते हैं इसे साइन 2 ओमेगा टी और ये साइन फाई। तो पी द फंक्शन ऑफ टी आ गया। दिस इज अ इंस्टेंटेनियस पावर, लेकिन पूछी एवरेज पावर है। तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल, वन साइकिल के लिए, वन कंप्लीट साइकिल के लिए ये हमें याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है ये 1/2 होती है, एंड साइन 2 ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है ये 0 होती है। 3-4 वैल्यू याद रखिए। कंप्लीट साइकिल के लिए लिखना इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इन दोनों की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, एंड साइन ओमेगा टी की, कॉस ओमेगा टी की और साइन 2 ओमेगा टी की, इन तीनों की एवरेज वैल्यू 0 होती है। ये कंप्लीट साइकिल के लिए फॉर्मूले की तरह से यूज़ कर सकते हो। ये आई कैसे थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन है यार, टिक मार्क क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 6। इससे ज़्यादा क्या करेंगे, है ना। तो अब एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड, पावर पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया कॉस फाई, ये भी कांस्टेंट है, प्लस कॉस प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू इंटू साइन फाई। अब इसकी एवरेज वैल्यू कितनी, वी नॉट आई नॉट, इसकी वैल्यू 1/2, तो 1/2 ये लिख दिया, और कॉस फाई है ये इसे, और इसकी एवरेज वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो पी एवरेज आया इतना। तो इसका आंसर हो गया 1/2 V0 I0 कॉस फाई। डी चॉइस इज करेक्ट। अब थोड़ा सा मैं आपको अलग से बता दूं, एक्चुअल में किसी भी टाइम डिपेंडेंट कोई भी क्वांटिटी हो उसकी अगर एवरेज वैल्यू निकालनी हो, टाइम डिपेंडेंट होनी चाहिए, बट तो क्या लिखते हैं पी डी टी ओवर इंटीग्रेशन डी टी। कंप्लीट साइकिल में निकालने हैं तो कंप्लीट साइकिल में जो लिमिट लेते हैं 0 से t लेते हैं, यहाँ पे हाफ साइकिल होती है t/2, तो 0 से t/2 और 0 से t/2। तो p इज द टाइम डिपेंडेंट, देखो p इज द टाइम डिपेंडेंट है, तो इसको यहाँ रखे फिर इंटीग्रेशन करो। एक बात तो एवरेज वैल्यू किसी की भी निकालनी, जैसे जरूरी नहीं इसी की, कोई भी क्वांटिटी टाइम डिपेंडेंट है, जैसे i टाइम डिपेंडेंट है तो इसका इंटीग्रेशन निकालें, तो i dt, जिसका जो भी टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होगा उसको i का निकालना है तो i आएगा, p आएगा तो p आएगा, इंटीग्रेशन dt। और कितने साइकिल में निकालनी, हाफ साइकिल में निकालनी तो 0 से t/2 लिमिट लिखते, फुल साइकिल में निकालनी तो 0 से t लिखते। जैसे अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ना साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2, तो आप इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकाल लो ना, तो 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन डी टी। इसे आप सॉल्व करके देखो, 1/2 आएगा सॉल्व करके 0 से t। ऐसे साइन 2 ओमेगा टी की कह रहा था इसकी एवरेज वैल्यू, तो इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी डी टी और इंटीग्रेशन डी टी, और कंप्लीट साइकिल में कह रहा था 0 से t और 0 से t। सॉल्व करके देखो ये 0 आएगा, और ये सॉल्व करके देखोगे तो 1/2 आएगा। तो कोई भी देखो ये टाइम डिपेंडेंट है, तो इसकी एवरेज वैल्यू पूछी तो यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी लिख दिया, यहाँ साइन 2 ओमेगा टी की पूछ रहा तो साइन 2 ओमेगा टी डी टी लिख दिया, यहाँ आई की पूछ रहा तो आई डी टी अपॉन डी टी लिख दिया। कोई भी टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी हो, फॉर एनी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम डिपेंडेंट है, उसकी एवरेज वैल्यू चाहिए, तो ये फॉर्मूला है बेटा, हमें याद होना चाहिए, उससे निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें इससे करेंगे ना इंटीग्रेशन वाले मेथड से, और ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है,
तो ये याद कर लीजिए, शॉर्ट हो जाता है इससे, ठीक है। एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर एंड इंडक्टर इन अ सीरीज। द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड इंडक्टर 8 वोल्ट एंड 6 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द वोल्टेज ऑफ द सोर्सेज, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं कि एक हमारे पास रजिस्टर है और एक इंडक्टर है और इसको किसी एक AC सोर्स से हमने जोड़ दिया है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों सीरीज में जोड़े हैं, इसका रेजिस्टेंस R ओम और ये सेल्फ इंडक्टर है L हेनरी। अब इस वोल्टेज रखा में रजिस्टर के क्रॉस 8 वोल्ट, क्या बताया ये कौन सा वोल्टेज है? पीक वोल्टेज है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है, टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज तो है नहीं, तीन ही वोल्टेज होते हैं उसमें। एक टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, V जो होता है साइन ओमेगा टी वाला टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज हो गया, और एक होता है पीक वोल्टेज, एक होता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज है ये? बोला नहीं, जब बोले नहीं तो हमेशा RMS वोल्टेज लेते हैं। तो ये इस रजिस्टर के अक्रॉस RMS वोल्टेज दे रखा है, RMS वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर 8 वोल्ट, और ये भी RMS वोल्टेज रखा है, RMS वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर 6 वोल्ट। और यहाँ पे भी बोला नहीं वोल्टेज ऑफ द सोर्स, तो यहाँ पे एक होता है V द फंक्शन ऑफ t, ये रियल वोल्टेज होते हैं, और एक हम वर्चुअल वोल्टेज बनाते हैं VRMS वोल्टेज, ये इसके इक्विवेलेंट होता है। हमसे जब बोला ना है तो ये पूछा बेटा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ऑफ द सोर्स, है ना। अच्छा, तो सबसे पहली बात हमें VRMS अगर निकालना है सोर्स का, तो सोर्स का टोटल पीक वोल्टेज बाई रूट 2, तो हमें पीक वोल्टेज निकालना पड़ेगा टोटल। इसके लिए हमें पहले VRMS रजिस्टर के अक्रॉस दे रखा है हमें, तो इसका भी पीक वोल्टेज लिख लो, पीक वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर बाई रूट 2। ये हमें दे रखा है 8 वोल्ट, तो पीक वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर रूट 2, तो यहाँ से पीक वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर आ जाएगा 8 रूट 2 वोल्ट। ऐसे सिमिलरली आप इंडक्टर के अक्रॉस भी पीक वोल्टेज निकाल लो, V नॉट ये पीक वोल्टेज है अक्रॉस द इंडक्टर डिवाइडेड बाई रूट 2, तो यहाँ से इसकी 6 रख के V नॉट L निकालोगे तो 6 रूट 2 वोल्ट आ जाएगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो करंट फ्लो कर दिया I द फंक्शन ऑफ t, दिस इज रियल करंट, ये इस रजिस्टर में और V द फंक्शन ऑफ t आर इन सेम फेज, ये सेम फेज में होते हैं। एंड ऐसे ही I द फंक्शन ऑफ t और इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, 90 डिग्री लीड करता है, ये 90 डिग्री लीड कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज अ फेजर डायग्राम। अब जानते हो वेक्टर के अकॉर्डिंग कौन ऐड होता है, V द फंक्शन ऑफ t, VRMS या पीक वोल्टेज? तो वेक्टर के अकॉर्डिंग जो ऐड होता है वो पीक वोल्टेज वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड होते हैं। जो वोल्टेज द फंक्शन ऑफ t होता है रेजिस्टेंस का, ये ठीक है नहीं, ये तो स्केलर के अकॉर्डिंग ही ऐड होते हैं, बट जो पीक वोल्टेज होते हैं वो वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड होते हैं। इसलिए इसका फेजर डायग्राम बनाएं, I द फंक्शन ऑफ t और पीक वोल्टेज बनाएं V जीरो R। देखो सेम फेज में है, रेजिस्टेंस का सेम फेज में, तो सेम फेज बना लिया। एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लीड करता है करंट से 90 डिग्री, तो पीक वोल्टेज को बना लें क्योंकि वेक्टरली पीक वोल्टेज ऐड करते हैं, तो V जीरो L। अब इन दोनों वोल्टेज पीक वोल्टेज को आप वेक्टोरियली ऐड करें, वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करें, तो पैरेललोग्राम बनाएं और ये रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएगा जिसे हम V जीरो बोल रहे हैं, चाहो तो V जीरो Z भी बोल सकते हो आप इसे, है ना, ऐसे। और ये आपका फेज डिफरेंस आ गया IT और वी द फंक्शन ऑफ t में, ऐसे। पर हमें तो वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करना है, तो वेक्टर आता है ना आपको, ये बेटा ये A वेक्टर मान लो, ये B वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर, तो कैसे लिखेंगे? पीक वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स इक्वल टू रूट के अंदर V नॉट पीक वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस और पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर का स्क्वायर। ये लिखा ऐसा होता है VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर बराबर V, है ना, पर ये पीक वोल्टेज होते हैं इंपॉर्टेंट, वहाँ पर भी ऐसे लिखा है लेकिन पीक वोल्टेज होते हैं, बस ये कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, पीक वोल्टेज होते हैं वो, ठीक है। कर लीजिए। अब क्या है, V नॉट R की वैल्यू 8 रूट 2, तो 64 इंटू 2 प्लस 36 इंटू 2, तो यहाँ से रूट 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, रूट 2 आएगा और ये 100 हो जाएगा, दैट मीन्स 10 रूट 2 वोल्ट। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये पीक वोल्टेज है, हमसे तो कुछ बोला ही नहीं है, तो वोल्टेज ऑफ द सोर्स पूछ रहा है, तो VRMS वोल्टेज निकालेंगे, जो कि लिखें यहाँ पे 10 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, इससे कैंसिल, देन 10 वोल्ट। इसका आंसर होना चाहिए 10 वोल्ट, ए चॉइस इज करेक्ट। एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाई I इक्वल टू I नॉट कॉस 100 पाई t। द लीस्ट टाइम द करंट टेक्स टू डिक्रीज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो वैल्यू विल बी, ठीक है। सोल्यूशन, तो इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जो देखिए हमें, इक्वेशन ऑफ
इज गिवन बाई आई इक्वल टू आई नॉट कॉस 100/t। अगर इसकी कंपेयरिंग हम इक्वेशन आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी से करें तो देखो यहाँ t तो ये t है और ओमेगा की जगह पे लिख रहा है 100 पाई, तो यहाँ से ओमेगा निकाल लें, एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकाल लें 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, और इसे ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। यहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लें तो ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई और 2 पाई और अपॉन टी, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से t को इधर ले आएँ और इसको नीचे ले आएँ, तो t इक्वल टू 2/100 दैट मीन्स 1/50 सेकेंड। अब देखो इसका ग्राफ बनाइए, इसका तो ग्राफ आपको आता होगा, फिर भी मैं बना के दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। कॉस ओमेगा टी है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, आई कॉस ओमेगा की जगह पे लिख दो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ग्राफ बना रहे हैं हम करंट में और टाइम में, तो यहाँ पे समय कितना है 0, टाइम 0 है, तो यहाँ पे समय 0 रख दें। इफ़ t बराबर 0 देन करंट कितना, तो आई नॉट कॉस 2 पाई बटे कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी की वैल्यू 0, तो देखो ये कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू होती है +1, तो करंट की वैल्यू आई मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, ये पीक करंट होती है बेटा, या मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी, मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग करंट या पीक करंट्स बोलते हैं इसको। तो आई टी बराबर समय पर करंट कितनी है आपकी, आई बराबर आई नॉट है, टी बराबर समय पे इतनी, और टी बराबर टाइम जब t/4 हो जाए, मान लो यहाँ पे टाइम t/4 हो गया है ना, तब करंट कितनी होगी, तो इस वाले केस में करंट निकालें तो आई नॉट कॉस 2 पाई बटे कैपिटल टी और इसकी वैल्यू t/4 रख दो, t से t कट गया, 2 से कट गया ये 2 बार, तो कॉस π/2 मतलब कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आई बराबर 0 जाएगा, तो इतने वाले समय पर करंट 0 हो जाएगी, तो मैक्सिमम से करंट 0 हो गई। देखो कितने समय में 0 से t/4 में, तो इसका ग्राफ बनता है ऐसे, मान लो यहाँ पे करंट आई नॉट है, तो इस समय पर करंट है, समय है 0 और करंट है मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इसका ये कुछ ग्राफ इस तरह से चलता है, और यहाँ पे कैपिटल टी हो जाता है, यहाँ पे आपका t/2 होगा, यहाँ 3t/4, यहाँ t, तो हमें तो ये कोई मैक्सिमम वैल्यू से करंट 0 होने में कितना समय लगा, यहाँ पे करंट 0 हो गई ना आपकी, तो मैक्सिमम वैल्यू से करंट 0 होने में जो समय लग रहा है वो 0 से t/4 लग रहा है, तो हमसे ये पूछा है कि द लीस्ट टाइम द करंट टेक्स टू डिक्रीज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू 0 वैल्यू, तो इसलिए टाइम टेकन t बराबर t/4, हमने t निकाल रखा है 1/50 सेकेंड, तो यहाँ पे 1/4 इंटू 1/50, तो स्मॉल t हो जाएगा 1/200 सेकेंड। इतने समय में करंट मैक्सिमम से 0 हो जाएगी, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए ए, चॉइस इज करेक्ट, 1/200 सेकेंड। A series LCR circuit with R 20 ohm, L 2 Henry and C 50 microfarad is connected to 200 volt AC source. Variable frequency, what is the amplitude? Important है, amplitude करंट पूछी उसने, साफ साफ बोला amplitude करंट मतलब पीक करंट। And average power transfer to the circuit in one complete cycle at resonance. Important line ये है सबसे। And calculate the potential drop across the capacitor. ठीक है, solution। सबसे पहले तो LCR सर्किट बना लो, एक R है, एक L है और एक कैपेसिटर है, इसे किसी एसी सोर्स से उसने जोड़ा है। आर की वैल्यू रखी है 20 ओम, एल की वैल्यू रखी है 2 हेनरी और सी की वैल्यू रखी है 50 माइक्रोफैराड, और किसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से जोड़ दिया है एसी सोर्स। अच्छा, इसमें ये 200 वोल्ट क्या है, देखो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज तो नहीं हो सकता, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी में वी जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है और टाइम डिपेंडेंट होता है, तो ये वो तो है नहीं, पीक वोल्टेज होता नहीं जब तक बोले नहीं, तो ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है जब भी एसी सोर्स बोले और कांस्टेंट वोल्टेज गिवन हो 200 300 इस तरह से, तो वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है सोर्स का, तो ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है सोर्स का 200 वोल्ट, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरिएबल है, बता रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या लीनियर फ्रीक्वेंसी कह सकते थे, फ्रीक्वेंसी ये वेरिएबल है बेटा, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस वाली कंडीशन कह रहा है, जानते हो रेजोनेंस वाले केस में जो करंट होती है वो मैक्सिमम होती है, जब वर्चुअल वोल्टेज दिखाया है तो वर्चुअल ही करंट दिखा लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर करंट। IRMS इज इक्वल टू होता है VRMS अपॉन जेट। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ये कहती है, कंडीशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस या रेजोनेंस ही कह देता हूँ, सीरीज में वाली कंडीशन है, जिस सब सीरीज में है,
रेजोनेंस कहती है कि जो सर्किट में करंट है ये मैक्सिमम होनी चाहिए बेटा। अगर एलसीआर सर्किट है उसमें करंट मैक्सिमम है तो उसे सीरीज रेजोनेंस सर्किट बोला जाता है। अब करंट को मैक्सिमम करना है अगर आपको इसको, तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज 200 वोल्ट, तो जेड मिनिमम होना चाहिए, इंपेडेंस मिनिमम होना चाहिए। और जेड को अगर मिनिमम करना है तो जेड इज इक्वल टू होता है सर्किट का आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो जेड की मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब देन एक्सएल और एक्ससी बराबर हो। अगर एक्सएल एक्ससी बराबर है तो जेड की वैल्यू आर होगी जो सबसे छोटी होगी। देन हेंस दैट इज आर, जेड की वैल्यू है ये मिनिमम कितनी, आर के बराबर। एक्सएल एक्ससी बराबर है तो जेड आर आ जाएगा, ये सबसे छोटी वैल्यू। अगर एक्सएल एक्ससी से बड़ा रहता है तो जेड ग्रेटर देन आर आएगा, और एक्ससी एक्सएल से बड़ा होता है तब भी जेड ग्रेटर देन कैपिटल आर आएगा। तो ये सबसे छोटी वैल्यू है। और एक्सएल एक्ससी जब छोटा हो गया, बराबर हो गया, तो जेड मिनिमम हो गया, जेड मिनिमम हो तो करंट मैक्सिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया तो उसी को सीरीज कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट बोलते हैं। इसको आगे सोल्व कर लो। एक्सएल की वैल्यू हो गई एल ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, है ना। यहां हमारे पास ओमेगा निकाल सकते हैं क्योंकि एल और सी हमें दे रखा है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो 1/√, एल की वैल्यू रखिए 2 हेनरी, और सी की वैल्यू रखिए 50 माइक्रोफैराड, 50 इंटू 10⁻⁻6। तो देखो ये 100 हो जाएगा रूट के अंदर, और 10⁻⁻6, 10⁻⁴ रूट लेंगे तो 10 ऐसे लिख लेता हूं, चलो रूट के अंदर 10⁻⁻4, तो -2 ऊपर जाएगा तो +2। तो ओमेगा बराबर 100 रेडियन पर सेकंड आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई। रेजोनेंस वाले केस में ये वैसे तो वेरिएबल है, रेजोनेंस एक पर्टिकुलर केस हो गया जहां पर एक्स और एक्सी बराबर है। ठीक है, चलिए अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो रेजोनेंस वाले केस में ये निकल आया। तो रेजोनेंस वाले केस में करंट कितनी होगी, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन, क्योंकि रेजोनेंस वाले केस में जेड की वैल्यू आर होती है बेटा, तो करंट हो जाएगी जेड की वैल्यू आर, लिख दो बेटा इसमें। तो IRMS होता है I0/√2। हमसे IRMS नहीं पूछा, हमसे तो एम्पलीट्यूड करंट पूछा है, दैट मीन्स पी करंट पूछा है, मैक्सिमम करंट पूछा है, I0 पूछा है। इसे लिख सकते हैं VRMS ही रहने दें क्योंकि VRMS ही दे रखा है हमें यहाँ पे, और आर ही रहने दें। तो I0 हो गया, VRMS की वैल्यू कितनी है बेटा, पुट करो 200, और आर की वैल्यू रखिए 20, ये रखिए, और √2 और है ये यहाँ पे, तो 0 से 0 कट गया, 10√2 एम्पियर। एक तो आंसर हमारा ये आ गया, इसे हम एम्पलीट्यूड करंट बोलते हैं, एम्पलीट्यूड करंट, पीक करंट, है ना। तो एक तो आंसर ये हो गया बेटा। दूसरा हमसे पूछा है, अच्छा अगर मैं IRMS करंट निकालता तो IRMS करंट कितनी आती, VRMS 200 वोल्ट है और आर कितना है 20 है, 0 से 10 एम्पियर करंट आती है IRMS। पूछी नहीं है, पूछी तो ये है। दूसरी बात पूछ रहा है एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट। तो एवरेज पावर का एक ही फॉर्मूला याद रखिए आप, IRMS किसी भी सर्किट के लिए VRMS cos phi। इसमें पूरे cos phi को हियर जो cos phi है इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं बेटा, पावर फैक्टर। और cos phi की जो वैल्यू होती है ये R/Z होती है, और Z सभी सर्किट का अलग अलग होता है, Z सभी सर्किट का अलग अलग होगा। तो Z की वैल्यू इस सर्किट में क्या है, इस वाले सर्किट में Z की वैल्यू तो R है रेजोनेंस वाले केस में। तो इस वाले केस में जब इफ एट रेजोनेंस ZR है तो cos phi की जो वैल्यू होगी वो R/R, दैट मीन्स 1। तो IRMS हमने निकाल रखा है 10, VRMS 200 वोल्ट दे रखा है 200 वोल्ट, और IRMS 10 एम्पियर दे रखा है, cos phi की वैल्यू 1। तो एवरेज पावर आएगी, लेकिन ये रेजोनेंस वाले केस में निकली है बेटा, पूछी उसने एवरेज पावर एट रेजोनेंस है। तो 2000 वाट या 2 किलोवाट भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट में क्या पूछा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, तो हम वोल्टेज निकालेंगे RMS वोल्टेज। जब कुछ ना कहे केवल वोल्टेज तो बोला है, एम्पलीट्यूड वोल्टेज मत निकालना, उसने बोला थोड़ी एम्पलीट्यूड वोल्टेज, यहाँ पे साफ साफ बोला है एम्पलीट्यूड करंट। अगर करंट बोलता ओनली तो IRMS निकालता, जब कुछ ना बोले तो IRMS निकालते हैं। इसमें भी कुछ नहीं बोला, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, तो VRMS इसके कैपेसिटर के अक्रॉस पूछ रहा है बेटा। ये तो सोर्स का हो गया रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा। तो करंट तो सेम है, सब में सीरीज में है, IRMS करंट जा रही है। तो VRMS अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू IRMS इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखना पड़ेगा।
इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। अब XC की वैल्यू हमने निकाली थी, शायद अभी नहीं निकाली, कोई बात नहीं, ओमेगा तो निकाल ही लिया हमने। तो XC जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो 1/ω/C होता है। 1/ω हमने निकाल रखा है 100 है, और C की वैल्यू है आपकी कितनी कैपेसिटर की, 50 माइक्रोफैराड। ये रही 50 माइक्रोफैराड। तो इसकी वैल्यू 50 माइक्रोफैराड है, तो 50 × 10⁻⁶, चलो लिख लेता हूँ यहीं। तो देखो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो +6 हो जाएगा, दैट मीन्स 10⁻³ ऐसे लिख लो, और ये 5000 हो गया। तो देखो ये पूरा ये कट गया, 5 से कटा ये, 5 दूनी 10, 200 ओम आया साहब। IRMS मैंने निकाल रखा है 10 और XC निकाल रखा है 200, तो ये आ गया आपका 2000। गलत तो नहीं कर दिया? ठीक है, 2000 वोल्ट आ गया बेटा ये। तो ये तो 2000 वोल्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है पर करेक्ट है। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकाल दिया, किसके अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दिया कैपेसिटर के अक्रॉस। द RMS करंट इन द सर्किट कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज AC सोर्स 15 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ करंट 1/600 सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स 0 इच। ठीक है, सोल्यूशन पहले डायग्राम समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक हमारे पास यहाँ एलिमेंट है, पता नहीं कौन सा एलिमेंट है, कोई करंट है, कोई एलिमेंट है, कोई डिवाइस है, इससे कोई AC सोर्स जुड़वा है उसने। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो RMS वैल्यू दे रखी है बेटा, तो ये रूट मीन स्क्वायर करंट दे रखी है IRMS 15 एम्पियर। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि जानते हो ये वर्चुअल सर्किट होता है। कौन सा होता है? वर्चुअल सर्किट। क्योंकि आपने ये जो है इसका एक नाम पढ़ा हुआ आपने, रूट मीन स्क्वायर करंट बोलते हैं, वर्चुअल ऑल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं, इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं। इसका जो रियल सर्किट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि आपने जितने भी ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ी हो या कुछ भी पढ़ा हो तो उसकी इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट होती है। I द फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू I0 sin ω/t। ये रियल सर्किट है बेटा, लेकिन इन दोनों का इफेक्ट बराबर होता है। यहाँ पे IRMS लिखते हैं तो IRMS इज इक्वल टू, जब कुछ ना बोले और कांस्टेंट करंट दे रखी हो तो वो IRMS करंट होती है। ये तो टाइम डिपेंडेंट हो गई, इंस्टेंटेनियस करंट हो गई बेटा। I इज द इंस्टेंटेनियस करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अच्छा अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी f है और वो हमें 50 हर्ट्ज दे रखी है। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं बेटा, पहले तो इसको IRMS की वैल्यू कितनी होती है, I0/√2 होती है। तो यहाँ से ये 15 है और ये I0/√2 है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ समझ में आएगा अभी। I0 इज इक्वल टू पीक करंट निकाल लेते हैं, 15√2 एम्पियर। ठीक है, अब इस जगह से अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो ये साइनोसॉइडल ग्राफ है। तो आपने करंट का टाइम का ग्राफ इस तरह से पढ़ा हुआ, ये टाइम है और ये करंट है, तो इस तरह से करंट का ग्राफ बनता है इसका एक कंप्लीट साइकिल में। यहाँ पे कंप्लीट साइकिल होती है, यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे हाफ साइकिल, ये 3/4 होता है। तो देखो इस जगह पर टाइम कितना है, 0, और करंट कितनी है, 0। तो इस वाले पॉइंट पर टाइम भी 0 है और करंट भी 0 है। तो इसके बाद कितने सेकंड में, t = 1/600 सेकंड बाद करंट की वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है। तो मान लो अब कहाँ पर होगा मालूम तो है नहीं, 1/600 सेकंड। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 1/600 सेकंड है, तो इस जगह टाइम पर करंट की वैल्यू कितनी है इंस्टेंट, ये पूछ रहा है। और यहाँ पे करंट 0 है, तो कहता है वैल्यू ऑफ करंट 1/600 सेकंड आफ्टर इट्स बिकम्स 0। 0 तो यहाँ पे हो गई, 0 के कितने समय बाद, इतने समय बाद करंट कितनी है। 0 करंट जब 0 थी उसके इतने सेकंड बाद करंट कितनी है, करंट की वैल्यू पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट वो भी, दैट मीन्स I द पूछ रहा है, I द फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, I द फंक्शन ऑफ t में कितने पर पूछ रहा है, 1/600 सेकंड पर पूछ रहा है बेटा। यहाँ पर रख दो I0 साइन ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हो 2πf और t की वैल्यू रखी 1/600। I0 मैंने निकाल लिया है 15√2 साइन 2π और f की वैल्यू है 50 और t की वैल्यू है 1/600। सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन था। तो ये आपका 100π हो जाएगा डिवाइड बाई 600, 0 से 0 कट गए तो π/6 मतलब आपका 30 डिग्री हो गया बेटा। तो 15√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इससे ये कट गया, तो 15/√2 आपका एम्पियर आया। तो इसका आंसर हो गया, सॉरी बी नहीं ए, 15/√2 एम्पियर। 20 वोल्ट AC is applied to a circuit of resistance and coil with negligible resistance if the voltage across the resistance 12 volt voltage across the coil। देखो यहाँ पर ये बताया नहीं है कौन सा वोल्टेज है, क्या ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है टाइम डिपेंडेंट वाला, नहीं,
भाई वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हो तो ये वी तो नहीं है, वो तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है, पीक वोल्टेज होता नहीं है। जब कुछ बताए नहीं और कांस्टेंट वोल्टेज दे रखा हो 20 वोल्ट और एसी सोर्स हो तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है। एक्चुअल में ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज दे रखा है VRMS 20 वोल्ट। और ये भी जो 12 वोल्ट दे रखा है ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये भी देखो इसमें भी नाम नहीं बताया, बस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज नहीं है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और पीक वोल्टेज होता नहीं है, और क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं, दिख रहा है। तो ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है रजिस्टर के अक्रॉस, ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है। VRMS वैल्यू है रजिस्टर के अक्रॉस 12 वोल्ट। और इंडक्टर के अक्रॉस पूछ रहा है कि VRMS वैल्यू इंडक्टर के अक्रॉस कितनी है। ये तो ऐसे मत करना कि 12 इस पे तो 8 इस पे, फेज रिलेशन होता है इसमें। तो फेज रिलेशन के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ऐसे कि जो V0Z होता है ये इसका जो पीक वोल्टेज है ये है V0Z। दैट मीन्स VRMS जो सोर्स वोल्टेज होता है वो V0Z बाई √2 होता है बेटा। तो ये V0Z जो होता है वो रूट के अंदर RL सर्किट है तो V0R का स्क्वायर प्लस V0L का स्क्वायर। आपने ये किताबों में ऐसे पढ़ा होगा V इक्वल टू रूट के अंदर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर ऐसे। एक्चुअल में यहाँ पे ये पीक वोल्टेज होते हैं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज नहीं होते हैं, ये पीक वोल्टेज होता है। लिख दिया ऐसे जाता है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी नहीं होता टाइम डिपेंडेंट वाला, ये पीक वोल्टेज होता है क्योंकि पीक वोल्टेज ही वेक्टोरियली ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हैं, केवल पीक वोल्टेज को कर सकते हैं। तो एक्चुअल में कहानी ये होती है फेज रिलेशन के हिसाब से, है ना। अगर फेज रिलेशन बनाना चाहूँ तो आपको बताओ आई द फंक्शन ऑफ टी और वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है सेम फेज में होता है, और इंडक्टर में के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है। देखो ऐसे ना आते हैं आई द फंक्शन ऑफ टी और VR द फंक्शन ऑफ टी सेम फेज में होते हैं, और आई द फंक्शन ऑफ टी और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है VL द फंक्शन ऑफ टी 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज को वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ऐसे बनाया। अब वेक्टर के अकॉर्डिंग इन दोनों को ऐड करें, इसको एक वेक्टर माने इसको भी एक वेक्टर माने, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टरेशन से प्रूफ निकाल लें इसको, ये आएगा V0Z। और V0Z की वैल्यू तुम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टरेशन लगाओगे, R बराबर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के 2AB cos थीटा 90 डिग्री आएगा, तो cos 90 डिग्री 0 हो जाएगी, ये बचेगा। तो डायरेक्टली लगा लो आप इस पर, तो V0Z निकाल लो यहाँ से। लेकिन V0Z से क्या होगा कि V0Z कैसे निकालें, यहाँ से पहले V0Z निकालो बेटा। VRMS कितना रखा है 20 वोल्ट, तो 20 यहाँ लिखता हूँ 20 रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज V20 V0Z निकाल लेते हैं बटे √2, तो यहाँ से V0Z आ जाएगा आपका 20 √2 वोल्ट, ठीक है। और ऐसी VRMS रेजिस्टेंस के अक्रॉस दे रखा है, इसे लिख सकते हैं V0R बटे √2। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 12 वोल्ट, तो यहाँ से भी पीक वोल्टेज निकाल लो, V0R इज इक्वल टू 12 √2 वोल्ट। यहाँ रख दो, इसकी वैल्यू दे रखी है 20 √2 और रूट V0R की वैल्यू रखी है 144 इंटू 2 भाई 12 √2 का होल स्क्वायर करोगे तो 144 इंटू 2 और V0L आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो बहुत सारे का स्क्वायर करोगे तो ये 400 हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा 144 इंटू 2 प्लस V0L का होल स्क्वायर। इसको ले आओ 2 कॉमन ले लूँ, 400 माइनस 144 V0L का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 इंटू 256 हो गया ये V0L, और रूट ले लो तो ये तो 16 हो गया, 16 √2। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आया इतना आया, लेकिन ये पीक वोल्टेज आया। हमसे तो वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल बोला है, बताया ही नहीं, पीक वोल्टेज थोड़ी पूछा है। जब बताया ही नहीं तो RMS वैल्यू पूछिए, इसीलिए RMS वैल्यू ऑफ अक्रॉस द इंडक्टर V0L पीक वोल्टेज डिवाइड बाई √2। तो ये आपकी 16 √2 है और ये भी √2 है, √2 से √2 कट गया 16 वोल्ट। ये होता है बेटा इस तरह से, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 16 वोल्ट। रूट मीन स्क्वायर अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर 16 वोल्ट आया है। एंड AC वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t इज अप्लाइड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर R एंड एलिमेंट X। द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट इज I बराबर I0 sin ओमेगा t प्लस π/4, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो इसमें एक कैपेसिटर बोल रहा है, एक इंडक्टर है, फिर इंडक्टर है, फिर कैपेसिटर है। इसका मतलब या तो ये RC सर्किट है, एलिमेंट जो या तो एलिमेंट C है या फिर आपका एलिमेंट इंडक्टर है, दोनों में से एक है ना। तो जरा समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। एक रजिस्टर है और इसके साथ एक एलिमेंट लग रहा है, पता नहीं वो एलिमेंट कौन सा है, X दे रखा है, और यहाँ पे एक AC सोर्स लगा हुआ है। इस सोर्स की जो वोल्टेज है टाइम डिपेंडेंट जो वोल्टेज है V द फंक्शन ऑफ t V0 sin ओमेगा t। देखो ये जो वोल्टेज है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए लिख दिया V द फंक्शन ऑफ t। टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है
ये भी टाइम डिपेंडेंट करंट है, आई द फंक्शन ऑफ टी, तो आई द फंक्शन ऑफ टी दे रखा है उसने आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, मतलब 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है, ये दे रखा है। करंट तो सेम ही होगी दोनों में। अब हमें यहाँ से ये बताना है कि ये एक्स एलिमेंट कौन सा है, ये तो रजिस्टर है, एक्स एलिमेंट कौन सा है, तो एक्स एलिमेंट है या तो कैपेसिटर बता रहा है या इंडक्टर बता रहा है, एक्स से जाए कैपेसिटर, एक्स से जाए इंडक्टर, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा पहले ये जो हमें डाटा दे रखा है उससे क्या समझते हो, वोल्टेज का फेज कितना है ओमेगा टी, ये फेज होता है ओमेगा टी पूरा, ये वोल्टेज का फेज ओमेगा टी, और करंट का फेज कितना है ओमेगा टी प्लस 5/4, किसका फेज मोर है, ज़्यादा है, तो इसका करंट का फेज वोल्टेज के फेज से ज़्यादा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि आई द फंक्शन ऑफ टी लीड वी द फंक्शन ऑफ टी बाई फेज 945 डिग्री, दैट मीन्स 5/4 रेडियन, ठीक है, ये 4 है। देखो करंट का फेज ही तो ज़्यादा है बेटा, ओमेगा टी प्लस 5/4, और इसका फेज ओमेगा टी, तो करंट का फेज लीड है, करंट लीड कर रही है मतलब आगे है वोल्टेज से, किस में, फेज में 5/4 रेडियन, ऐसे लिख सकते हो। इसको उल्टा भी लिख सकते हो, पहले इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, अगर लीड कर रही है तो ऊपर, और जिससे लीड कर रही है वो हॉरिजॉन्टल, तो वी टी से लीड कर रही है तो वी टी तो हॉरिजॉन्टल, और आई टी लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो ऊपर कितना 45 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये गिवन है बेटा, है ना, इस इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन से लिखा है मैंने, इसको उल्टा करके तो लिख सकते हैं। अगर करंट आगे है वोल्टेज से फेज में 5/4 रेडियन, तो वोल्टेज पीछे होगा करंट से 5/4 रेडियन, जब करंट आगे होगी वोल्टेज से तो वोल्टेज पीछे तो होगा, तो वोल्टेज वी द फंक्शन ऑफ टी लैग बिहाइंड आई द फंक्शन ऑफ टी बाई फेज 5/4 रेडियन। अब देखो कौन लैग कर रहा है, वोल्टेज किससे लैग कर रहा है, आई टी से, तो जो जिससे लैग करता है लीड करता है उसे हॉरिजॉन्टल लगते हैं। अब आई टी को हॉरिजॉन्टल रखिए, वोल्टेज लैग कर रहा है तो जो लैग करे वो नीचे, लीड करे तो ऊपर, और जिससे करे वो हॉरिजॉन्टल, तो 45 डिग्री ना लो, ये ऐसे वी द फंक्शन ऑफ टी 45 डिग्री। ये तो हमें डाटा में क्वेश्चन गिवन है, अब हमें चेक करना पड़ेगा एक एक करके। अब देखो रफ में चेक कर लो, मैं ये रफ वर्क कर रहा हूँ, एक्चुअली जो मैं रफ वर्क कर रहा हूँ यही आपका फेयर वर्क है, तो थोड़ा सा दो बातें आपको पता होनी चाहिए, रूल पता होनी चाहिए फेज रिलेशन का। तो देखो अगर केवल रजिस्टर है ओनली, तो उसमें करंट और रजिस्टर सेम फेज में होते हैं, ये एक लॉ है, इसे प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव भी करते हैं, आता भी डेरिवेशन इसका, पर याद होना चाहिए ओनली रजिस्टर में करंट और वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर आर इन सेम फेज। अगर इंडक्टर है तो उसमें करंट आई द फंक्शन ऑफ टी से वोल्टेज लीड करता है बेटा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है। अब सोचो अगर वोल्टेज आगे है, लीड कर रहा है करंट से, वोल्टेज आगे है फेज में 90 डिग्री, जब वोल्टेज आगे है तो करंट पीछे होगी, तो इसको ऐसे बना सकते हैं बेटा, वी एल द फंक्शन ऑफ टी और करंट पीछे है आई द फंक्शन ऑफ टी, ठीक है 90 डिग्री। ये एक ही बात है, ये इंडक्टर के लिए हो गया। कैपेसिटर के लिए क्या, मैं इसको याद रखता हूँ, इसको याद रखता हूँ, ये बना लेता हूँ, बन जाता है। जरा देखो आई द फंक्शन ऑफ टी तो ऐसे होता है कैपेसिटर में, है ना, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो लैग करता है 90 डिग्री। इंडक्टर का लीड करंट से, कैपेसिटर का लैग करंट से, रजिस्टर का सेम फेज में 90 डिग्री। अब सोचो अगर वोल्टेज पीछे है करंट से, लैग बिहाइंड कर रहा है आई टी से 90 डिग्री, अगर वोल्टेज पीछे है तो करंट आगे होगा, करंट आगे होगा तो वी सी टी और आई टी ऐसे आ जाएगा। ये 3 रूल पहले हमें पता होने चाहिए। अब वापस आ जाओ, एक एलिमेंट तो आ रही है यहाँ पे, अब एक्स एलिमेंट को आप कैपेसिटर मान लो थोड़ी देर के लिए, कि जो एक्स एलिमेंट था ये आपका कैपेसिटर है, और फिर सोच के देखते हैं, है ना, क्या क्या सोचना है। ये तो वी द फंक्शन ऑफ टी हो गया टोटल, इसके अक्रॉस करंट तो दोनों में सेम हो गया, द फंक्शन ऑफ टी सीरीज में है दोनों, ठीक है। इसके अक्रॉस जो करंट में और रजिस्टर में सेम फेज में होते हैं बेटा, ये वी आर द फंक्शन ऑफ टी, ऐसे ये लिखा भी, और रजिस्टर में करंट से वोल्टेज लैग करता है। अब दोनों का फेजर डायग्राम बनाए एक साथ, तो आई द फंक्शन ऑफ टी, वोल्टेज जो है इसका रजिस्टर का सेम फेज में, देखो करंट से, तो सेम फेज बना लूँ, V0R, पीक वोल्टेज वेक्टोरियली ऐड होता है इसलिए V0R लिखा है। कैपेसिटर का बना लूँ, ये V0C, देखो करंट से 90 डिग्री नीचे है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, ये रिजल्टेंट आया, इसे V0Z। जैसे इसका पीक वोल्टेज V0R है, इसका पीक वोल्टेज V0C है, ऐसे इसका जो पीक वोल्टेज है सोर्स वाले का वो V0Z है।
तो अगर मैं इसमें ऐसे बनाऊं, जैसे देखो यहाँ ऐसे लिखा था वी आर में, लेकिन पीक वोल्टेज लिखा है, ऐसे ही वी जीरो जेड की जगह पर हम वी द फंक्शन ऑफ टी लिखेंगे टोटल, इसकी जगह पर लिखेंगे वी द पी टी। ये ऐसे आ रहा है बेटा फेज रिलेशन में, है ना ये। तो देखो ऐसा है कि नहीं हमारा क्वेश्चन, वो चेक कर लेते हैं। देखो ऐसा है, देखो ऐसे ही है वी टी और आई टी, बिल्कुल ऐसे आ रहा है सेम टू सेम। इसका मतलब हमारा जो सर्किट है ये एक्स एलिमेंट कैपेसिटर ही है, कैपेसिटर यही होगा, ये तो पक्का है। फिर इंडक्टर और चेक कर बता देता हूँ मैं आपको। अगर ये इंडक्टर होता तो कैसे आता, है ना, ये रफ वर्क कर रहा हूँ फिर फेयर कर दूंगा उसको, है ना। इंडक्टर होता तो ये एक्सएल होता, ये रजिस्टर, तो इसमें तो सेम फेज में रहता आई और वी आर, और इसमें आई और वी एल लीड करता। तो इसमें अगर मैं फेजर डायग्राम बनाता तो आई द फंक्शन ऑफ टी, वी जीरो आर और वी जीरो एल ऊपर आएगा ना बेटा, देखो एल ऊपर है करंट से, तो वी जीरो एल, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे इसको, ट्रायंगल ब्लॉक बना के, इसे वी जीरो जेड और ये वी टी, ठीक है। तो वी जीरो जेड जैसा होता है वी टी हमेशा, तो आई द फंक्शन ऑफ टी और वी टी ऐसे आ रहा है। क्या मैच कर रहा है देखो हमारे क्वेश्चन से, देखो आई टी तो हॉरिजॉन्टल है, वी टी उसमें ऊपर आ रहा है इसमें नीचे है, तो हमारा क्वेश्चन तो ये है ना, तो इससे तो मैच नहीं कर रहा। तो ये पक्का है कि हमारा ये सर्किट कौन सा है, कैपेसिटर है ना, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे इफ़, अगर हम सर्किट क्या माने, रजिस्टर तो है ही है और इसे कैपेसिटर मान लें, एक्स वाले को अगर हम क्या मान लें कैपेसिटर, है ना, अगर लेट कर लें तो फिर इसी चीज़ को लिख दो ऐसे, है ना। ये आई द फंक्शन ऑफ टी और ये वी आर द फंक्शन ऑफ टी, ये आई द फंक्शन ऑफ टी और ये वी सी टी द फंक्शन ऑफ टी, है ना। और नेक्स्ट पेज बताता हूँ, और ये करके आप इसका फेजर डायग्राम बना दो, आई द फंक्शन ऑफ टी और ये वी जीरो आर और ये वी जीरो सी और इन दोनों का रिजल्टेंट वी जीरो जेड, है ना, और वी जीरो जेड ये फेज डिफरेंस हो गया। तो ये आपका आई द फंक्शन ऑफ टी और ये आपका आ गया वी टी, ये हेंस डिवाइस जो एलिमेंट है, एलिमेंट बोल रहा है तो एलिमेंट लिख दूँ, एलिमेंट एक्स कैपेसिटर है पहली बात तो। और ये एंगल दे कितना रहा है बेटा आपको 45, दैट मीन्स ये वाला एंगल 45 है, बस यहीं से कर लूँ, 1045 लिख लूँ, 1045 इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में लगाओ बेटा, तो 1045 परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ये वाला, दैट मीन्स ये वाला मतलब वी जीरो सी, है ना, और बेस ये वी जीरो आर, और ये पीक वोल्टेज है कैपेसिटर के क्रॉस, तो इसे क्या लिखेंगे आई जीरो इंटू एक्स सी, वी बराबर आई आर होता है ना, तो ये कैपेसिटर के क्रॉस पीक वोल्टेज, तो करंट पीक करंट, और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, इस कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्स सी होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे मैंने इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, डिवाइड बाई आई जीरो आर, इससे तो कट गया 1045 ये 1 एक्स सी बाई आर, तो एक्स सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर। तो देखो ये मैच भी हो रहा है, एक्स इज कैपेसिटर है और एक्स इज इक्वल टू आर, डी चॉइस इज करेक्ट। इसमें तो एक्स इज कैपेसिटर ठीक है, लेकिन ये गलत है बेटा इसमें, और इंडक्टर तो है ही नहीं है, क्योंकि इंडक्टर वाले में रूल अलग भरना है आपका, भी मैं समझाया आपको। एन ए सी सोर्स वी द फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी द फंक्शन ऑफ टी मतलब वी डिपेंड्स ऑन टी, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर करंट flowing in the circuits and reactance of the capacitor, plot the graph current I versus ओमेगा टी, इस पे ध्यान देना ओमेगा टी पे, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले एक ग्राफ डायग्राम बनाते हैं, एक कैपेसिटर बना लेते हैं जिसका कैपेसिटेंस C है और इसको किसी एक AC सोर्स से जोड़ देते हैं, और इस AC सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाइड किया है वो V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और करंट की इक्वेशन हमसे पूछ रहा है कि करंट कितनी होगी एक तो, और एक इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछ रहा है XC की वैल्यू कितनी होगी, और प्लॉट ग्राफ द करंट एंड वर्सेस ओमेगा टी, ठीक है। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं और लिखते हैं कि अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कितना अप्लाइड किया, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ये क्या होता है, V बराबर Q अपॉन C,
तो इस v की वैल्यू आप इस जगह पे पुट कर दो, v नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो यहां से चार्ज की वैल्यू निकली, इसका से मल्टीप्लाई करो, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन निकालनी हमें करंट की इक्वेशन है। तो देखो ये चार्ज जो है टाइम डिपेंडेंट है, चार्ज वेरिएबल है। तो इसमें अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टी, तो चार्ज करंट निकल आएगी आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस करंट। ये तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी वी नॉट तो कॉन्स्टेंट टर्म है, डी ओवर डी टी साइन ओमेगा टी। अब देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डी ओवर डी टी साइन टी कितना होता है, तो ये होता है कॉस टी। लेकिन ये साइन टी का होता है, इसमें ओमेगा एक्स्ट्रा है, तो इसको कैसे करते हैं, डी ओवर डी टी साइन ओमेगा टी है। तो इसमें अगर साइन टी होता तो कॉस टी होता ही होता, लेकिन साइन ओमेगा टी का क्या होगा फिर, तो कॉस ओमेगा टी। क्योंकि ये टी नहीं है तो इसीलिए द्वारा से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ओमेगा टी को। अब ओमेगा टी में टी का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ओमेगा कॉन्स्टेंट टर्म में तो बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये डिफरेंशिएशन होगा इसका। टी का 1 हो गया और ओमेगा बाहर आ गया, तो बहुत मैंने ये लिख लिया। अगर साइन टी होता तो कॉस टी हो जाता डायरेक्ट, लेकिन ये साइन ओमेगा टी है तो ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, इंस्टेंटेनियस करंट आई बराबर सी वी नॉट, और इसका डिफरेंशिएशन अभी मैंने लिखा हीरा, तो ये ओमेगा आगे आ गया और कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो आई बराबर ये करंट है और ये करंट की पीक वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहां लिख रहा है ये, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी नॉट अपॉन इस ओमेगा सी को कहां ले जा सकते हैं, नीचे तो ला नहीं सकते, 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं। देखो ये आपने ए बी अपॉन सी है क्या, इस जैसे ए अपॉन बी, सॉरी सी अपॉन बी हो, तो ये बी कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर यहाँ पे लगा इक्वल, तो ए इंटू बी डिवाइड बाई सी, ये वाला थ्योरम लगाइए मैंने इसमें। ठीक है, तो ऐसे ये लिख लो, ये सबसे कहाँ चला जाएगा, ऊपर वापस, और इसे लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। तो करंट की जो पीक वैल्यूज होती है आई नॉट, करंट की जो पीक वैल्यूज है ये होती है वी नॉट अपॉन एक्स सी, लिख सकते हैं ऐसे। इसी को मैंने यहाँ पर क्या मान लिया है, वी नॉट एक्स सी कंसिडर कर लिया है। तो हमसे ये भी पूछ रहा है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो ये रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर होता है एक्स सी। हियर कॉस ओमेगा टी लिख लो, ये आई, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हियर एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और इसकी वैल्यू है 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी। ये हमसे प्रूव करने की कह रहा है, तुमने ये प्रूव किया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और सोच के देखिए, इसकी यूनिट करंट है एम्पियर है, इसकी वोल्ट है, इसकी एम्पियर, इसकी वोल्ट, तो इसकी क्या होनी चाहिए, ओम, इसीलिए इसकी यूनिट होगी ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की ओम। इसको और आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं आई नॉट वी नॉट अपॉन एक्स सी, आई नॉट होता है पीक वैल्यूज ऑफ करंट कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट आ गई, इसको बोल सकते हो आप इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब हमसे कह रहा है प्लॉट अ ग्राफ करंट वर्सेस ओमेगा टी, करंट वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ हमें बनाना है। बट अगर हमें फेज रिलेशन चाहिए होता वोल्टेज के साथ, तो जैसे हमारा एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन जो दे रखी थी हमें, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये दे रखी थी। अगर इसमें और इसमें फेज रिलेशन क्या है, करंट और वोल्टेज को में से कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, अगर वो चेक करना होता है तो 3 बातों का ध्यान रखते हैं। पहला, ओमेगा टी सेम साइन का होना चाहिए, ओमेगा टी का साइन सेम होना चाहिए। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होना चाहिए। और तीसरा, यहाँ पे भी साइन एक जैसा होना चाहिए, प्लस नहीं एक जैसा होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें सेम हैं तभी आप फेज में कंपेयरिंग कर पाओगे। तो क्या चीज़ डिफरेंट है, ओमेगा टी तो सेम साइन का है, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम नहीं है। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर सेम बनाएं तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री ले सकते हैं इसे। अब स्टूडेंट के मन में ये भी आ सकता है कि सर साइन 90 माइनस के थीटा भी तो ले सकते थे, क्योंकि वो भी तो कॉस थीटा होता है। आपने साइन 90 प्लस थीटा ही क्यों लिखा, ये भी कॉस थीटा होता है प्लस का। तो देखो प्लस कॉस थीटा की जगह पे हमने ये लिखा है, ये नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम ये लिखते तो ओमेगा टी माइनस का हो जाता। तो ओमेगा टी अगर माइनस का हो जाता तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें ओमेगा टी माइनस का होता।
सेम साइन का होना चाहिए, भी बताया। तो ये इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट हो गई। अब देखो करंट का फेज जो है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, और वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है। ये वोल्टेज का फेज हो गया ओमेगा टी, और ये करंट का फेज हो गया। किसका फेज ज़्यादा है? तो करंट का फेज वोल्टेज के फेज से पाई बाई टू ज़्यादा है। तो इसे ऐसे लिखते हैं, आई लीड बी बाई फेज पाई बाई टू रेडियन। सोचो अगर करंट का फेज ज़्यादा है तो हमने लिखा करंट आगे है वोल्टेज से फेज में पाई बाई टू। करंट ज़्यादा है वोल्टेज से फेज में पाई बाई टू। जब करंट आगे है वोल्टेज से तो फिर वोल्टेज पीछे होगा ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं, और करके नहीं, एक ही बात है, वोल्टेज लैग बिहाइंड आई बाई फेज पाई बाई टू रेडियन। तो यहाँ एक फेजर डायग्राम बनाना चाहो छोटा सा तो बना दो, पूछा तो है नहीं है। आई वोल्टेज लैग कर रहा है 90 डिग्री, तो ऐसे देखो, लैग करे तो नीचे, और जिससे लैग करे उसे हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। तो आई से लैग कर रहा है तो आई को हॉरिजॉन्टल बना दिया, और वी लैग कर रहा है आई से तो आई को हॉरिजॉन्टल और वी को नीचे। लीड करे तो ऊपर, जैसे यहाँ पे कौन लीड कर रहा है? आई। किससे कर रहा है? वी से, तो वी को तो हॉरिजॉन्टल बना दो, और करंट को लीड कर रहा है तो 90 डिग्री पर बना दो। ऐसे लीड करे तो ऊपर और लैग करे तो नीचे, और जिससे करे उसे हॉरिजॉन्टल। ये फेजर डायग्राम है, लेकिन ये पूछा नहीं था इसमें। थर्ड पार्ट इसमें जो हमसे पूछा गया है, एक तो इक्वेशन पूछी गई थी और दूसरा हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा गया था, और जो तीसरा पार्ट हमसे पूछा गया ग्राफ बिटवीन करंट आई वर्सेस ओमेगा टी पूछा है। ज़्यादातर ऐसे करंट और टाइम में ग्राफ पूछता है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी पूछा है। मैं दोनों बता दूंगा आपको। पहले करंट की इक्वेशन लिख लो, आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये वाली। भाई इसको ऐसे कन्वर्ट किया तो एक ही बात है दोनों, ये लिख लो। अब देखो ग्राफ कॉस का है, ओमेगा जो होता है यहाँ पे 2 पाई बटे टाइम पर होता है। देखो ऐसे तो हमसे ओमेगा टी और आई के बीच में ग्राफ पूछ रहा है। एक्चुअल में जो ओमेगा टी है ना, वो एक एंगल होता है, आपने पढ़ा हुआ एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इस ओमेगा टी की जो यूनिट होती है वो रेडियन में होती है, हम तभी तो रेडियन लिख रहे हैं यहाँ पे फेज में, है ना। तो इस ओमेगा की वैल्यू लिख लो आप ऐसे, आई नॉट कॉस 2 पाई बटे कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ऐसे, ठीक है। अब ग्राफ समझो, कॉस का जो ग्राफ होता है, यहाँ अगर हम ओमेगा टी लिखें रेडियन में वो भी, और यहाँ लिखें करंट, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाई टू 90 डिग्री, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई बाई टू, और यहाँ पाई 2 पाई, 90 का डिफरेंस रखा है। जब करंट 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है, ओमेगा टी के लिए 0 है। एंगल होता है ना ओमेगा टी, ये पूरा ओमेगा टी एक एंगल है, तो एंगल तो लिखे सारे रेडियन में मैंने। तो 0 जब था, ओमेगा टी की वैल्यू 0 थी, इसकी जरूरत नहीं, ओमेगा टी के लिए 0 थी, तो कॉस 0 1। इफ जब ओमेगा टी 0 रेडियन, तब आई निकालूं तो आई कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू +1, तो आई नॉट। तो कुछ यहाँ मान लो पीक करंट आई बराबर आई नॉट, तो जहाँ पे इस जगह पे टी बराबर 0, ओमेगा आई बराबर आई 0 हो गया। जब इफ ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2 रेडियन, तो आई बराबर आई नॉट कॉस पाई बाई 2। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0। तो जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2, तो करंट की वैल्यू 0 है, तो यहाँ आएगा भाई, इस वाले पॉइंट भी तो करंट 0, करंट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इफ ओमेगा टी की वैल्यू अगर पाई है, तो आई बराबर आई कॉस पाई, आई नॉट कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस के आई नॉट, तो ये आपका माइनस के आई नॉट हो गया। इस जगह पर यहाँ टिक करेगा, ऐसे करते जाओ, फिर 0 आएगा, फिर प्लस के पाई आएगा, 2 पाई आएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा बेटा, ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 पाई पे मैक्सिमम होगा प्लस के, ऐसे। ये ओमेगा टी वर्सेस इतना है। अगर आपको टाइम के बीच में चाहिए होता, अगर यहाँ पे ओमेगा टी ना लिख के वो टाइम लिखता, तो आप कुछ नहीं करना, यही ग्राफ होता, 0 यहाँ t/4 आता, यहाँ पे t/2 आता, यहाँ 3t/4 आता, और यहाँ एक कंप्लीट साइकिल आती है टी, कैपिटल टी। आपने सर्कल पढ़ा होगा ऐसे, उसी में से तो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे t बराबर 0 है, यहाँ पे t बराबर t/4 है, यहाँ t/2 है, यहाँ 3t/4 है, और यहाँ कैपिटल टी। भाई पूरा एक चक्कर लगा के आ जाते हैं, तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे जब 1/4 में तो 90 डिग्री घूमा, देखो 1/4 पर t/4 पे मैंने पाई/2 लिखा है, 180 पे घूम जाएगा, t/2 पे आ जाएगा तो 180 घूम जाएगा, 270, 360 वही लिखे, सेम ही है, ये इसी से लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया। एक तो ये ग्राफ पूछ रहा है हमसे,
एक इक्वेशन पूछ रहा है और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस की डेरिवेशन पूछ रहा है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज टू एसी सोर्स 20 वोल्ट, 15 वोल्ट एंड 30 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं। एक तो रजिस्टर बोला है उसने, एक इंडक्टर बोला है और एक कैपेसिटर, और इसको किसी एक एसी सोर्स से उसने जोड़ा है ऐसे, ठीक है। और इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये आपको 20 वोल्ट दे रखा है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये 15 वोल्ट दे रखा है, और कैपेसिटर के अक्रॉस दे रखा है ये 30 वोल्ट, और सोर्स का वोल्टेज पूछा है। अब देखो यहाँ पे बताया नहीं है ये वोल्टेज कौन है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है टाइम डिपेंडेंट वाला, तो ये टाइम डिपेंडेंट वाला वोल्टेज तो दिख ही नहीं रहा साफ साफ। 20 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, टाइम डिपेंडेंट कहाँ है ना। तो ये पीक वोल्टेज है क्या? पीक वोल्टेज भी क्या है, या आरएमएस वोल्टेज है? जब कुछ ना बताए तो हमें आरएमएस वोल्टेज मानना चाहिए। तो ये सब आरएमएस वोल्टेज है, ये रजिस्टर के क्रॉस, ये इंडक्टर के क्रॉस और ये कैपेसिटर के क्रॉस। तो एक्चुअल में जो हमें दे रखा है आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ये 20 वोल्ट दे रखा है, और ये आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर ये 15 वोल्ट दे रखा है, और आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ये 30 वोल्ट दे रखा है। और हमसे रिजल्टेंट वोल्टेज इन द सर्किट, इसमें भी कुछ नहीं बोला, तो ये भी आरएमएस वोल्टेज है, सोर्स का हो गया, ये हमसे पूछा है सोर्स का। अब ये ऐसे नहीं करना कि आप इसको एल्जेब्रिक सम कर दो, फेजर डायग्राम से बनता है इसमें बेटा, फेजर रिलेशन से। तो पहले तो एक बताओ पीक वोल्ट वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? वीआरएमएस अक्रॉस द रजिस्टर आर इज इक्वल टू वी नॉट पीक वैल्यू रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिवाइड बाई √2। अब ये हमें दे रखा है 20 वोल्ट, तो 20 इंटू √2, तो वी नॉट आर कितना आ गया? वी नॉट आर आ गया 20 √2 वोल्ट, ये पीक वोल्टेज आ गया। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम वीआरएमएस वोल्टेज लिखें अक्रॉस द इंडक्टर, तो V0L डिवाइड बाई √2, तो यहाँ से पीक वोल्टेज आ जाएगा अक्रॉस द इंडक्टर। वीआरएमएस की वैल्यू रखी 15 इंटू √2, इसकी वैल्यू 15 इंटू √2, तो 15 √2। सिमिलरली इसके लिए लिखेंगे तो VRMS अक्रॉस द कैपेसिटर V0C बटे √2, तो यहाँ से भी V0C जो पीक वोल्टेज आएगा ये 30 √2 वोल्ट। एक बात। दूसरा, इसमें फेज रिलेशन वाले होना चाहिए करंट के साथ। इसमें अगर करंट आई है और फेज रिलेशन चेक करना हो तो इसमें जो करंट टाइम डिपेंडेंट करंट होता है, रियल करंट होता है उसमें, और कैपेसिटर में ऐसा फेज रिलेशन होता है। वोल्टेज लैग करता है करंट से 90 डिग्री, इंडक्टर में करंट में और वोल्टेज में ऐसा फेज रिलेशन होता है, ये लीड करता है 90 डिग्री। और रजिस्टर में रजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है टाइम डिपेंडेंट, वो सेम फेज में होता है। तो फेजर डायग्राम बनाए अगर हम यहाँ पे, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग केवल पीक वैल्यू ऐड होती हैं, आई द फंक्शन ऑफ टी। रजिस्टर के लिए बना दो सबसे पहले, तो देखो रजिस्टर सेम फेज में करंट के, इसीलिए ऐसे बना दो इसे V0R, पीक वोल्टेज लिख रहे हैं। और इंडक्टर में आपका लीड करता है, तो इंडक्टर में बना दो ये V0L, और V0L बड़ा है या V0C, तो देखो V0L छोटा है और V0C बड़ा है, तो V0C लैग कर रहा है करंट से, तो ये लैग कर रहा है, तो V0C बना दो ये। अब देखो ये वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड होंगे, दरअसल अपोजिट हैं, इसलिए इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, दरअसल अपोजिट हैं, तो V0C डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के V0L, और ये इसका रिजल्टेंट आ जाता है ये ऐसे, इसको हम V0Z बोलते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, इसका रिजल्टेंट ये हो गया, तो आपको वैसे ही फॉर्मूला याद होगा ये V0Z इज इक्वल टू। अब देखो इसको और इसको वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करो, पर एंगल से हैं 90 डिग्री से हैं, तो फॉर्मूला लगेगा V0R का होल स्क्वायर प्लस V0L माइनस V0C इसका होल स्क्वायर, cos 90 जीरो हो जाएगा आगे। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, लेकिन मोस्टली किताबों में ये जो फॉर्मूला दे रखा होता है ऐसे दे रखा होता है, V इज इक्वल टू रूट के अंदर VR का स्क्वायर प्लस VC लिख लेते हैं इसे, V0C माइनस V0L, VC माइनस VL इसका होल स्क्वायर। एक्चुअल में ये फॉर्मूले में ये सारे पीक वोल्टेज होते हैं, तो मैंने पीक वोल्टेज इसलिए निकाले हैं। पूछा हमसे रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ये सोर्स का, तो पहले ये निकाल लोगे तो VRMS सोर्स का क्या होगा, ये सोर्स का जो निकाले ना इस सोर्स का, ये होगा V0Z बाई √2, तो V0Z निकाल लो पीक वोल्टेज यहाँ से, ये पीक वोल्टेज के लिए होता है फॉर्मूला। तो V0R 20 √2, तो 20 √2 का होल स्क्वायर प्लस V0C में से V0L घटाओ, 30 √2 में से 15 √2 घटाएंगे तो 15 √2 का होल स्क्वायर आएगा। 20 का उसके तो 400 इंटू 2, और ये 225 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे तो √2 कॉमन आएगा, और 400 और 225 लिखेंगे तो 625 हो जाएगा, 25 √2 इतना पीक वोल्टेज आया।
लेकिन ये नहीं पूछ रहा हमसे तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज जब कुछ बोले नहीं तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालते हैं। तो यहाँ रख दो, कितना आया है 25√2 डिवाइड बाई √2, तो √2 से √2 कट गया 25 वोल्ट। आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये फेजर डायग्राम वगैरह डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको। पी की वैल्यू निकालो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, निकाल दो। उम्मीद करता हूँ, लेकिन मैंने पूरा समझाया आपको ये कैसे रिलेशन आया, ठीक है। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट इन सीरीज एसी सर्किट आर E the function of t equal to E naught sin omega t and I the function of t equal to I naught sin omega t plus pi by 3 respectively. Then it is RL सर्किट है, RC सर्किट है, LCR या RC और LCR सर्किट है। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो दे रखी है EMF की, E बराबर E नॉट मतलब टाइम डिपेंडेंट है ये साइन ओमेगा टी, तो इसका फेज ओमेगा टी है ईएमएफ का, ओमेगा टी इसको फेज बोलते हैं। ये पीक वैल्यूज है, ये इंस्टेंटेनियस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ठीक है। एंड दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन जो रखी है हमें, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है। अब देखो, इसका ईएमएफ का फेज है ओमेगा टी और करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। किसका फेज ज़्यादा है? तो इसका लार्ज है, मोर है इससे, कितना पाई बाई 3। तो देखो, इस करंट का फेज अगर लार्ज है ईएमएफ के फेज से, तो इसका मतलब क्या है, देन यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है पाई बाई 3 का है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन से, क्या नहीं, इस गिवन इक्वेशन से क्या होगा, या ऐसे लिख दो, हैंस लिख दो, हैंस आई जो है लीड कर रहा है, लीड वोल्टेज बाई फेज पाई बाई 3 रेडियन मतलब 60 डिग्री, ठीक है। करंट का तो फेज ज़्यादा है वोल्टेज से, तो करंट का फेज लीड मतलब ज़्यादा है वोल्टेज से, करंट आगे है वोल्टेज में, वोल्टेज से फेज में पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है, इतना। अच्छा, इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं? जब आगे है आई लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो जो लीड करता है उसे ऊपर रखते हैं और जिससे लीड कर रहा है उसे हॉरिजॉन्टल रखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रख लो आप वोल्टेज को, और लीड कर रहा है आई कितना, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बना दो ऐसे, दैट मीन्स पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। इसको उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं, सोचो, अगर करंट आगे है वोल्टेज से फेज में पाई बाई 3, करंट आगे है वोल्टेज से फेज में, तो वोल्टेज पीछे तो होगा, तो वोल्टेज V लैग बिहाइंड I बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन, सॉरी पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। तो अब इसमें कौन लैग कर रहा है? जो लैग करे वो नीचे, जैसे ये लीड कर रहा था करंट तो मैंने ऊपर बनाया, जिससे लीड कर रहा था उसे हॉरिजॉन्टल। इसमें किससे लैग कर रहा है? आई से, तो आई को हॉरिजॉन्टल कर दो, और लैग करे तो नीचे, कौन लैग कर रहा है? V, तो V को ना दो ऐसे, ये कितना, पाई बाई 3 रेडियन। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन है। अब इससे कौन सा सर्किट का डाटा मिल रहा है वो चेक करना पड़ेगा। तो पहले मैं चेक कर रहा हूँ ए, RL सर्किट को चेक करते हैं इससे मिल रहा है कि नहीं। तो RL सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो RL सर्किट बना लो, ये रजिस्टर है और ये इंडक्टर है। फेज रिलेशन याद होना चाहिए आपको इसमें, ये AC सोर्स से जोड़ लो, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई द फंक्शन ऑफ टी, है ना। अब बताओ, ये रजिस्टर है और ये इंडक्टर है, ठीक है। तो रजिस्टेंस में जो करंट होती है, सीरीज में करंट सेम होगी, और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VR, ये सेम फेज में होते हैं। ये नियम है, लॉ है, ये याद होना चाहिए आपको कि वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज। सेम फेज मतलब दोनों का फेज सेम है। जैसे यहाँ पे इसका वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी, और इसका फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, तो इसका फेज ज़्यादा है इससे। यहाँ पे दोनों का फेज सेम होता है रजिस्टर में। अच्छा, इंडक्टर में कैसा होता है, वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री, टी इंडक्टर का, ठीक है ना, 90 डिग्री लीड करता है। तो इसका फेजर डायग्राम अगर हम बना लें तो बस फेजर डायग्राम से खेल खत्म हो जाएगा। आई द फंक्शन ऑफ टी, देखो दोनों में हॉरिजॉन्टल है, इसमें भी और इसमें भी। तो इंडक्टर का आएगा ऊपर की तरफ VL द फंक्शन ऑफ टी, और रजिस्टर का आएगा ऐसे। लेकिन पीक वैल्यू जो होती हैं वो वेक्टोरियली ऐड करती हैं, तो पीक वैल्यू बनाना चाहिए मेरे को, V0R लिख लेता हूँ और इसे V0L लिख लेता हूँ, V0L। इंडक्टर का तो 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो इंडक्टर का बनाया है, और रजिस्टर का सेम फेज में I और V, तो सेम फेज बनाया है। अब ये वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर, तो रिजल्टेंट कैसे बनाए बेटा, पैराग्राम बनाते हैं हम ऐसे, ये इसका रिजल्टेंट हो गया, इसे बोलेंगे V0Z, ठीक है। अब इसका अगर मैं फाइनल डायग्राम बना लूँ, ये आई द फंक्शन ऑफ टी है, ये रहा। जैसे VR द फंक्शन ऑफ V, ये सेम फेज में थे, तो मैंने IT की डायरेक्शन में VR बनाया, देखो
ऐसे वी एल टी और वी जीरो एल आई टी से 90 डिग्री था तो आई टी से 90 डिग्री आया। सिमिलरली अगर ये वी द फंक्शन ऑफ टी है, ये सोर्स का है, तो ये वी जीरो जेड जैसा आएगा। ये रिजल्टेंट है ना, ये भी रिजल्टेंट है, तो ये ऐसे आएगा वी द फंक्शन टी। तो ऐसे आ रहा है क्या, ये फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट में, वोल्टेज में और इस करंट में फेज डिफरेंस है। क्या ऐसा है, देखो आई अगर मैं हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ जिसमें भी आई हॉरिजॉन्टल है और वोल्टेज नीचे है, इसमें ऊपर है, इसका मतलब आर एल सर्किट तो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा। ये इसके साथ कंपेयरिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आई यहाँ रखा है हॉरिजॉन्टल और वोल्टेज ऐसे रखा है। ठीक है, तो ये वाला सर्किट तो नहीं है। चलो अगर अब आगे पहुंच जाएं हम किसमें, दूसरा चेक करते हैं आरसी सर्किट। इसने बोला आरसी सर्किट, तो आरसी सर्किट ले लेते हैं, इसमें चेक करते हैं आरसी सर्किट में। तो आरसी सर्किट में आर आपका ऐसे और सी ऐसे, ठीक है, और एसी सोर्स से जोड़ दिया। इसमें करंट आई द फंक्शन ऑफ टी, इसका टोटल वोल्टेज वी द फंक्शन ऑफ टी। रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, तो रजिस्टर में तो भी बताया मैंने आई द फंक्शन ऑफ टी और वी आर द फंक्शन ऑफ टी सेम फेज में होते हैं, बिल्कुल सेम ही लिखा है। देखो रजिस्टर में तो सेम ही होता है, ये हम कभी बदलता नहीं, रजिस्टर के लिए यही रहेगा। लेकिन ये इंडक्टर था तो इसमें वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री आई टी से, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में लैग करता है बेटा वी सी फंक्शन ऑफ टी। ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज लिखा है, वी सी टी का मतलब क्या है, कैपेसिटर के क्रॉस टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज, है ना। ठीक है, इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, आई तो हॉरिजॉन्टल है दोनों में, देखो वोल्टेज का लिखूं तो ऐसे बनाऊंगा, वी जीरो आर लिख लेता हूं, पीक वोल्टेज को वेक्टोरली ऐड करते हैं। आर वाला देखो सेम फेज में है तो मैंने सेम फेज में लिखा है। सी वाला कैसा हो गया, करंट से 90 डिग्री नीचे हो गया तो नीचे लिख दो वी जीरो सी। अब इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो पैरेललोग्राम बनाएंगे और ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, इसको वी जीरो जेड बोलेंगे। अगर हम इसका फाइनल डायग्राम बनाएं तो वी जीरो जेड इसके लिए होता है, सोर्स के लिए टोटल वोल्टेज होता है पीक वोल्टेज, तो इसका फाइनल डायग्राम बनाएं तो आई द फंक्शन ऑफ टी और जैसे वी जीरो जेड है वैसे ही वी टी होगा सोर्स वाला, ठीक है ना, वी टी ऐसे, ये ऐसे आ रहा है बेटा भाई। तो क्या ऐसे ही है, देखो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें वी आई से लैग कर रहा था, वी लैग कर रहा है आई से, वी नीचे है और आई ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे ही मैच कर रहा है, तो ये सही है आरसी सर्किट। बच्चे कहते हैं तो कि आरसी सर्किट आंसर हो गया, नहीं अभी चेक कर लेना। एलसीआर सर्किट उसने ये वर्ड लगाया ना और यहाँ पे नहीं लगाया, तो ये वाला भी चेक करना पड़ेगा, एलसीआर सर्किट भी हो सकता है वो। एलसीआर सर्किट उसमें देख लेते हैं, अगर मैं एलसीआर सर्किट में ले लूँ, एलसीआर सर्किट ध्यान से सुनना, एल है, सी है और आर है, एसी सोर्स लगा दिया है, ठीक है। तो देखो रजिस्टर का तो सेम फेज में होता था, अब तीनों को एक साथ बनना है, यहाँ पे ये रजिस्टर है तो आई द फंक्शन ऑफ टी, करंट सेम है सब में, सीरीज में लग रहे हैं करंट सेम है, और वी आर द फंक्शन ऑफ टी सेम फेज में होते हैं। कैपेसिटर में देखो कैसे बनाया, ये रहा, ये सेम ही रहेगा, ये बदलता थोड़ी है, आई द फंक्शन ऑफ टी और वी सी द फंक्शन ऑफ टी लैग करता है, देखो ये लाना है। और इंडक्टर में ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये आई द फंक्शन ऑफ टी तो ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टल और एल द फंक्शन ऑफ टी ऊपर की तरफ सेम बनाया है, देखो ये वाला वी एल टी। अब इसको फेजर डायग्राम बना लेते हैं, आई द फंक्शन तो हॉरिजॉन्टल रख लो आप ऐसे, आई द फंक्शन ऑफ टी और वी जीरो आर सेम फेज में है, देखो आई और वी आर। एल वाला बना लेते हैं, ऊपर है वी जीरो एल और ये वी जीरो सी नीचे होगा। अब यहाँ पे तीन कहानियाँ हो सकती हैं जिसमें से दो कहानियाँ में सोचनी है। पहली, अगर वी जीरो एल बड़ा है किससे, वी जीरो सी से, है ना, तो वेक्टोरियली ऐड करना है बेटा। अगर मैं ये मान के चलूँ तो देखो वी जीरो एल बड़ा मानूँ वी जीरो सी से, तो डायरेक्शन ये वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, और वेक्टर मान है डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा ऊपर, क्योंकि वी जीरो एल बड़ा है, तो वी जीरो एल बड़ा है वी जीरो सी से। दूसरा पेन लेता हूँ, वी जीरो सी से, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये आ गया, अब इसका रिजल्टेंट निकालें तो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसे आएगा वी जीरो जेड, ठीक है। तो इस वाले केस में आई द फंक्शन ऑफ टी, जिधर वी जीरो जेड होता है उधर ही वी टी बना लेते हैं। क्या ऐसे ही फिगर है हमारा जो क्वेश्चन में गिवन था, नहीं है, देखो है ना, तो बच्चे कहते हैं एलसीआर सर्किट नहीं है, नहीं, इसमें भी तो एक केस लिया है आपने, वी जीरो एल ग्रेटर देन वी जीरो सी, है ना। इसका एक केस और ले सकते हैं हम, कौन सा सर, कि अगर वी जीरो एल छोटा हो और वी जीरो सी बड़ा हो, है ना, तो उस वाले केस में भी एक सिचुएशन बन सकती है, आई द फंक्शन ऑफ टी वी जीरो एल और ये वी जीरो सी और ये वी जीरो आर। अगर ये बड़ा है इससे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू बचेगी, तो ये नीचे की तरफ बचेगी वी जीरो सी माइनस वी जीरो एल। अब इसका रिजल्टेंट लेंगे तो वी जीरो जेड ऐसे आएगा बेटा, और वी जीरो जेड ऐसे आया तो आई द फंक्शन ऑफ टी और वी टी फंक्शन ऑफ टी ऐसे आ जाएगा।
और ऐसे आया तो देखो बनना है, हमारा जो क्वेश्चन था वैसा बनना है। देखो ये रहा। तो एलसीआर सर्किट भी हो सकता है भाई, हो सकता है, एलसीआर सर्किट भी हो सकता है। उसने जो वर्ड यूज किया ना नेसेसरली, तो ये तो था ही नहीं आरएल सर्किट, तो ये तो है ही नहीं है। ये भी नेसेसरली वर्ड यूज है कि होना ही चाहिए आरसी, जरूरी नहीं है बेटा। इसमें भी वर्ड यूज किया होना ही चाहिए एलसीआर, जरूरी नहीं है। आरसी भी हो सकता है और एलसीआर सर्किट भी हो सकता है, डी है ना, कैन बी लिख दिया उसने। तो इसलिए जो बेस्ट चॉइस है इसकी वो ये है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट शोन इन द फिगर। देखो इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। मेथड 1, सबसे पहले हमें यहां पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन वन कंप्लीट साइकिल में निकालते हैं बेटा। कंप्लीट साइकिल दैट मीन्स 0 से t। देखो यहां तक ये हाफ साइकिल हो गई, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, तो यहां पे कंप्लीट हो गई एक साइकिल। ठीक है, एक साइकिल इस जगह पे कंप्लीट हो गई है, तो वन कंप्लीट साइकिल के लिए करना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC इन वन कंप्लीट साइकिल। तो इसका फॉर्मूला होता है IRMS। इसको उल्टा रीड करते हैं, पहले ऑल्टरनेटिव करंट का स्क्वायर करिए, यहां से शुरू करिए। तो मैंने करंट का स्क्वायर कर लिया, फिर उसका मीन लीजिए, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू मैंने ये एवरेज वैल्यू ले ली, ये सिंबल होता है एवरेज वैल्यू का, ऐसे लिख सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं आई स्क्वायर का बार, ये भी सिंबल है एवरेज वैल्यू का, ये भी सिंबल है एवरेज वैल्यू का। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। रूट ले लो फिर उसका, तो ये रूट ले लो, लेकिन कंप्लीट साइकिल में लेना है, ठीक है नहीं ऐसे। अब इस एक तो ये वैल्यू हो गई फर्स्ट फॉर्मूला, और दूसरा नाउ कि करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी होती है। ये एवरेज का सिंबल है, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर बेटा। ठीक है, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब करंट टाइम डिपेंडेंट हो, है ना, या फिर कांस्टेंट हो, है ना, तब लगा सकते हैं। तो एक बार बताइए मेरे को, इसमें वन कंप्लीट साइकिल में निकालना है, तो एक कंप्लीट साइकिल में देखो यहाँ पर टाइम पीरियड दे रखा है टी, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से t और यहाँ पे भी लिखेंगे 0 से t। पहले इसे सॉल्व कर डालता हूँ नीचे वाले को, इंटीग्रेशन, इसको भी ऐसे रहने देता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, और लिमिट है उसकी 0 से t, तो लिख सकते हैं t माइनस के 0 दैट मीन्स t। तो नीचे तो t आ गया। अब देखो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक करंट 0 से t/2 तक तो 2 एम्पियर है, तो इसको दो बाटों में लिख लो, 2 का स्क्वायर dt कितने तक, 0 से t/2 तक, प्लस करंट का स्क्वायर है ना, आई के लिए 2 एम्पियर दे रखी है, और t/2 से t तक माइनस के 2 एम्पियर है। इंटीग्रेशन t/2 से t तक माइनस के 2 का स्क्वायर dt। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 से t लिमिट है, तो 0 से t/2 तक तो 2 एम्पियर करंट थी, और t/2 से t तक माइनस के 2 एम्पियर करंट थी, तो ऐसे लिख लीजिए। नीचे तो ये चला रहा है जो चला रहा है, इसमें से इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 हो गया ये तो 4, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो dt का इंटीग्रेशन करो 2, तो ये वाला बाहर आ जाएगा, तो dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट हो गई 0 से t/2। ऐसे ही प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बाहर आ जाएगा और लिमिट हो जाएगी, इंटीग्रेशन कर देंगे dt का तो t आ जाएगा और लिमिट हो जाएगी t/2 से t डिवाइडेड बाई t। तो सॉल्व कर लो, 4 पहले अपर लिमिट पुट करो, t की जगह पर t/2 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 4 अपर लिमिट t माइनस t/2 डिवाइडेड बाई t। इस और सॉल्व करो तो ये हो गया 4t डिवाइडेड बाई 2, और t में से t/2 को उठाएंगे तो t/2 बचेगा, तो ये भी 4t/2 डिवाइड बाई t। तो देखो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2t और 2t 4t हो गया, ये डिवाइड बाई t, t से t कैंसिल हो गया दैट मीन्स 4। ये करंट की एवरेज स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आ रही है, अभी निकालनी हमें रूट मीन स्क्वायर, इसीलिए IRMS निकालें। तो रूट के अंदर आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, तो ये रूट के अंदर 4, तो ये आ गया आपका 2 एम्पियर। एक आंसर, एक तरीका तो ये है फर्स्ट मेथड। इसी को करने का जो सेकंड मेथड है उसको देखते हैं, इसको करने का दूसरा तरीका क्या है। सेकंड तरीका ऐसा समझें, सेकंड मेथड, जब ग्राफ इस तरह से दे रखा हो, कांस्टेंट वैल्यूज हो करंट की, देख रहा है पीक वैल्यूज कांस्टेंट हैं, तो इसमें एक तरीका ये होता है कि आप IRMS हमसे पूछ रहा है तो रूट के अंदर आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, तो रूट के अंदर आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू लो तो 2 का स्क्वायर कर लो, है ना, प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर और ये माइनस के 2 का स्क्वायर, डिवाइड बाई केवल कंप्लीट साइकिल इधर करना, डिवाइड बाई कितना
आपका 2। तो आप देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 और ये भी 4 और ये हो गया 2, तो 4 और 4 8 हो गया बटे 2, तो ये आ जाएगा आपका रूट के अंदर 4, दैट मीन्स 2 एम्पियर। कंप्लीट साइकिल के लिए करना होता है, यहाँ पे लिख दो फॉर 1 कंप्लीट साइकिल के लिए। भाई एवरेज आप ऐसे तो लेते थे कि दो वैल्यूज हैं तो दोनों का स्क्वायर करो, स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना बेटा, आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर की एवरेज निकालनी है, इसीलिए मैंने स्क्वायर किया है ना। तो दो बार जोड़ा है तो 2 का डिवाइड करना है, ठीक है, 2 एम्पियर आ जाएगा। अच्छा, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमने तो IRMS का एक फॉर्मूला पढ़ा है I0/√2, तो इसमें बस पीक वैल्यू क्यों नहीं रखी आपने, 2/√2 कर लेते हैं आप सीधा सीधा और आंसर आ जाता, देखो √2 एम्पियर। ऐसे क्यों नहीं किया, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है जरा समझते हैं। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये इस इक्वेशन के लिए वैलिड होता है जब I बराबर क्या होता है, I0 sin ωt, ये तभी इसका जब हम IRMS निकालते हैं इस करंट का तब आता है I0/√2। और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है बेटा, साइनोसॉइडल होता है टाइम के साथ करंट का, इस तरीके से। इसमें एक का कंप्लीट साइकिल ये है, यहाँ 0 T/2 टाइम होता है और यहाँ पे 0। इस पूरे ग्राफ का अगर हम इस ग्राफ के लिए ये करंट, इस ग्राफ के लिए साइनोसॉइडल ग्राफ की इक्वेशन है ये वाली, इस ग्राफ के लिए अगर हम पूरे साइकिल में 0 से T तक IRMS निकालते हैं तब ये सॉल्व होकर आता है। इसका डेरिवेशन भी होता है, ये तब लगाना होता है जब इक्वेशन ये हो, तभी वैलिड होता है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होता। इसमें ऐसा ग्राफ कहाँ है बेटा, साइनोसॉइडल है ना, इसीलिए इसमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व इस तरह से मत करना, नहीं गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब वोल्टेज सिग्नल डेस्क्राइब्ड बाई V बराबर V0 फॉर 0 = लेस देन T = 0 लेस देन = T/2 और 0 दे रखा है इस वाली लिमिट तक फॉर अ साइकिल इट RMS वैल्यू इज, ठीक है। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले अगर मैं फिगर बनाना चाहूँ तो मैं फिगर बना सकता हूँ वोल्टेज टाइम का, ठीक है। ये टाइम है और ये वोल्टेज है, यहाँ पे टाइम लिख लिया 0, यहाँ पे लिख लिया T/2 और यहाँ लिख लिया कंप्लीट साइकिल। तो 0 से T/2 तक तो वोल्टेज कांस्टेंट है, तो ये वोल्टेज कांस्टेंट है बेटा ऐसे, और यहाँ पे वोल्टेज रखा है V0, ये वोल्टेज है, और 0 है T/2 से लेकर T तक 0 है, तो यहाँ तक ये 0 है। तो इस तरह से फिगर बनेगा। अब हमसे RMS वैल्यू पूछ रहा है, तो RMS वैल्यू निकालने के मेरे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है यहाँ पे, ठीक है, क्या कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इन 1 कंप्लीट साइकिल। इंपॉर्टेंट ये है 1 कंप्लीट साइकिल, ठीक है। उसने पूछा भी है इन अ साइकिल। तो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो, इसको उल्टा पढ़ते हैं, स्क्वायर करो वोल्टेज का, तो इस वोल्टेज का स्क्वायर कर दिया, लो उसका मीन लो, तो मीन वैल्यू मैंने ले ली ये। जब मीन का सिंबल या तो आप V² का ये मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, या मीन वैल्यू भी बोल सकते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ V², या इसका ये भी सिंबल बनाते हैं, वैसे लोग बाहर बना देते हैं ऊपर, ये दोनों सिंबल एवरेज वैल्यू ऑफ V² के हैं। मीन ले लिया, रूट ले लो, अब रूट ले लो, ये है भाई फॉर्मूला। और इन 1 साइकिल और कंप्लीट साइकिल के लिए लिखते हैं ये। अब इसको लिखते कैसे हैं, इंटीग्रेशन लगाओ। V² की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो पहले। नाउ अगर मैं V² की एवरेज वैल्यू निकालूं तो ये लिखते हैं इंटीग्रेशन V² dt और लिमिट इंटीग्रेशन dt। ये एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, ये तब लगा सकते हैं जब वोल्टेज टाइम डिपेंडेंट हो या फिर कांस्टेंट हो, ठीक है ना, ये तब लगा सकते हैं। अच्छा, कंप्लीट साइकिल में निकालना है, इसलिए लिमिट 0 से T और इसमें भी लिमिट 0 से T। अब आगे बढ़ाओ, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। dt का इंटीग्रेशन जो होता है वो T होता है और लिमिट है उसकी 0 से T, 0 से T, तो ले सकते हैं T - के 0, तो T आएगा, तो इसको तो मैंने कैपिटल T लिख दिया। इसको अब ब्रेक कर लो 2 पार्टों में, है ना। कैसे, लिमिट को ब्रेक कर लो, 0 से T/2 तक, 0 से लेकर T/2 तक V की वैल्यू है V0, तो इसलिए V की जगह पे लिख दूं V0 का स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन T/2 से T तक, T/2 से T तक वोल्टेज की वैल्यू है V0, तो 0 का स्क्वायर dt। अब इसे सॉल्व कर लो, तो V² की एवरेज वैल्यू निकलेगी, फिर यहाँ डाल के RMS वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले तो V0 का स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट टर्म है तो ये तो बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन हो गया ये 0 से T/2 और dt का इंटीग्रेशन, ये तो 0 ही हो गया पूरा, और नीचे T है आपका, तो V0 का स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन आपका T और लिमिट है 0 से T/2 और ये वाली वैल्यू है T, तो ये वाली तो वैल्यू 0, सॉरी V0 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी T/2 - के 0,
डिवाइडेड बाई टी। तो ये वैल्यू हो गई आपकी वी नॉट का स्क्वायर, टी से ये टी कट गया तो बटे 2। ये वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आई बेटा। अगर ये वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आ रही है तो इसकी आरएमएस वैल्यू अगर निकालना चाहें, इसकी हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, इसीलिए वी आरएमएस बराबर रूट के अंदर वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए। तो इसीलिए रूट के अंदर V0/2, तो ये आ जाएगा कितना आपका, ये आपका आ जाएगा V0/√2। तो एक आंसर तो ये हो गया इसका। अच्छा, सेकंड मेथड में हम क्या कर सकते थे सर इसमें? सेकंड मेथड में जैसे हमें VRMS की एवरेज वैल्यू निकालनी है रूट के साथ, रूट में भी होना चाहिए और वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, तो रूट तो लगे ही रही है। एवरेज वैल्यू ये जो तरीका है करने वाला, ये तभी कर सकते हैं जब वैल्यू कांस्टेंट हो वोल्टेज की, तो यहाँ तो कांस्टेंट ही है। तो पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर करिए प्लस, तो स्क्वायर करने की कह रहा है, और एवरेज लेने के लिए दूसरी वाली का स्क्वायर करिए डिवाइडेड बाई कितना, 2 बार किया है इसलिए 2 का एक कंप्लीट साइकिल में ले आना ना, यहाँ पे 1 कंप्लीट साइकिल होनी चाहिए। ऐसे एक तो V0 हो गया और एक कंप्लीट साइकिल में यहाँ 0 है, तो ऐसे 2 बार स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, और रूट तो है ही है उसमें, तो सॉल्व करिए तो ये क्या आ जाएगा रूट के अंदर V0 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स V0/√2। ठीक है, ये दूसरा तरीका है इसका। शोज वेरिएशन करंट विद टाइम t इन 4 डिवाइसेस P, Q, R, S, द डिवाइस इन विच ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इज। सोल्यूशन देखो, जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है ना, इसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है बेटा। तो जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी उसे हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी, कई तरह के ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं। जैसे एक आपका साइनोसॉइडल करंट हम बनाते हैं टाइम के साथ, तो ऐसे बनाते हैं। ये साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होता है, आपने देखा होगा ऐसे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसकी इक्वेशन भी पढ़ते हैं हम, I/I0 sin ओमेगा टी। तो देखो इसमें यहाँ पे जो टाइम एक्सेस है ना, यहाँ से यहाँ तक करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फिर घट के 0 हो गया, यहाँ तक डायरेक्शन सेम है, फिर यहाँ पे आके डायरेक्शन चेंज हो गई है ना। फिर ये वाली अगर क्लॉक है तो ये भी क्लॉक होगी, ये एंटी क्लॉक तो ये भी एंटी क्लॉक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन चेंज, फिर दोबारा से चेंज, ऑल्टरनेटली चेंज हो रही है डायरेक्शन। डायरेक्शन का चेंज होना जरूरी है। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड भी चेंज करें, ऐसे बनाते हैं। ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऐसे स्क्वायर वाले ऐसे होती है। इसमें डायरेक्शन इसमें भी चेंज हो रही है। देखो ये हाफ साइकिल हो गया और यहाँ पे फुल साइकिल हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन पॉजिटिव में थी और यहाँ नेगेटिव में थी। ठीक है, तो जरा समझिए, इसमें ये डेड डैश दिखाई दे रहा है, तो ऐसा इसमें और इसमें कंफ्यूजन है सबसे ज़्यादा। ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट का है ही नहीं है और ये भी नहीं है, बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन है इन दोनों में, है ना। तो यहाँ और यहाँ कंफ्यूजन क्या है? देखो इसमें ये डेड डैश दिख रहा है आपको, डेड डैश, और इसमें डेड डैश नहीं है, डार्क है। तो एक्चुअल में इसमें करंट का मैग्नीट्यूड अप एंड डाउन हो रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। डायरेक्शन के बारे में बोल ही नहीं सकते आप, तो वो डेड डैश लाइन है, वहाँ पर कोई लाइन ही नहीं है। दैट मीन्स उसने ऐसे नहाया है बस, केवल ऐसे समझो, उसने ऐसे नहाया है, ऐसे। तो करंट अप डाउन हो रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते आप इस वाले केस में। इसीलिए ये अल्टरनेटिंग करंट ग्राफ नहीं है। जबकि इसमें देखो डार्क लाइन बनी हुई है, इसमें श्योर है हम कि ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। पॉजिटिव हाफ साइकिल है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ये T/2 हो गया और ये फुल साइकिल हो गई। ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई है, फिर यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई अगेन। तो एवरी हाफ साइकिल बाद इसमें डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसमें नहीं हो रही बेटा, ये डेड डैश वाली बात है यहाँ पे। इसमें केवल करंट का, इसमें ये कोई लाइन नहीं है, बस इमेजिन कर लिया है ऐसे, बस ये ऐसे है और ये करंट है। तो इसमें आप श्योर नहीं हो कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, केवल करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसे हो रहा है इसमें। इसीलिए ये ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है। इसीलिए इसका आंसर आना चाहिए डी, एस। ये एस वाला है, PQRS, तो डी चॉइस होना चाहिए करेक्ट। Device X is connected across AC source of voltage V the function of t equal to V naught sin omega t, and current through the X is given as I the function of t I naught sin omega t plus pi/2। और ये 4 क्वेश्चन हमसे इसमें पूछे हैं, तो एक एक करके क्वेश्चन भी पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। सोल्यूशन देखते हैं बेटा। सबसे पहले जो कह रहा है उसमें एक बना लें, एक डिवाइस है और डिवाइस का नाम नहीं पता, X है ना, और यहाँ पर हमसे एक AC सोर्स लगाया है बेटा, ये है ना। इस AC सोर्स में आपकी जो करंट फ्लो कर रही है आई द फंक्शन ऑफ टी, आई द फंक्शन ऑफ टी का मतलब होता है आई डिपेंड्स ऑन टी, आई नॉट साइन, सॉरी इसमें जो करंट फ्लो कर रही है यहाँ लिख दें इसे, यहाँ पे वी द फंक्शन ऑफ टी लिख दें, वी नॉट साइन ओमेगा टी। और जो करंट फ्लो कर रही है आई द फंक्शन ऑफ टी, ये है आपकी आई द फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस pi/2।
देखो वोल्टेज का फेज यहाँ पे ओमेगा टी है, इसको फेज बोलते हैं, फेज ऑफ वोल्टेज। और यहाँ पे फेज करंट का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। तो किसका फेज ज्यादा है? करंट का फेज वोल्टेज के फेज से ज्यादा है। हमसे बोला आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स, तो ये हमें जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पे किसका फेज ज्यादा है? करंट का। और वोल्टेज का कैसा है? कम। तो हम 2 लाइन लिख सकते हैं, आई द फंक्शन ऑफ टी लीड वी द फंक्शन ऑफ टी बाई फेज, करंट का फेज ज्यादा ना, बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन, है ना, ऐसे। और इसका जो फेजर डायग्राम बनाते हैं हम, आई लीड कर रहा है, जो लीड करता है वो ऊपर आता है, जिससे लीड करता है वो हॉरिजॉन्टल आता है, जिससे भी लीड करेगा या लैग करेगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा। तो यहाँ पे तो वी द फंक्शन ऑफ टी आ गया, और लीड करने वाला ऊपर आता है हमेशा, आई द फंक्शन ऑफ टी। 90 डिग्री कर रहा है इसलिए ऐसे बनाया मैंने। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? ये दोनों बातें एक ही होती हैं। जब सोचो करंट फेज में वोल्टेज से आगे है, लीड मतलब आगे है, कितना? फेज में आगे है पाई बाई 2 रेडियन। जब करंट आगे है वोल्टेज से तो वोल्टेज पीछे होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वी द फंक्शन ऑफ टी लैग बिहाइंड बाई फेज, सॉरी लैग बिहाइंड आई द फंक्शन ऑफ टी बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन। ये दोनों बातें एक ही हैं, ये वाली लाइन और ये लाइन एक ही है। अब इसमें किससे वोल्टेज पीछे है? करंट से। तो जिससे पीछे होता है उसे हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, और जो लैग कर रहा होता है उसे नीचे। लैग करे तो नीचे और लीड करे तो ऊपर। तो कौन लैग कर रहा है? वी टी, तो वी द फंक्शन ऑफ टी। अब इसके लिए हमें कि डिवाइस को पहचानना है कि डिवाइस कौन सा है, एक्स। तो उसके लिए हमें फेज रूल याद होना चाहिए। तो मैं आपको 3 रूल बता रहा हूं, वो ड्राइव करने के लिए भी आते हैं और हमें याद भी होने चाहिए। पहला देखो, अगर आपका एसी सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस लग रहा है, कोई एसी सर्किट है उसमें ओनली रेजिस्टेंस लग रहा है, तो करंट और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वी आर द फंक्शन ऑफ टी, सेम फेज में होता है। ऐसे ऐसे बनाए तो उसे सेम फेज में बोलते हैं। लिख देंगे वी आर द फंक्शन ऑफ टी एंड करंट द फंक्शन ऑफ टी आर इन सेम फेज। ये एक रूल होता है बेटा, ये याद होना चाहिए। अगर आपका इंडक्टर है, प्योरली इंडक्टर या आइडियल इंडक्टर कह सकते हो, ठीक है, आइडियल इंडक्टर, तो इस वाले केस में अगर एसी सोर्स जोड़ दें हम, तो इसके साथ रिलेशन ऐसे होता है आई द फंक्शन ऑफ टी और वोल्टेज लीड करता है वी एल द फंक्शन ऑफ टी। तो यहां पे लिखते हैं वी एल द फंक्शन ऑफ टी लीड आई द फंक्शन ऑफ टी बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन। अब सोचो अगर वोल्टेज आगे है करंट से, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं बेटा फेजर डायग्राम को हम, कि अगर वोल्टेज आगे है तो करंट पीछे होगा, तो करंट पीछे होगा तो वी एल द फंक्शन ऑफ टी 90 डिग्री करंट पीछे होगा। ये दोनों बात एक ही है बेटा, ये और ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप लिख सकते हो आई टी लैग बिहाइंड वी एल टी बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, प्योरली कैपेसिटर या आइडियल कैपेसिटर, है ना, इसके लिए अगर हम बात करें तो एसी सोर्स की अगर हम बात कर लें, तो इसमें करंट द फंक्शन ऑफ टी और वोल्टेज लैग करता है। मैंने क्या कर रखा है जानते हो? ये वाला फेजर डायग्राम, ये वाला फेजर डायग्राम और ये वाला फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम याद कर लिया है, इसमें वीएलटी ऊपर होता है, इसमें वीसीटी नीचे होता है, आईटी सब में एक जैसा है, ठीक है। तो यहां नीचे हो तो लैग, ऊपर हो तो लीड, और सामने सामने हो तो सेम फेज में, वैसे याद कर लिया है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा वीसीटी लैग बिहाइंड आई द टी बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन। ये प्रूव करने के लिए भी आते हैं बेटा, ड्राइव करने के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर के लिए। फेज रिलेशन हमें याद करना पड़ता है एक नियम की तरह से, रूल की तरह से। अब चेक कर लेते हैं ये किससे आ रहा है भाई। तो वी टी इससे चेक करता हूं मैं तो हमेशा, अगर ये दे रखा था तो मैंने उसको उल्टा करके लिख लिया, दिया तो ये था, मैंने उसको उल्टा करके लिख दिया, एक ही बात है भाई, ठीक है। तो ये देखो वी टी लैग कर रहा है आई टी से, तो देखो ये किसमें है आपका, वी टी लैग कर रहा है बेटा, देखो इसमें है ना, वी टी नीचे है और आई टी ऐसे। अगर उल्टा लिखें तो आई टी लीड करेगा, जब वोल्टेज पीछे है करंट से तो करंट ही तो आगे है, वोल्टेज तो पीछे है बेटा, तो करंट आगे होगा ना, वी सी टी बाई फेज पाई बाई 2। तो इसमें वोल्टेज ऐसे बनाएंगे वी सी टी और करंट लीड करा देंगे आई टी। देखो इसने यही दे रखा था हमारा, दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये कैपेसिटर जैसा हो गया, कैसा हो गया, प्योरली कैपेसिटर, है ना। ये तीनों आपने रूल याद होने चाहिए आपको। तो हेंस यहां लिख देंगे डिवाइस जो एक्स है ये प्योरली कैपेसिटर है या आइडियल कैपेसिटर है,
प्योरली कैपेसिटर या आइडियल कैपेसिटर है, ठीक है। इसीलिए से कैपेसिटर बना देंगे यहाँ पे हम। ये कैपेसिटर है C और ये आपका बना दिया मैंने AC सोर्स, ठीक है। तो ये पहले वाले पार्ट का तो आंसर ये हो गया भाई, फर्स्ट वाले पार्ट का। आगे बढ़ते हैं, बस यही इसी में समय लगा है, आगे वाले में समय नहीं लगेगा। अब देखो कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स रिएक्टेंस। जब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, XC को क्या बोलते हैं हम, XC का नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर इंडक्टर होता तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता। इसका फॉर्मूला पूछ रहा है, डायरेक्ट लिखना है तो वो फॉर्मूला याद होना चाहिए ओमेगा C। ओमेगा इस सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ये सोर्स है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा बराबर 2πf लिखते हैं रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ये फॉर्मूला हो गया। और चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2πfc, और इसकी जो यूनिट होती है, इसको यूनिट होती है O। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट इसमें पूछ रहा है हमसे, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज करंट विद टाइम। मतलब वोल्टेज और करंट का टाइम के साथ, वोल्टेज का टाइम के साथ और करंट का टाइम के साथ ओवर वन कंप्लीट साइकिल AC फॉर X। तो देखो वोल्टेज की इक्वेशन तो हमें दे रखी है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट की इक्वेशन दे रखी है हमें I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब मेरे को सोच के बताइए ये किस क्वाड्रेंट में है। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा, और 90 डिग्री वाला है कॉस में चेंज हो जाता है, इसलिए कॉस ओमेगा टी। या करंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे रिप्लेस कर लिया, वोल्टेज तो है ये। अच्छा वोल्टेज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V नॉट साइन, इस ओमेगा की जो वैल्यू होती है ना, या 2πf लिखो, और f फ्रीक्वेंसी है तो 2π अपॉन टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, तो 2π अपॉन टाइम पीरियड स्मॉल t ऐसे लिख सकता हूँ वोल्टेज का। और करंट का लिख सकता हूँ I नॉट कॉस 2π बटे कैपिटल T इंटू स्मॉल t। अब देखो ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है, तो देखो मैं डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ और थोड़ा सा समझाऊंगा, है ना। ये टाइम एक्सेस, और ये वोल्टेज भी बढ़ रहा है ऐसे, और करंट भी बढ़ रही है। पहले मैं वोल्टेज टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, वोल्टेज टाइम ग्राफ। तो सोच के देखो, अगर मैं यहाँ T बराबर 0 पुट करूँ, स्मॉल t, यहाँ पे T की वैल्यू कितनी है 0, अगर स्मॉल t की वैल्यू 0 है इस वाले पॉइंट पर, तो स्मॉल t 0 पुट करूँ तो साइन 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ, T बराबर 0 पर V की वैल्यू कितनी, तो V नॉट साइन 2π बटे T इंटू 0, साइन 0 0 तो 0, तो T बराबर 0 पर वोल्टेज की वैल्यू 0 है, तो ऐसा पॉइंट टिक करो जहाँ पे 0 हो, ये ना दिया। फिर T बराबर T/4 लेते हैं, यहाँ पे T/4 ले लेते हैं, डिफरेंस T/4 का लेंगे, ये T/2, फिर ये 3T/4, और एक कंप्लीट साइकिल बनवा रहा है तो कैपिटल T कंप्लीट साइकिल हो गई। तो T/4 पे लें तो V बराबर V नॉट साइन 2π/T इंटू T/4, T से T कट गया, ये 2 बार साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू +1, तो V नॉट आ गया प्लस का। तो प्लस का मान लो यहाँ पे ये पीक वोल्टेज है प्लस का, T/4 पर वोल्टेज होना चाहिए V नॉट, तो T/4 समय हो और वोल्टेज हो आपका T/4, तो पॉइंट यहाँ आएगा। ऐसे ही T बराबर T/2 पुट कर लो, बस लास्ट पुट कर रहा हूँ, V बराबर V नॉट 2π अपॉन कैपिटल T इंटू T/2, T से T कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर 3T/4 पुट करो, तो अब देखो ग्राफ बन जाता है, पूरा मत करना, बस आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है नहीं। तो ये आपको डायरेक्टली लर्न हो तो ज़्यादा बेटर होता है। कैसे लर्न होना चाहिए बताता हूँ अभी, कंप्लीट साइकिल बनाना है बेटा आपको। ये वोल्टेज का ग्राफ बनाया है मैंने, ठीक है नहीं, वोल्टेज का यहाँ पे लिख देंगे V का ग्राफ है, क्योंकि आपका 0 से स्टार्ट है। तो ये याद रखिए, साइन का जो ग्राफ होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव साइन है तो ऊपर तरफ जाता है, और पहला कट T/2 पर आता है, और पहली बार मैक्सिमम T/4 पर होता है, ये इस तरह से याद रखिए। अच्छा कॉस का ग्राफ बनाना है अब, करंट में कॉस है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो T बराबर अगर 0 पुट करोगे तो I की जो वैल्यू आएगी I कॉस 2π बटे कैपिटल T इंटू 0, तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू +1 होती है, तो प्लस I नॉट आएगा बेटा। तो मान लो यहाँ पर ये प्लस I नॉट है, ऊपर ही मान सकते थे, नीचे पीक वैल्यू किसकी ज़्यादा है पता नहीं, ठीक है I नॉट। तो T बराबर 0 पर आपका करंट कितना है, T बराबर 0 पर करंट की जो वैल्यू है वो I नॉट है, तो ये ग्राफ यहाँ पे बनेगा पॉइंट। और T बराबर T/4 देखेंगे तो I बराबर I नॉट कॉस 2π/T इंटू T/4, T से T कट गया, 2 से 2 π/2, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 के लिए 0 होती है, तो I बराबर 0 हो जाएगा। T/4 पर करंट 0 है, तो देखो यहाँ पर करंट 0 हो गई, इसको रेड पेन से बना देता हूँ ये, ठीक है। और T/2 पर मैक्सिमम हो जाएगी, देखो दोबारा से, लेकिन नेगेटिव में मैक्सिमम होगी, चेक करते हैं। I बराबर I नॉट कॉस 2π बटे कैपिटल T इंटू T/2, T से T कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो I नॉट आया माइनस में,
है ना। तो ये माइनस में आई नॉट आएगा, जितना पीक ये लिया है उतना ही इधर ले लो माइनस के आई नॉट। तो t/2 पर आपका माइनस के आई नॉट है। तो सीधे आप बनाते चले जाओ, यहाँ से ऐसे ग्राफ आएगा बेटा, ऐसे। अब देखो यहाँ पे अगर मैक्सिमम है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो गया तो ऊपर तरफ जाएगा, ग्राफ मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन इससे ऊपर मत निकालना, ठीक है। ऐसे बेटा, ये आपका करंट का है, ये करंट का, ये वोल्टेज का। इसे वोल्टेज टाइम ग्राफ, करंट वेव फॉर्म बोल सकते हो आप इसकी, ठीक है नहीं। तो ये इस तरह से ग्राफ बना आपका। सेकंड पार्ट हो गया, देखो ये वाला सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ जरूर समझ में आया होगा आपको। अब आगे देखते हैं। हाउ डज द रिएक्टेंस डिवाइस एक्स वेरी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, शो द वेरिएशन ऑफ द ग्राफिकली। तो बेटा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है अभी निकाला, XC इक्वल टू 1/ωc था, 1/2πfc था। तो XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो पूछ रहा है किस तरह से वेरी कर रहा है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है। तो मैंने बता दिया कि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स। ठीक है, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इफ अगर आप यहाँ पे ये लिखना चाहो तो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेंगे तो XC डिक्रीज हो जाएगा। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इसको, तो यहाँ बना लो फ्रीक्वेंसी एक्सेस और यहाँ बना लो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओम, और ये हर्ट्स में। तो इसका ग्राफ जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर XC घट रही है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो XC घटता जाएगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका ग्राफ आएगा। तो इसका ये सेकंड पार्ट हो गया। अगर इसमें थर्ड पार्ट में अगर हम चले जाएं, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें चले जाएं, फोर्थ पार्ट है ड्रॉ द फेजर डायग्राम, ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर डिवाइस एक्स। तो देखो फेजर डायग्राम तो हमने ये बनाई थी, ये फेजर डायग्राम ही है आपका, ये रहा है ना, ये फेजर डायग्राम है। एक तो फेजर डायग्राम ऐसी बनता है, अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो इस वाली लाइन से बोलूं कि IT लीड द VT बाई फेज π/2 रेडियन। तो ये आपका जिससे लीड कर रहा है उसे यहाँ लिखिए, और जो लीड करता है उसे ऊपर ले जाइए ऐसे। एक तो ऐसे बनाते हैं 90 डिग्री, ये फेजर डायग्राम है भाई। लेकिन कई किताबों में आपको कुछ अलग तरीके से बना हुआ होगा, वो भी सही होता है। उसे कैसे बनाते हैं जरा समझो। सबसे पहले ऐसे बना लो, देखो इसका फेज ω/t है वोल्टेज का, है ना। तो जानते हो फेज ω/t होने का मतलब है, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एक तरह से, ऐसे। सर्कुलर फेजर डायग्राम में सर्कल बना लेते हैं हम, ठीक है। और ये बनाने के बाद इस जगह पे टाइम 0 मानते हैं बेटा, है ना। तो जब टाइम 0 होगा तब तो ये एंगल, फेज एंगल आपका 0 है, यहाँ पे फेज एंगल हम 0 मान लेते हैं। लेकिन जब t सेकंड में पार्टिकल यहाँ से यहाँ घूम जाता है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो θ/t, तो थीटा इज इक्वल टू होता है ω/t। तो ये इस जगह पर आ जाएगा वोल्टेज का फेज, ω/t बना देंगे ऐसे। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे बना देते हैं वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज में ω/t है ना, v द फंक्शन ऑफ t। और इसको ऐसे इस जगह से घुमा दो, ये ω/t घुमा दिया। लेकिन करंट कितना घूम रहा है, ω/t प्लस π/2, करंट π/2 घूम रहा है। और किससे, वोल्ट, इसके फेज से कितना ज़्यादा है इसका फेज, π/2। तो इसका फेज ω/t हो गया, तो इसका फेज 90 डिग्री ज़्यादा कर दो इससे, करंट का। एक करंट का फेज हो गया बेटा ऐसे IT, और इससे ये 90 डिग्री हो गया ये वाला। और देखो यहाँ से देखोगे तो 90 प्लस ω/t हो गया इस जगह से, इस जगह से देखोगे तो, है ना। तो इसका ये फेजर डायग्राम बनाते हैं हम। और चाहो तो यहाँ x और x डैश लिख देना, और यहाँ y और y डैश लिख देना। या तो ऐसे फेजर डायग्राम बनाओ या फिर ऐसे बना दो, दोनों ही सही हैं, ठीक है। अ सीरीज RL सर्किट विद R 10 ओम, L सेल्फ इंडक्टेंस है, 100/π मिली हेनरी, इस पे ध्यान देना, इज कनेक्टेड टू AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V द फंक्शन ऑफ t 141 sin 100πt, where V is volt and t second. Calculate the impedance of the circuit, phase angle and voltage drop across the inductor. ठीक है, सोल्यूशन। सबसे पहले डायग्राम बना लो। एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है, सीरीज में कनेक्टेड है एक AC सोर्स से, जिसका वोल्टेज दे रखा है टाइम डिपेंडेंट इज इक्वल टू 141 sin 100πt। इसका मतलब होता है ये जो वोल्टेज है देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है। ये रियल वोल्टेज है AC सर्किट का, ठीक है। और रेजिस्टेंस इसका दे रखा है हमें यहाँ 10 ओम, सॉरी। और सेल्फ इंडक्टेंस L दे रखा है 100/π मिली हेनरी है, तो चेंज कर लो -3 हेनरी, 1 मिली हेनरी में 10⁻³ हेनरी। इसका आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ओम होता है, यहाँ ले देता हूँ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट पूछा एक तो, और एक फेज एंगल, एक वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर पूछा है। देखो पहले ये रियल सर्किट है बेटा आपका, एक्चुअल में आपने जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज पढ़ा हुआ वो टाइम डिपेंडेंट ही पढ़ा हुआ, V इज इक्वल टू V0 sin ω/t। इसकी कंपेयरिंग कर सकते हो, V द फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू V0 sin
ओमेगा टी। ये पीक वोल्टेज है, तो पीक वोल्टेज वी नॉट की वैल्यू लिखूं तो 141 वोल्ट हो गया, और ओमेगा टी से इसकी कंपेयरिंग करूं तो 100 पाई टी, टी से टी कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई रेडियन आ गया बेटा, रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया। ठीक है, अगर मैं इसमें एक वर्चुअल सर्किट बना लूं, ये वर्चुअल सर्किट होता है जब हम ऐसे लिखते हैं ना, जब कुछ ना बताए और कांस्टेंट वोल्टेज हो, जैसे 220 वोल्ट दे दिया, वो कांस्टेंट है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया एट पर्टिकुलर टाइम टी। तो यहाँ पे ये वर्चुअल वोल्टेज होता है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ, या ओमेगा लिख दो, ये ओमेगा, ये रजिस्टर है और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इंपीडेंस पूछा है पहला, तो इंपीडेंस निकालने के लिए हमारे पास VRMS निकाल सकता हूँ मैं, देखो यहाँ से VRMS कितना होता है, VRMS जो वर्चुअल वोल्टेज होते हैं ये V0/√2 होता है बेटा सोर्स का, तो V0 दे रखा है 141 और ये √2, इतना वोल्ट आया, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। इसमें अगर मैं करंट निकाल लूँ IRMS, पहले तो जेड पूछ रहा है, तो जेड के लिए तो एक्सेल चाहिए बेटा, करंट नहीं, करंट की जरूरत है, हाँ होगी, चलो देखते हैं। अभी पहला पार्ट करते हैं, पहले इंपीडेंस निकालते हैं, तो जेड के लिए पहले हमें एक्सेल निकालना पड़ेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल इज इक्वल टू होता है एल ओमेगा, एल की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 100/पाई इंटू 10⁻³ और ओमेगा दे रखा है 100 पाई, पाई से देखो पाई कट गया, और 10 ये प्लस के 4 हो जाएंगे, 2 पावर और 2 4, और ये -3 है, तो 10 ओम बचेगा। इसीलिए इम्पिडेंस निकालें तो इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट जो होता है RL सर्किट है, तो इसका इम्पिडेंस होता है R का स्क्वायर प्लस ये वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड होते हैं जेड का एक्सएल का स्क्वायर। अब हमारे पास R भी है 10 है उसका स्क्वायर, और ये भी 10 है इसका स्क्वायर, दैट मीन्स ये 100 × 100 200 हो गया बेटा, 100 200 को ले सकते हैं 10√2, इतना वो एक आंसर तो यही हो गया। ठीक है, एक आंसर इम्पिडेंस निकले आया, इसको हम इम्पिडेंस बोलते हैं। ठीक है, इम्पीडेंस फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पूछ रहा है फेज एंगल, फेज एंगल की अगर हम चर्चा करें इसमें, तो देखो फेजर डायग्राम में पीक वोल्टेज जो होते हैं वो वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड होते हैं बेटा, जो पीक वोल्टेज होते हैं। जैसे यहाँ पे इंडक्टर में फेज रिलेशन याद होना चाहिए, करंट के साथ और वोल्टेज के साथ ऐसा रिलेशन होता है। इंडक्टर में वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लीड करता है करंट से, और रेजिस्टेंस में वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर सेम फेज में होता है। ठीक है नहीं, तो इसमें फेजर डायग्राम बनाएंगे अगर हम तो ऐसे बना सकते हैं, ये करंट है, ये देखो करंट ऐसे है, इसमें भी ऐसे है, तो देखो रजिस्टर और करंट सेम फेज में है, और सेम फेज में तो यहाँ रेजिस्टेंस बना सकते हो आप सीधा, रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, तो सेम फेज में तो बनाया। और इंडक्टर वाला जो वोल्टेज है VL वो करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो इसको भी 90 डिग्री लीड कर लो, एक्सेल लिख लो यहाँ, या फिर पीक वोल्टेज में बनाते हैं ऐसे, आइदर फंक्शन ऑफ टी, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर पीक वोल्टेज, और इंडक्टर के क्रॉस पीक वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस, ऐसे बनाते हैं। मैंने सीधा ये कर लिया है। अब एक्सेल और आर को वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करूँ तो ये रिजल्टेंट आएगा, इसे हम इम्पिडेंस बोलते हैं, और ये होता है फेज एंगल आपका फाई। यहाँ पे भी ऐसे अगर वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करें तो ये आएगा V0Z, है ना, ये सोर्स का होता है V0Z, ये जो V0 लिखा है ना मैंने, इसी को मैं V0 बोल रहा हूँ, इसको VRMS इसके सोर्स वाला ये। ठीक है, अच्छा, तो ये फेज एंगल हो गया फाई। तो फेज एंगल लिखे हैं यहाँ पे 10 फाई, तो परपेंडिकुलर बटे बेस लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना देखो एक्सेल, और बेस कितना है R, और एक्सेल की वैल्यू मैंने निकाली थी अभी 10, और R की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन थी 10, तो ये आया 1। तो 10 फाई इज इक्वल टू, ये 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक्चुअल में ये फेज किसका है, ये टोटल वोल्टेज का फेज है, आई द फंक्शन ऑफ टी, और देखो जिधर V0Z रहेगा उधर VT रहेगा, और VT इस ये वाला सोर्स वोल्टेज VT, और इसमें करंट फ्लो कर रही है, ये रियल करंट है IT, टाइम डिपेंडेंट, और ये आपकी वर्चुअल करंट है। ये दोनों का इफेक्ट सेम आता है, ये वर्चुअल सर्किट, ये रियल सर्किट। तो ये जो V0Z है ना उधर की तरफ आता है VT हमेशा, तो ये है 45 डिग्री बेटा आपका फेज एंगल। तो यहाँ पे ये फेज एंगल आया है, फेज एंगल बिटवीन V द फंक्शन ऑफ T एंड I द फंक्शन ऑफ T। V द फंक्शन ऑफ T दैट मीन्स ये वाले वोल्टेज और करंट, इसमें फेज रिलेशन दे रखा है ये। अब हमसे तीसरा पार्ट हमसे पूछा है इसमें, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर,
इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का मतलब है, कुछ बोला तो है नहीं, एम्पलीट्यूड वोल्टेज पूछा है कि कुछ बोला नहीं, कुछ ना बोले और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर बोले तो VRMS वोल्टेज निकालते हैं बेटा, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस, और ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज RMS वैल्यू रजिस्टर के अक्रॉस, ये सोर्स का है बेटा, ठीक है। तो ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालना है इंडक्टर के क्रॉस, इसे अगर निकालना है तो करंट निकालनी पड़ेगी हमें, तो करंट निकाल लेते हैं। IRMS इज इक्वल टू, देखो ये सीरीज में तो करंट इसमें सेम होगी, तो ये टोटल करंट और ये सोर्स का टोटल वोल्टेज है ना, तो IRMS इज इक्वल टू सोर्स वाला वोल्टेज लिखा है VRMS, और इंपिडेंस पूरे सर्किट का Z, इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो Z है, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया, ये टोटल वोल्टेज होगा सोर्स का, ये सोर्स ने कितनी करंट ड्रॉ करी, रूट मीन स्क्वायर करंट हो गई। VRMS हमें रखा है यहाँ पे, निकाला था मैंने, ये रहा 141/√2, ये तो VRMS की वैल्यू हो गई, देखो ये निकाली है। Z की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, Z कितना आया था 10√2, तो Z की वैल्यू 10√2, दैट मीन्स 141/20 हो गया, नीचे देखो √2 और 20, इतने एम्पियर करंट आ रही है IRMS, बट हमसे IRMS नहीं पूछा, हमसे तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है। तो नाउ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है ना, ये हमसे पूछा है बेटा, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर VRMS, लेकिन इंडक्टर के क्रॉस, तो कितना IRMS इंटू इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये XL ओम होता है ना बेटा, XL ओम, और ये R ओम। अगर रजिस्टर के क्रॉस पूछता तो IRMS इंटू R करते, देखो करंट दोनों में सेम है, सीरीज में चल रहे हैं बेटा, ये करंट दोनों में सेम है, इसलिए ऐसे लिखेंगे। तो IRMS हमने निकाला है कितना 141/20, और XL ये मल्टीप्लाई का साइन है, XL जैसे लग रहा है, एंड XL हमने निकाला था इंडक्टिव रिएक्टेंस, कहाँ गया 10 ओम, ये 10 ओम, तो देखो इस 10 से ये 0 कट गया, और 141 डिवाइड बाई 2, 2 का डिवाइड कर लो 141 में, अरे यार 2 141, तो 7वां चला गया, पहले तो एक बढ़ाएंगे, अब पॉइंट में लगा लेना, एक बढ़ाया आपने तो 0 लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0 लगाना पड़ेगा, फिर 5 आएगा, तो 70.5 वोल्ट आएगा बेटा इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज। रूट में जब कुछ ना बोले तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालना चाहिए, उसने बोला थोड़ी पीक वोल्टेज निकालो, पीक वोल्टेज अगर पूछता है इंडक्टर के क्रॉस तो पहले इंडक्टर के क्रॉस VRMS वोल्टेज निकलता, फिर पीक वोल्ट निकालते, फिर या तो फिर ऐसे कर सकते थे, इसे पीक लिख लेते तो ये भी इंडक्टर के क्रॉस पीक वोल्टेज आ जाता, I0 लिख लेते फिर इसको। 1 एम्पियर फ्लो थ्रू द कॉइल व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस DC बैटरी of 100 volt if DC battery is replaced by AC source of 100 volt and angular frequency 100 रेडियन पर सेकंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकंड, ओमेगा है ये, ठीक है, क्योंकि यूनिट देखो रेडियन पर सेकंड है। द करंट रिड्यूस टू 0.5 एम्पियर, फाइंड द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, यहाँ पर करंट लिख रहा है, ठीक है। ये चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक बात समझते हैं सोल्यूशन, देखो एक होता है इंडक्टिव कॉइल और एक होता है प्योरली इंडक्टिव कॉइल। इंडक्टिव कॉइल जब हम बनाते हैं तो ये इंडक्टर है, अब ये इंडक्टर किसी मेटेलिक वायर का बनाया जा रहा है, टर्न लगा के उसमें टर्न लगा दिए हैं, इसका कुछ ना कुछ वायर का लीनियर रेजिस्टेंस भी तो होगा, इसीलिए इसका लीनियर रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ बना दिया है कैपिटल R, और ये XL ओम, सेल्फ इंडक्टेंस इसका L हेनरी, ठीक है, और इसे मैंने जोड़ा है DC सोर्स से, पहले वाले केस में DC सोर्स, ठीक है, इसकी वैल्यू है 100 वोल्ट, ठीक है, V की वैल्यू। अच्छा, प्योरली इंडक्टिव का मतलब क्या है, इसमें हमें एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका इंडक्टर है इसमें लीनियर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, ये एजम्पशन है बेटा, एज्यूम कर लेते हैं, बट ये वर्चुअल सर्किट है और ये रियल सर्किट है, कोई भी कॉइल होगी तो उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होगा एज वेल एज लीनियर रेजिस्टेंस, उस वायर का कुछ ना कुछ लीनियर रेजिस्टेंस भी होगा RO, ठीक है। जब हम प्योरली इंडक्टिव कॉइल बोल देंगे तो उसमें हम 0 मान लेंगे और ऐसा सर्किट बनाएंगे, ठीक है, ऐसा। लेकिन हमसे यहाँ पे केवल कॉइल वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, कॉइल, तो इसका लीनियर रेजिस्टेंस हम मान के चलेंगे, तो हम ये लेके चलेंगे, ये समझाने के लिए बस केवल आपको, ठीक है ना। आपने कई बार देखो प्योरली इंडक्टर ऐसे वर्ड यूज़ कराओ, प्योरली कैपेसिटर है ना, उसका मतलब ये है बस केवल प्योरली कैपेसिटर भी कह रहा है वहाँ पर, ओनली कैपेसिटर, अगर केवल कैपेसिटर कह रहा तो उसमें CR सर्किट हो जाएगा वो, ठीक है, ये LR सर्किट हो गया। अच्छा, अब स्टेडी स्टेट में हम जो बात कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट का मतलब है जब बैटरी की क्लोज करने के कुछ समय बाद जब करंट की वैल्यू कैसे हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, है ना, मतलब करंट में चेंज आना बंद हो जाए। जब करंट में चेंज आना बंद हो जाता है तो इंडक्टर जो कि करंट में जब चेंज आता है तो उसका अपोज करता है, करंट में चेंज आने का, करंट का अपोज नहीं करता, चेंज जो आता है करंट में उसका अपोज करता है। जब चेंज आना ही बंद हो गया
तो इंडक्टिव जो इंडक्टर है इसका इफेक्ट अवॉइड कर देंगे, फिर हम इग्नोर कर देंगे। ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कि स्टडी डीसी जो सोर्स होता है उसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है या लीनियर फ्रिक्वेंसी एफ 0 होती है, तो एफ बराबर 2πf, तो ओमेगा भी 0 होगा डीसी सोर्स का। इस वाले केस में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल, इसकी वैल्यू हो जाएगी एल ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0। तो देखो इंडक्टर का इफेक्ट हमें अवॉइड करना था तो कर दिया। तो ये इंडक्टर का इफेक्ट अवॉइड हो जाएगा, तो इस वाली कंडीशन में ओनली इसमें कितना रहेगा, एक्सएल तो 0 हो गया साहब डीसी वाले केस में। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रही है आई, अगर उसकी वैल्यू निकालें तो आई इज इक्वल टू, जब एक्सएल की वैल्यू 0 हो गई तो एक ही रेजिस्टेंस है तो आर, और वोल्टेज है वी, तो वी बराबर कितना आई आर, तो आई बराबर वी अपॉन आर लिख सकते हैं। और वी की वैल्यू है आपकी 100, 100, और आर की वैल्यू है हमें निकालनी है, और आई इसमें फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर फ्लो थ्रू द कॉइल डीसी सोर्स वाले केस में, है ना। तो इसीलिए आई की वैल्यू हम 1 एम्पियर रख दें, 100 अपॉन आर, तो रेजिस्टेंस निकले आया हमारा कितना 100 लीनियर रेजिस्टेंस आ गया इसका। ये तो डीसी सोर्स के लिए था हमारा, फॉर डीसी सोर्स यहाँ लिख दो, ठीक है। अगर हमने इस डीसी सोर्स को रिप्लेस करके एसी सोर्स कर लिया, तब इंडक्टर ये और ये रेजिस्टर, ये एसी सोर्स लगा दिया, ये रेजिस्टेंस है और ये आपका एक्सएल है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना बेटा आपकी दे रखी भी है उसने, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी, लीनियर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, 100 रेडियन पर सेकेंड, 100 रेडियन पर सेकेंड, तो ये 100 रेडियन पर सेकेंड दे रखी है। और VRMS वोल्टेज 100 वोल्ट है। जानते हो जब वोल्टेज के बारे में बताया नहीं, जैसे यहाँ पे बताया नहीं कि बस एसी सोर्स बोल दिया 100 वोल्ट बोल दिया, तो ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है, इसे वर्चुअल वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज भी बोलते हैं हम, ठीक है। जब बताया नहीं तो ये लिखते हैं। और करंट, इसमें करंट भी बोल दिया 0.5 एम्पियर, अब बताया है नहीं, सोर्स तो एसी सोर्स है ना, नाम बताया नहीं है, और नाम ना बताए तो वो करंट जो होती है वो IRMS होती है, रूट मीन स्क्वायर करंट। इसकी वैल्यू रखिए 0.5 एम्पियर। देखो पहले 1 एम्पियर थी, अब 0.5 एम्पियर। करंट क्यों रिड्यूस हो गई भाई, क्योंकि अब सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जिसे हम इम्पीडेंस बोलते हैं जेड, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, जेड की वैल्यू बढ़ गई है बेटा, पहले से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, आर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो गया। पहले केवल आर था, देखो एक्सएल अगर 0 कर दूं तो जेड बराबर आर आएगा, लेकिन अब आर प्लस एक्सएल है तो एक्सएल बढ़ गया, तो जेड की वैल्यू आर से ज़्यादा है बेटा यहाँ पे, इसीलिए जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगी। तो आर कितना, जेड जो है बढ़ गया है। अब क्या पूछा हमसे, तो पहले इम्पीडेंस ही पूछ रहा है, तो यही पूछ रहा है जेड, तो आर की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 100, लेकिन एक्सएल नहीं मालूम, तो जेड तो यहाँ से निकाल लो बेटा आप, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन जेड। ये टोटल करंट हो गया सर्किट का, और ये टोटल वोल्टेज हो गया VRMS सोर्स वोल्टेज, और ये सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दैट मीन्स जेड, इंपीडेंस बोलते हैं। IRMS हमें रखा है 0.5, VRMS रखा है 100, यहाँ से जेड निकले आएगा, तो इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, और 5 से कट गया 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई इधर, जेड की वैल्यू इतनी, तो जेड इज इक्वल टू 200 ओम आ जाएगा। एक आंसर तो ये आ गया बेटा, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, इंपीडेंस निकले आया, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब सेल्फ इंडक्टेंस तो एल पूछ रहा है, तो एक्सएल की वैल्यू एल ओमेगा, एल पूछा है बेटा, एल, इसका नाम सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो यहाँ रख दो, जेड की वैल्यू कितनी 200, आर की वैल्यू कितनी 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल, और यहाँ से एक्सएल निकालो पहले, बोथ साइड का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये 200 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एक्सएल का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो एक्सएल का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ये वाला, एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है, तो इसलिए लिख सकते हैं 200 प्लस के 100, और एक लिख सकते हैं 200 माइनस के 100, तो ये 300 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 इंटू 10⁴ हो जाएगा। ये एक्सएल का स्क्वायर आया, रूट में ले लो, इसकी ये 100 हो गया बेटा, 10⁴ 10⁴ बाहर आ जाएगी, और √3, इतने ओम आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस आया। लेकिन ये नहीं पूछा हमसे, हमें तो एल पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी वैल्यू होती है एल ओमेगा 100 √3, एल तो पूछा है और ओमेगा की वैल्यू रखी है 100, देखो तो ये 100 दे रखी है, तो 100 √3, इससे ये कट गया, तो सेल्फ इंडक्टेंस आया 1.732 हेनरी, ये आया बेटा, दैट मीन्स √3 की वैल्यू है ना 1.732, सेल्फ इंडक्टेंस निकले आया बेटा। अब तीसरा हमसे पूछा है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस, तो देखो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो देखो कौन सा सर्किट है हमारा, ये LR सर्किट है, तो इसमें आपको मैं यहाँ बना देता हूँ थर्ड पार्ट, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये L है और ये R है, ठीक है, ये सोर्स है आपका। तो इसमें जो रेजिस्टेंस जो होता है करंट के साथ,
सेम फेज में होता है बेटा वोल्टेज। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट के साथ सेम फेज में होता है, ये फेज रिलेशन याद होना चाहिए। एंड इसमें करंट जो होता है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री इंडक्टर के अक्रॉस। ये वोल्टेज 90 डिग्री इससे फेज में आगे है और यहाँ सेम फेज में है ना। तो इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं हम, तो आई बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पीक वोल्टेज वेक्टोरियली ऐड होते हैं तो पीक वोल्टेज बनाएंगे। देखो करंट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम फेज में है, इसीलिए V0R लिख देंगे यहाँ पे, ये पीक वोल्टेज। ठीक है, ऐसी इंडक्टर से करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है तो यहाँ पे भी लीड करा देंगे V0L। और ये आपका, अब इन दोनों को वोल्टेज V0R V0L को वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। जो पीक वोल्टेज होते हैं वो वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड होते हैं। तो वेक्टर मान लो, इसे ए वेक्टर इसे बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए पैराग्राफ बना लो, इसे इंपीडेंस बोलते हैं बेटा। तो जेड की जो वैल्यू आएगी, सॉरी इंपीडेंस कह रहा हूँ, V0Z पीक वोल्टेज आ गया, ये सोर्स का हो गया बेटा, इसका सोर्स का V0Z हो गया। इसी से VRMS निकलता है V0Z बटे √2। ऐसे चाहो तो V0Z को मैं V0 मान लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे V0Z जो आएगा वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करें तो V0R का स्क्वायर प्लस V0L का स्क्वायर, ऐसे बनाते हैं। पर हमें ये नहीं निकालना, हमें तो फेज रिलेशन निकालना, हमें तो फाई निकालना है बेटा। ये इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई द फंक्शन ऑफ टी, और जो इसके अक्रॉस जो वी द फंक्शन ऑफ टी होगा ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा। V0Z और VT सेम फेज में होते हैं बेटा, मतलब एक साथ होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे यहाँ VRT और IT सेम फेज में था, तो VRT और V0R में एक जैसे तो लिख रहा हूँ। देखो इसको, देखो इसको और इसको देखो, तो मैंने जो पीक वोल्टेज लिखा है वो करंट के सेम फेज में, यहाँ पर भी तो सेम फेज में ही है। ऐसी इंडक्टर के लिए लिखा। अब ये टोटल है V0Z है, तो ये भी टोटल वाला लिखेंगे VT, इस सोर्स का टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज, ऐसे। तो ये फेज रिलेशन हो गया। अब ये कैसे निकाले, तो tan phi पूछ रहा है हमसे। tan phi फेज डिफरेंस है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। VT और IT के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, फाई का फेज डिफरेंस है। तो tan phi कैसे निकाले, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, दैट मीन्स V0L, और बेस हो गया V0R। अब V0L की जगह ले सकते हैं I0XL, और इसके लिए ले सकते हैं I0R। I0 से I0 कट गया तो XL/R, ऐसे। अब XL हमने निकाल रखा है बेटा, अभी निकाला था, कहाँ गया, ये रहा। XL निकाला था आपका 100√3, ये 100√3 वोल्ट, तो 100√3 वोल्ट यहाँ लिख लो, सॉरी ओम, और R कितना था 100। XL था 100√3 ओम और R की वैल्यू थी आपकी 100 ओम। ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूंगा तो 100 से 100 कट गया। tan phi जो आया ये √3 आया। देखो ये करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस है, वोल्टेज करंट से फेज में 5 रेडियन लीड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम फाई निकाल सकते हैं। tan phi बराबर ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी, इससे कटेगा तो फेज डिफरेंस आया 60 डिग्री। एक आंसर ये है आपका, और एक सेल्फ इंडक्टेंस पूछा था L, एक आंसर ये है आपका, और एक इम्पीडेंस पूछा था। अ रजिस्टर 30 ओम, कैपेसिटर 250/pi माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स। अब देखो जब भी आपको 200 वोल्ट AC सोर्स हो तो ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है। जब कुछ वोल्टेज के बारे में बताए नहीं तो वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, अब करंट भी नहीं बताया और सर्किट है AC सोर्स, तो जब करंट के बारे में ना बताए तो वो IRMS करंट होती है, रूट मीन स्क्वायर करंट या वर्चुअल करंट बोलते हैं सर्किट की। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर, यहाँ पे भी नहीं बताया कौन सा वोल्टेज, पीक वोल्टेज नहीं निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालना है रजिस्टर के क्रॉस और कैपेसिटर के क्रॉस। द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, इफ यस सॉल्व द पैराडॉक्स। समझते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले एक डायग्राम बना लो, एक रजिस्टर है R और एक कैपेसिटर है ये, और इसमें एक सोर्स लगा हुआ है, ये रहा AC सोर्स। इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है 30 ओम और इसका कैपेसिटेंस दे रखा है C 250/pi माइक्रोफैरड है, इसे चेंज कर लेता हूँ -6 फैरड, माइक्रोफैरड को चेंज कर लिया है। इसका एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये 200 वोल्ट क्या दे रखा है सर, ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है बेटा ये। ठीक है, जब भी आपको वोल्टेज बताई नहीं और सोर्स हो AC सोर्स, तो नाम बताई नहीं और कांस्टेंट वोल्टेज दे रखा हो 200 वोल्ट कांस्टेंट है, देखो तो ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है, वर्चुअल वोल्टेज होता है, इफेक्टिव वोल्टेज होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसी को हमारा हॉट वायर एमीटर मेजर करता है। ठीक है, करंट इन द सर्किट पूछ रहा है, तो देखो भाई ये सोर्स की है तो करंट इसमें जो फ्लो करता है, अब इसमें भी कुछ नहीं बताया तो IRMS
ऐसे रूट मीन स्क्वायर करंट। जब कुछ करंट का नाम ना बताए तो रूट मीन स्क्वायर करंट निकालिए इसी सोर्स में। IRMS हमसे पूछ रहा है, तो देखो IRMS का जो फॉर्मूला होता है ये होता है VRMS अपॉन जेड। इंपिडेंस निकाल लो, VRMS 200 वोल्ट है, IRMS निकल आएगा। ठीक है, अब इंपिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंपिडेंस आपका RL सर्किट है, ये इंपिडेंस ऑफ RL सर्किट, तो ये होता है Z इज इक्वल टू रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। फेजर डायग्राम से आता है ये, इतना तो सबको याद होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, R का स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है 30 का स्क्वायर हो गया। अच्छा XC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा, तो यहाँ एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल लो, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा 2 पाई f इंटू C, तो 1 अपॉन 2 पाई f की वैल्यू 50 और C की वैल्यू 250 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 6। पाई से तो पाई कट गया, देखो ये हो गया 100, तो 100 तो ये हो गया, एक जीरो ये वाली इसी में कर लो, ये हो गया 25, और ये 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, तो ऐसे लिख लो उसको, 6 जीरो तो हैं। अच्छा ये इससे पूरा कट गया, 25 से ये कट गया 24, 25 चौका 100, 40 ओम, तो XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया वो 40 ओम आया। यहाँ रख दो 40 ओम का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ये 900 और ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 25,100 और ये हो जाएगा 50 ओम। इम्पिडेंस आ गया बेटा ये, है ना। नाउ हमसे पहले वाले पार्ट में पूछा है करंट इन द सर्किट, तो IRMS निकाल दो, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन जेड। VRMS हमें रखा है 200 और जेड रखा है 50, जीरो से जीरो कट गया 4 एम्पियर। एक तो आंसर आपका यही है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। अब इसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो देखो इसमें करंट IRMS, इसमें भी करंट IRMS, सीरीज में, दोनों में करंट सेम है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, है ना ये। तो जब कुछ बताया नहीं तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालेंगे, VRMS रजिस्टर के अक्रॉस कितना, तो करंट IRMS और रजिस्टर का मल्टीप्लाई, V बराबर I इंटू R तो होता है, लेकिन VRMS निकालना है रजिस्टर के अक्रॉस, तो IRMS इंटू R। IRMS कितना है बेटा आपका, निकाला अभी हमने 4 एम्पियर, और R कितना है 30, तो ये आया 120 वोल्ट। एक आंसर ये हो गया। इसी पार्ट में हमसे किसके अक्रॉस भी पूछ रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस पूछा है ना। कैपेसिटर के अक्रॉस पूछ रहा है, तो VRMS वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, यहाँ लिख सकते हो वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर। ठीक है, ये अगर हमसे पूछा है तो ये वाली वैल्यू होगी IRMS इंटू XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। भाई करंट तो सेम है ना दोनों सीरीज में, इसमें भी IRMS, इसमें भी करंट तो सेम है, लेकिन इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC ओम है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो IRMS 4 और XC की वैल्यू रखी है मल्टीप्लाई में, XC कितना निकाला हमने 40, तो ये आ गया 160 वोल्ट। एक आंसर ये हो गया कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, सही है नहीं। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया उसका, एंड लिख दो यहाँ पे। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा, अब जरा सोचने वाली बात है कि ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये आपका AC सोर्स है, इसका VRMS वोल्टेज तो हमें दे रखा है सोर्स का 200 वोल्ट, और रजिस्टर के अक्रॉस जो VRMS वोल्टेज आ रहा है ये आ रहा है 120 वोल्ट, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो आ रहा है वो 160 वोल्ट आ रहा है। अब अगर इन दोनों का हम एल्जेब्रिक सम करें, क्या करें, एल्जेब्रिक सम, तो क्वेश्चन में बोला है कि इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, तो सोर्स वोल्टेज तो ये हो गया, तो एल्जेब्रिक सम अगर हम करते हैं किसका, VRMS इंटू R का प्लस VRMS इंटू L कैपेसिटर C का, तो ये आ रहा है 120 और ये आ रहा है 160, तो ये हो गया 08280 वोल्ट। अब देखो ये इन दोनों के क्रॉस 280 है और अप्लाइड किया मात्र 200 वोल्ट। जब हम पीछे करते थे DC सोर्स में तो बराबर आता था दोनों को जोड़ने पर, लेकिन वो, और इसमें क्या अंतर है वो बताता हूँ। यहाँ पर लिख दोगे कि जो 280 वोल्ट है ये बड़ा है सोर्स वोल्टेज से, ये सोर्स वोल्टेज था आपका, ठीक है, ये वाला सोर्स वोल्टेज है। तो अब लिखेंगे दिस इस पैराडॉक्स, इसे लिख दो थोड़ा सा, कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, अब फेजर डायग्राम का क्या सीन है इसमें, तो देखो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ना, वो आपका v फंक्शन ऑफ t i द फंक्शन ऑफ t लैग करता है 90 डिग्री, ये रिलेशन याद होना चाहिए, और इसमें सेम फेज में होता है, ठीक है। तो इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो i द फंक्शन ऑफ t ऐसे,
और ये आपका वी नॉट आर लिखें, क्योंकि वेक्टर के अकॉर्डिंग पीक वोल्टेज ऐड होते हैं ओनली, तो वी जीरो आर लिखें और कैपेसिटर का नीचे लिख लो वी जीरो सी। तो ये इसका रिजल्टेंट आएगा, टोटल आएगा ये रहा वी जीरो जेड। तो इसमें ऐसे वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करिए आप, तो वी जीरो जेड पीक वोल्टेज निकालने बेटा, पीक वोल्टेज ही वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो वी जीरो जेड, तो देखो ये वी जीरो आर और ये वी जीरो सी, ये दो वेक्टर की तरह से ट्रीट करो इसको, वी जीरो आर को और वी जीरो सी को, और इनका रिजल्टेंट है वी जीरो जेड। तभी तो प्रोग्राम बना लिया मैंने। अब वेक्टर के अकॉर्डिंग दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं भाई, किसी एंगल से तो फॉर्मूला लगाते हैं, ट्राइंगल ऑफ कंडीशन लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो वही लगाया वी जीरो आर का होल स्क्वायर प्लस वी जीरो सी का होल स्क्वायर प्लस 2 वी जीरो आर इंटू वी जीरो सी cos 90, क्योंकि 90 डिग्री दोनों के बीच में, तो cos 90 तो जीरो हो जाएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगा इतना। लेकिन पहले हमें वी जीरो आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो वी आर एम एस आर है बेटा, इसकी वैल्यू लिखें तो वी नॉट आर बाई रूट 2। ठीक है, इस वी आर एम एस दे रखा है, वी आर एम एस इंटू आर हमने निकाला है वो 120 है, बराबर वी नॉट आर बाई रूट 2। तो वी नॉट आर हमें निकाल लिया हमने 120 रूट 2 वोल्ट। ऐसे ही वी आर एम एस कैपेसिटर के क्रॉस दे रखा है, वी नॉट सी निकालना पड़ेगा बटे रूट 2। तो यहाँ से वी नॉट सी जो आएगा ये 160 दे रखा था हमारा 160 डिग्री, इसका से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रूट 2 वोल्ट। अब ये यहाँ रखना पड़ेगा, ये वाला स्टेप मैं आगे वाले पेज पे करता हूँ। ठीक है, तो देखो इसीलिए वी नॉट जेड निकालेंगे ना, ये पीक वोल्टेज सोर्स का, ये सोर्स का वी जीरो जेड इसका है पीक वोल्टेज, इसका पीक वोल्टेज वी जीरो आर है। ये तो वी आर एम एस वैल्यू लिखी है, कुछ नहीं बताया तो वी आर एम एस निकालते हैं बेटा, है ना। यहाँ पे रख दो रूट के अंदर, वी जीरो आर कितना है 120 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 160 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखो दिमाग लगाते हैं, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 कॉमन है, और 120 में हो जाएगा 140 प्लस इसका हो जाएगा 60 का 160 है ये सॉरी 256 और 2 बाहर आ गया। इसमें से ये भी बाहर निकाल लो भाई, 100 कॉमन ले लो, तो ऐसे लिख सकते हो देखो 200 और 144 प्लस 256। 200 में ऐसे लिख सकता हूँ 10 रूट 2 बाहर निकल आया रूट से, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ 144 प्लस 256 ये हो गया 400, और 400 का 20 इंटू 10 रूट 2, तो ये आ गया 200 रूट 2 वोल्ट। लेकिन ये तो पीक वोल्टेज आया ना सोर्स का, पीक वोल्टेज आया सोर्स का भाई, ये पीक वोल्टेज हो गया, ये वाला पीक वोल्टेज हो गया रजिस्टर का, और ये वाला पीक वोल्टेज हो गया कैपेसिटर का। सोर्स का पीक वोल्टेज मैंने निकाल लिया वी जीरो जेड, इसीलिए सोर्स का वी आर एम एस वोल्टेज निकालें सोर्स का, देन तो ये आएगा वी जीरो जेड बाई रूट 2, जो कि 200 रूट 2 बटे रूट 2 है, तो कितना आया 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट ही तो है भाई, देखो 200 वोल्ट था। तो एक्चुअल में ये फेजर डायग्राम के हिसाब से है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। डिवाइस एक्स इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स वी आवर वी नॉट साइन ओमेगा टी, द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर इन वन साइकिल्स ऑन द फॉलोइंग फिगर, आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स। ये 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, इस समय के साथ पढ़ेंगे हम जब जरूरत पड़ेगी, अभी फिगर दे रखा है ये। ठीक है, अब पहले इसमें की कंसेप्ट पर जाते हैं बेटा। इसमें सोचना क्या है, मैं सबसे पहले आपको ग्राफ पहचानने आनी चाहिए, उसके लिए आपको साइन ओमेगा टी का ग्राफ, पॉजिटिव साइन ओमेगा टी ग्राफ कैसे बनाते हैं वो पता होना चाहिए। देखो थोड़ा सा साइन ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो 2 पाई अपॉन टाइम पर होता है, तो साइन 2 पाई बटे कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ आपको लर्न होना चाहिए बेटा, याद होना चाहिए। ठीक है, कैसे याद होना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। देखो साइन ओमेगा टी ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, इसके 4 हिस्से करो पहले बराबर, एक टाइम वाले के 4 हिस्से कर लिए। 0 यहाँ पे t/4 होता है, यहाँ पे t/2, यहाँ पे 3t/4 और यहाँ पे कंप्लीट साइकिल, यहाँ पे एक कैपिटल टी होने का मतलब कंप्लीट साइकिल। तो 0 से स्टार्ट होता है साइन ओमेगा टी का ग्राफ, हो पहली बार मैक्सिमम होता है t/4 पर, t/2 पर कट पहली बार कट करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्राफ हमें साइनोसॉइडल ग्राफ बनता है, ये हमें लर्न होना चाहिए बेटा ऐसे। और क्यों बनता है थोड़ा सा आइडिया देता हूँ रफली। अब t/0 पुट करो, यहाँ पे t कितना है 0, तो 0 पुट करो, साइन 0 0 तो 0 आया। और t/t/4 पुट करो तो 2 पाई बटे t इंटू t/4, सब में नहीं दूंगा बस इसी में दे रहा हूँ, t से 2 कट गया तो π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो 90 पे मैक्सिमम है ना। और t/2 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, दोबारा से 2 पाई अपॉन टी इंटू t/2, t से t कटेगा, साइन 180, साइन 180 के लिए 0 हो जाती है, तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ इसको इस तरह से बनता है। इसमें याद क्या रखना है कि साइन का ग्राफ है 0 से स्टार्ट होता है, पहली बार मैक्सिमम t/4 पर और पहली बार कट t/2 पर, और एक कंप्लीट साइकिल कैपिटल टी में, एक कंप्लीट साइकिल कैपिटल टी में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि कैपिटल टी जब साइकिल होता है तो एंगल अगर ये ओमेगा टाइम ना देके ओमेगा टी दे रखा होता
जो कि एक एंगल होता है, आपने पढ़ा हो ओमेगा बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो रेडियन में मेजर करेंगे। तो कंप्लीट साइकिल में 2 पाई होता है, इसमें पाई और यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ 360। अब सर्कल बना के देख लो, ऐसे एक सर्कल बनाते ना ऐसे। तो बेटा यहाँ पे समय 0 और एंगल 0, ओमेगा टी 0, यहाँ से घूमना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे समय हो जाता है T/4, यहाँ पे T/2 हो जाता है आधा चक्कर, यहाँ पे 3T/4 और वापस यहीं आ जाता है कैपिटल टी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना घूमा, 90 डिग्री, T/4 पर 90 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक 180, 270, 360, है ना, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से साइन ग्राफ याद होना चाहिए। अगर माइनस के साइन ओमेगा टी होता, माइनस का, तो यही ग्राफ बनता है, बस थोड़ा सा ग्राफ में चेंजिंग है, नीचे से शुरू होता है ऐसे बेटा। एक कंप्लीट साइकिल कैपिटल टी में वही 2 पाई रेडियन में और पाई रेडियन में आधी, लेकिन 0 से स्टार्ट है, नेगेटिव में जा रहा है बेटा ग्राफ, नीचे तरफ जाता है। कंप्लीट साइकिल इतना में होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस के कॉस ओमेगा टी में चले जाएं तो इसमें कॉस इसे लिख सकते हो आप 2 पाई बटे कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी ऐसे। फिर इसमें पुट करो, आप चेक करो अपने आप, तो टी और ओमेगा टी, अगर ये स्टार्ट यहाँ से होगा T/0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू +1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू आएगी T/0 पर, और T/4 पर पहली बार कट करेगा ऐसे। एक कंप्लीट साइकिल में ऐसे ग्राफ आएगा। एक कंप्लीट साइकिल में 2 पाई यहाँ होगा, यहाँ पे पाई होगा बेटा, और पहली बार यहाँ पे T/4 पे कट करेगा, और T/2 पर मैक्सिमम, और 3T/4 ये होगा, और कैपिटल टी में एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगी। 0 से स्टार्ट होगा ऊपर से, ये कॉस ओमेगा टी ग्राफ है। माइनस के कॉस ओमेगा टी की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, स्टार्ट यहाँ से होता है, पहली बार कट कहाँ करता है ऐसे, ये कैपिटल टी टाइम पीरियड हो गया, पहली का बार कट T/4 पर करेगा, और मैक्सिमम T/2 पर होगा ऐसे। यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे पाई, ठीक है, और यहाँ पे तो 0 है, ये ऐसे नेगेटिव में स्टार्ट होगा बेटा। ये 4 ग्राफ पर कंट्रोल होना चाहिए आपका। पहले कंप्लीट साइकिल कितने में हो रही है, कट कहाँ कर रहा है पहली बार, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट 3 पॉइंट है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कॉस का, ऊपर से, पहली बार कट T/4 पर, और कंप्लीट साइकिल कैपिटल टी में, ठीक है ना। देखो ये आधा साइकिल हो गया, 1/4 साइकिल इधर है और 1/4 साइकिल इधर है, कंप्लीट साइकिल हो गई इसमें, ठीक है। इसमें ये आधा साइकिल बोलते हैं इसको पूरे को, इसमें फिर ये आधा साइकिल है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने एक क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक AC डिवाइस दे रखा है X, सोल्यूशन शुरू करते हैं। एक डिवाइस दे रखा है X, पता नहीं कौन सा डिवाइस है, इसे किसी AC सोर्स से जोड़ा है, ठीक है। इस AC सोर्स की वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है उसने, Y0 sin ओमेगा टी। अब देखो वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, तो ये तो पक्का हो गया sin ओमेगा टी का कर रहे बेटा वोल्टेज में। तो वोल्टेज का ग्राफ कैसे आएगा भाई, अगर मैं वोल्टेज का ग्राफ बनाऊं ओमेगा टी के साथ बनाऊं, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी के साथ बनाया उसने, ठीक है नहीं, वोल्टेज का, ये वोल्टेज है, तो साइन प्लस के साइन ओमेगा टी है ना, तो 0 से शुरू होगा, और पहली बार जो मैक्सिमम होगा, इसके 4 हिस्से कर लें, 1 2 3 और ये 4, तो ये आपका पहली बार मैक्सिमम होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका पाई, और एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होगी 2 पाई, ये कैपिटल टी और ये T/2 है ना, और 0 से स्टार्ट होगा, साइन का ग्राफ है देखो। तो वोल्टेज का ग्राफ तो ऐसे आएगा, तो ढूंढो इसमें वोल्टेज का ग्राफ कुछ ऐसा है कहीं। देखो ये वाला बी वाला ग्राफ दिख रहा है आपको, पाई पर तो आधा साइकिल हो रही है, और 2 पाई पर पूरी, और 0 से स्टार्ट है भाई। 2 पाई कंप्लीट साइकिल 2 पाई पर होनी चाहिए, ये भी है इंपॉर्टेंट है, टाइम दे रखा नहीं, वहाँ पर ओमेगा टी के टर्म में दे रखा है ना। देखो इसमें आपकी 2 साइकिल पूरी हो रही है, 0 से स्टार्ट ये भी हो रहा है, लेकिन 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, पाई पे एक साइकिल कंप्लीट हो गई, और फिर एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया, फिर यहाँ पर आपकी 2 साइकिल पूरी हो गई, 2 पाई पे 2 हो रही हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। ये वाला ऊपर से शुरू हो रहा है, तो ये साइन का ग्राफ तो नहीं सकता, ये तो कॉस का ग्राफ है। ये वाला सी वाला ग्राफ किसका है, कॉस का, ये साइन का है, ये किसका भी देखेंगे। इतनी बात समझ में आई पहले आपको, ठीक है सर। तो एक बात तो पक्की हो गई कि आपका ये जो वोल्टेज वाला ग्राफ वो इस तरह से आया, तो ऐसा ग्राफ उसमें जो दिख रहा है वो बी वाला है, हेंस ग्राफ जो बी है वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ है भाई। ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं आगे, है ना, इसमें आगे देखते हैं। देखो अगर हमारा करंट के ग्राफ की बात करें तो करंट का ग्राफ और वोल्टेज का ग्राफ में जो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है करंट की और वोल्टेज की। एसी सर्किट में जो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो सोर्स की होती है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होगी ना बेटा, ओमेगा तो सेम ही होगा, और ओमेगा सेम होगा तो टाइम पीरियड भी सेम होगा, है ना। एसी का ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट का एसी में सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है जो कि कांस्टेंट होती है बेटा, जी सॉरी ओमेगा है वो ओमेगा होती है वो आपकी, हाँ जैसे एसी सोर्स हम कहते हैं इंडिया में ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई है, तो कांस्टेंट ही होगी। तो वोल्टेज की और करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होती है,
और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा। देखो इसमें किसका टाइम पीरियड सेम है, इस वाले ग्राफ का। एक रिवोल्यूशन इसमें सी वाले ग्राफ में एक रिवोल्यूशन हो रहा है 2 पाई उसमें, और इसमें तो 2 रिवोल्यूशन हो रहे हैं। तो इस सीधी सी बात है कि ये वाला ग्राफ किसका होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट का होगा। तो है ना, तो लिख देंगे सिंस ओमेगा जो है दैट मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड होता है, ठीक है, सेम है किसमें, फॉर ग्राफ सी एंड बी, सी और बी में सेम है। सो देयरफॉर ग्राफ जो आपका सी है ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ही होगा, पता, ऑल्टरनेटिंग करंट का होगा। अब ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है तो ये क्या इक्वेशन होगी, इसको इक्वेशन को देख लेते हैं। तो ग्राफ सी के लिए ऑल्टरनेटिंग इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ये देखें तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी। सर आपने कॉस ओमेगा टी का क्यों लिखा, देखो इसमें ग्राफ को देख के लिखा है हमने। इसका ग्राफ 0 से ऊपर से शुरू हो रहा है बेटा, पॉजिटिव से, और पहली बार का t/2 पे मार रहा है, फिर मैक्सिमम हो गया है, फिर ये ऐसा हुआ है। तो ये वाला 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये कौन सा ग्राफ होगा, तो ऐसा ग्राफ होगा बेटा। इसीलिए इसकी इक्वेशन ये होगी करंट की, आई बराबर आई 0 कॉस ओमेगा टी। अच्छा अब इसमें और चेक कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, आई 0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। बच्चे के सर इसे तो 90 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। जब फेज लिखते हैं ना तो वोल्टेज का फेज क्या आता है आपका, वोल्टेज का जो फेज था v/, साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का साइन, जो ओमेगा का साइन, ओमेगा टी का साइन सेम होना चाहिए। तो ओमेगा टी का साइन इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी सेम है, पॉजिटिव है। अगर आप इसकी जगह पे साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिखते तब भी कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो, और साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिखते हो तब भी कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो। लेकिन ओमेगा टी का जो साइन होना चाहिए करंट की इक्वेशन में और वोल्टेज की इक्वेशन में सेम होना चाहिए, इसीलिए ये नहीं लिखेंगे बेटा, ये लिखेंगे। तो ये लिख दिया आई बराबर इतना, आई बराबर, अब इक्वेशन को देखो जरा, आई की इक्वेशन ये हो गई और वोल्टेज की इक्वेशन हो गई वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट की इक्वेशन, ये वोल्टेज की इक्वेशन। चेक करके बताओ करंट और वोल्टेज में कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। तो करंट का फेज π/2 ज्यादा है वोल्टेज के फेज से। वोल्टेज का फेज कितना है, इसे फेज बोलते हैं। तो वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है और करंट का फेज ओमेगा टी प्लस π/2 है। तो वोल्टेज का फेज कम है और करंट का फेज ज्यादा है। दैट मीन्स देयरफॉर आई लीड V बाई फेज π/2 रेडियन। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। अगर आई लीड कर रही है, अगर करंट आगे है वोल्टेज से फेज में π/2 रेडियन, जो आई आगे है तो वोल्टेज पीछे रहा होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं V लैग बिहाइंड आई बाई फेज π/2 रेडियन। तो इसका जो फेजर डायग्राम बनाए, इसका बनाए तो ऐसे बनाना चाहिए, वोल्टेज ऐसे और आई लीड कर रहा है 90 डिग्री। लेकिन इसका बनाए तो जो कुछ नहीं करता वो यहां आता है, जिससे लैग लीड कर रहा हो तो यहां आता है। तो आई वोल्टेज लैग कर रहा है, लैग करे तो नीचे और लीड करे तो ऊपर, और जिससे लीड के लैग करे वो यहां आता है। तो देखो वोल्टेज लैग कर रहा है 90 डिग्री आई से, तो आई से कर रहा है इसलिए आई यहां लिखा, और वोल्टेज कर रहा है तो नीचे। अब फेज रिलेशन के हिसाब से देन हेंस डिवाइस जो एक्स है एक कैपेसिटर होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको 3 रूल पता होने चाहिए। मैं देखो फास्ट बताऊंगा आपको 3 रूल, कॉन्सेंट्रेट करना। थोड़ा सी लेंथी वीडियो जरूर होगी पर समझ में जरूर आएगी, ठीक है। जरा समझो, देखो 3 डिवाइस होते हैं हमारे पास, एक रजिस्टर होता है, एक इंडक्टर होता है, 3 एलिमेंट होते हैं, और एक कैपेसिटर होता है। ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। इसमें करंट और फेज वोल्टेज आई द फंक्शन ऑफ टी और वी आर द फंक्शन ऑफ टी सेम फेज में होते हैं। वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। लेकिन इंडक्टर में करंट आई द फंक्शन ऑफ टी और वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री। वोल्टेज करता है लीड बेटा। सोचो अगर वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से तो उल्टा करेंगे तो करंट लैग करेगी, तो वोल्टेज करंट लैग कर जाएगी आई द फंक्शन ऑफ टी 90 डिग्री। इसमें क्या होता है कि करंट ऐसे है और वोल्टेज लैग करता है, लैग करे तो नीचे और लीड करे तो ऊपर, और जिससे लीड करे वो आगे, तो VCT ऐसे। तो वोल्टेज लैग करता है बेटा इसमें। उल्टा करें तो वोल्टेज अगर पीछे है करंट से तो करंट आगे होगी, तो वोल्टेज को ऐसे लिख दो और करंट को लीड करा दो।
आइदर फंक्शन ऑफ टी 90 डिग्री। अब चेक करो, ये 3 रूल्स होते हैं, ये याद होने चाहिए, इनको प्रूव भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो देखो आई लीड कर रहा है वोल्टेज से, या फिर इससे लिख लो वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से, इसलिए डिवाइस एक्स इस कैपेसिटर इससे मैच कर रहा है बेटा, इससे मैच कर रहा है, इससे नहीं कर रहा। देखो इसमें वोल्टेज को मैंने किधर बनाया, ऊपर, इसमें नीचे बनाया है, करंट को नीचे बनाया है, करंट ऊपर बनाई है मैंने, है ना, सेम फेज में है नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ में आया होगा आपको, डिवाइस एक्स इस कैपेसिटर। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई। तो अब हमने पढ़ लिया कि भाई 2 चीज़ें तो हमने पढ़ ली, मेंशन कर दी ग्राफ सी, एक तो हमने मेंशन कर दिया ग्राफ सी क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, और ग्राफ बी क्या है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अब ग्राफ ए सीधी सी पावर, फिर सीधी ये सीधा सा है वो पावर ए पावर का होगा, लेकिन क्यों सर, तो जरा समझते हैं उसको भी। देखो पावर कंजप्शन जो होता है, इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है पी, वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट, जो टाइम डिपेंडेंट होता है उसे इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ये टाइम डिपेंडेंट ही तो है सब, जो आपकी वोल्टेज की क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये टाइम डिपेंडेंट है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की जो वैल्यू लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइड में, ये भी टाइम डिपेंडेंट है, ये लिख देता हूँ कॉस वाली, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना। और इस जगह पे जाते हैं तो ये वी नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी हो जाता है। सॉरी सही, वैसे सही लिखा था, लेकिन ऐसे समझो पहले, वी नॉट आई नॉट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और नीचे 1/2। क्या इसे साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं कुछ, साइन 2 थीटा, तो 1/2 वी नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई, यहाँ पे 2 ओमेगा हो गई, मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है। एक रिवॉल्यूशन में अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 सेकंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे कैपिटल टी सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन है, 1, और करंट में भी 1 ही है, लेकिन पावर में देख रहे हो तो 1 कैपिटल टी सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन होंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले की फ्रीक्वेंसी की डबल है ना। तो इस वाली कंडीशन में मैं कहूंगा कि इसमें देखो 2 पाई उसमें ही, दैट मीन्स कैपिटल टी उसमें 2 रिवॉल्यूशन हो गए, इसका टाइम पीरियड आधा हो गया पहले वाले की कंपेयरिंग। चेक करो, देखो इसका मैं अगर टाइम पीरियड लिखूं तो ओमेगा डैश बराबर 2 ओमेगा, तो ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी, 2 पाई अपॉन टी डैश बराबर 2 ओमेगा, आपका पहले वाली का फ्रीक्वेंसी है, तो 2 पाई इंटू टी कैपिटल टी, ऐसे। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो यहाँ से अगर मैं टी डैश उल्टा करूँ तो टी/2, तो देखो इसका टाइम पीरियड पहले वाले का आधा हो गया है, तो पहले वाले का टाइम पीरियड यहाँ पे था, इसका टाइम पीरियड इतना रह गया टी/2। भाई ये एक रिवोल्यूशन हो रहा है ना पावर वाले का यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो ग्राफ ए है, ग्राफ ए है ना, ये भी लिख देना आप इसमें, ग्राफ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर कंज्यूम को, पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट, इन दी सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो ए वाला पार्ट भी कर दिया, बी वाला पार्ट भी कर दिया। सी कह रहा है हाउ डज द इंपेडेंस वेरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स डिवाइस शो द ग्राफिकली। तो देखो ये बात पक्की हो गई कि जो डिवाइस एक्स था हमारा, ये हमने पीछे बता दिया एसी सोर्स से कनेक्टेड था, है ना। ये डिवाइस एक्स जो है वो एक कैपेसिटर है, और अगर कैपेसिटर है तो इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो एक्सी होता है, ओम, और इस सर्किट का इफेक्टिव इंपेडेंस लिखें वो भी एक्सी ही होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट लग रहा है, जेड बराबर एक्सी। तो यहाँ इंपेडेंस हो गया आपका एक्सी, ठीक है। तो हाउ डज द इंपेडेंस वेरी विद फ्रीक्वेंसी कह रहा है, तो एक्सी की जो वैल्यू होती है जेड, एक्स के लिए होती है 1/ω/c, 1/2πfc, तो जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम इंपेडेंस दैट मीन्स एक्सी का ग्राफ बनाएं तो इनवर्स रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंपेडेंस घटेगा, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इंपेडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, है ना। इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज एंड इंपेडेंस डिक्रीज, ये लाइन लिख देना थोड़ा सा लैंग्वेज में कि इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द इंपेडेंस डिक्रीज, और ग्राफ बना देना। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया बेटा। डी पार्ट में वो हमसे कह रहा है, डी पार्ट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट एंड फेज रिलेशन विद एसी वोल्टेज। वैसे तो रिलेशन मैंने बना दिया है, फिर भी प्रूव करने वाली स्टाइल में करना चाहो तो प्रूव वाली करने वाली स्टाइल में लिख दो। ये एक्सी है, ये एसी सोर्स है ना, इसका जो वोल्टेज की इक्वेशन है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है ना, ये है। अब हमें वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, ये अप्लाइड वोल्टेज हो गया, तो अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर, तो V बराबर V नॉट अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज,
ठीक है, यहाँ ऑल्टरनेटिव लगा देना, वी नॉट साइन ओमेगा टी, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर वी बराबर क्यू अपॉन सी होता है। तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली वी वन नॉट साइन ओमेगा टी क्यू अपॉन सी। फेज रिलेशन करना है ना, तो वोल्टेज का फेज तो ओमेगा टी है, करंट की इक्वेशन निकाल लूँ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, करंट की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, वोल्टेज की इक्वेशन तो ये है, करंट की इक्वेशन निकाल लूँ, तो करंट की इक्वेशन निकल जाएगी तो फेज रिलेशन कर लेंगे कि फेज किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। तो यहाँ से क्यू निकल आया आपका, क्यू इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब बताओ करंट कैसे निकले। तो आपने पढ़ा हुआ कि जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है ना, जो करंट होता है आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है बेटा। तो डी ओवर डी टी, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो सी वी नॉट तो कॉन्स्टेंट टर्म है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करें तो डी ओवर डी टी साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, ओमेगा टी। तो पहले तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी कर दो, फिर दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि वो टी नहीं है भाई, साइन टी होता तो कॉस टी हो जाता, लेकिन ओमेगा टी है उसमें, तो ओमेगा टी का दोबारा से करते हैं। और टी का कितना होता है, डी ओवर डी टी, टी का वो 1 होता है, ओमेगा तो कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका 1 हो जाएगा, तो ओमेगा आगे आ जाएगा। तो सी वी नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये इसका 1 हो जाएगा टी का, तो ओमेगा आगे आ गया। ये करंट हो गई। आई बराबर इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो 1 अपॉन ओमेगा सी लिखा है तो ओमेगा सी कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, इसी के साथ आ जाएगा वापस मैथमेटिक्स से, है ना, कॉस ओमेगा टी। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जो एक्स सी होता है ये 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, ओम होता है इसकी यूनिट। ठीक है, तो आई बराबर लिख सकते हैं वी नॉट एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, कॉस ओमेगा टी। और ये लिख सकते हैं हम आई नॉट, देखो ये इसकी यूनिट है वोल्ट, इसकी यूनिट है ओम, वोल्ट अपॉन ओम क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस ओम, तो करंट होता है, तो इसे पी करंट बोलते हैं, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना, ये आ गया। अब फेज में कंपेयरिंग करने से के लिए 3 पॉइंट सेम होने चाहिए। एक तो जैसे वी बराबर आ रहा है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट आ रही है आई बराबर आई नॉट साइन, सॉरी आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो 3 पॉइंट सेम साइन का होना चाहिए दोनों, ओमेगा टी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होने चाहिए, यहाँ का साइन और यहाँ का साइन सेम होना चाहिए, तब फेज में कंपेयरिंग करते हैं। तो इसमें 2 बातें तो सही है, ओमेगा टी सेम साइन के हैं, बट करंट का साइन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग है, तो इसे चेंज कर लूँ, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 90। देखो इस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ये लिख लिया। अब इसकी कंपेयरिंग कर लो बेटा वोल्टेज के साथ, तो वोल्टेज के साथ कंपेयरिंग करें तो वी नॉट कितना है, साइन ओमेगा टी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि करंट आई लीड्स द वोल्टेज लीड वी बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन, उल्टा करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन, अ साइनोसोडल वोल्टेज इज अप्लाइड टू electric circuit containing a circuit element X in which the current lead the voltage by pi by 2। फिर ये 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट का नाम हमें नहीं मालूम कौन सा एलिमेंट है, वो X है, और इसे किसी साइनोसोडल वोल्टेज का मतलब है AC सोर्स से जोड़ा है ये। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसमें जो करंट फ्लो कर रही है और इसके जो वोल्टेज है, इसमें जो फेज रिलेशन है वो ये है गिवन, क्या कि करंट लीड द वोल्टेज बाय फेज पाई बाई 2 रेडियन, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो देखो अगर ऐसा है तो ग्राफ कैसे बनाते हैं कि वोल्टेज ऐसा है और करंट लीड कर रही है बेटा, तो जो लीड करती है उसे ऊपर बना लेते हैं, और 90 डिग्री लीड कर रही है इसलिए 90 बनाया मैंने ऐसा। करंट वोल्टेज से फेज में 90 डिग्री आगे है, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं बेटा, हम ऐसे लिख सकते हैं, सोच के बताओ। अगर करंट आगे है वोल्टेज से फेज में पाई बाई 2 रेडियन, तो वोल्टेज पीछे होगा ना करंट में, करंट से फेज में पाई बाई 2। भाई करंट अगर आगे होगी वोल्टेज से तो वोल्टेज पीछे होगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वोल्टेज वी लैग बिहाइंड आई बाई फेज 90 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाई 2। इसका फिगर हम ऐसे बना सकते हैं, आई ऐसे और वोल्टेज लैग कर रहा है ऐसे, लैग करे तो नीचे बनाओ, लीड करे तो ऊपर बनाओ। तो देखो जिससे करे उसे एक्स एक्सिस में रखो। तो यहाँ पे वोल्टेज से करंट आगे है तो करंट आगे है तो ऐसे बनाया, यहाँ पे वोल्टेज पीछे है तो नीचे बना दो 90 डिग्री, ये ऐसे। अब सोचिए बताओ ये रूल किसके लिए होता है। आपने अगर रूल्स पढ़े हैं, 3 रूल होते हैं, मैं बता दूंगा, हेंस मैं
आंसर में तो ये लिखूंगा, हेंस एलिमेंट एक्स जो है ये आपका कैपेसिटर है। अब आपको ये रूल याद होनी चाहिए। कौन से रूल सर, जरा समझो। 3 रूल होते हैं। एक तो रेजिस्टेंस के, लीनियर रेजिस्टेंस के लिए, अगर आपका लीनियर रेजिस्टेंस है इसके लिए लिखें तो इसमें जो करंट है आई द फंक्शन ऑफ टी और वोल्टेज द फंक्शन ऑफ टी आर के क्रॉस सेम फेज में होते हैं। ये वी आर द फंक्शन ऑफ टी एंड आई द फंक्शन ऑफ टी आर इन सेम फेज। अगर रेजिस्टेंस है तब, अगर रेजिस्टेंस एसी सोर्स लगा हुआ है ऐसे, तब ये कहानी होती है। एक इंडक्टर के लिए होता है, अगर एक इंडक्टर है, 3 ही एलिमेंट होते हैं आपके, इससे किसी एसी सोर्स को जोड़ दें तो इसका सेम फेज का फेजर डायग्राम ही बनता है। इसमें ऐसे नाते हैं कि करंट आई द फंक्शन ऑफ टी और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लीड करता है 90 डिग्री। बेटा वोल्टेज लीड करता है करंट से, तो ऐसे याद करते हैं इसको मैं फेजर डायग्राम से याद रखता हूँ। इससे जो ऊपर होगा वो लीड करेगा इससे, एक्स में जो जिससे लीड कर रहा होगा वो एक्स एक्सिस में आएगा। तो वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री करंट से, तो वोल्टेज वी एल द फंक्शन ऑफ टी लीड करंट आई बाई फेज 90 डिग्री। अगर इसको उल्टा भी करके ले सकते हो आप कि भाई सोचो अगर वोल्टेज आगे है करंट में तो फिर करंट पीछे ही तो होगा, तो आप ऐसे ले सकते हो आई द फंक्शन ऑफ टी लैग बिहाइंड बाई वोल्टेज बाई फेज 90 डिग्री। अच्छा ये दोनों बात एक ही हैं, सोच के देखो, आसान है। वोल्टेज अगर आगे है करंट में से किस में, फेज में आगे है 90 डिग्री, तो बेटा जब करंट से वोल्टेज आगे है तो करंट पीछे तो हुआ, तो इसका फेजर डायग्राम बनाना तो ऐसे बना सकते हो। इसमें करंट लैग कर रहा है तो वोल्टेज को यहाँ लिख लो, और करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री, ऐसे कर सकते हो। लैग करेगा तो नीचे आएंगे, लीड करेगा तो ऊपर। तीसरा रूल होता है कैपेसिटर के लिए, ये वाला याद रखता हूँ मैं, तो ये वाला याद रखता हूँ, फेजर डायग्राम से याद हो जाता है बेटा, है ना। एक होता है कैपेसिटर के लिए, अगर एसी सोर्स में कैपेसिटर लग रहा है तो इसमें जो करंट होता है फंक्शन आई द फंक्शन ऑफ टी, वोल्टेज लैग करता है सी कैपेसिटर के अक्रॉस 90 डिग्री। मैं ये वाला डायग्राम याद रखता हूँ। यहाँ से आप बोल सकते हो कि वी सी लैग बिहाइंड आई द फंक्शन ऑफ टी बाई फेज 90 डिग्री। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो बेटा, अगर वोल्टेज पीछे है करंट से तो करंट आगे होगा, तो इसका उल्टा लिख सकते हो आप, करंट आई द फंक्शन ऑफ टी लीड वोल्टेज वी सी द फंक्शन ऑफ टी बाई फेज 90 डिग्री। ये 3 रूल होते हैं, इनका डेरिवेशन भी होता है 12th में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं तीनों के। ये प्रूव करके दिखाओ कि लैग कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है ना। तो ये ऐसे, तो इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि वोल्टेज तो कुछ नहीं कर रहा है यहाँ, और करंट लीड कर रहा है, लीड करे तो ऊपर 90 डिग्री। तो इसीलिए देखो यही तो डायग्राम में दे रखा है, वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो इसीलिए मैंने कैपेसिटर डिवाइस लिखा है। तो पहली बात तो समझ में आ गई होगी आपको कैपेसिटर क्यों लिखा, थोड़ा सा समय लगा बताने में, पर ये ऐसे लिखना है बस इतना, ठीक है ना। रूल्स याद होंगे तो फटाफट लिख दोगे आप। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा आपसे, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि राइट द फॉर्मूला फॉर इट्स रिएक्टेंस। तो देखो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो इस एलिमेंट को कैपेसिटर से, ऐसा बना सकते हो कि जो एलिमेंट है आपका वो कैपेसिटर है। ये बात समझ में आ गई। अब कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्सी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव इंडक्टर होता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता, एक्सएल बोलते हैं उसे। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, इसका फॉर्मूला होता है, हमें याद होना चाहिए 1/ओमेगा सी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स की, और सी कैपेसिटर होता है कैपेसिटेंस। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2π एफ सी, 2π एफ इज अ लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये आप ऐसे लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला लिखवा रहा था, यूनिट भी लिख दो ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट होती है ओम। अच्छा इसके बाद जरा समझो, और इसमें थर्ड पार्ट पूछ रहा है, सी पार्ट। सो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ दिस रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। तो देखो एक्स इज इक्वल टू 1/2π एफ सी है, तो एक्स सी का फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो एक्स सी घटेगा, तो कुछ ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ये फ्रीक्वेंसी, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, तो इसमें लिखना चाहो तो ये हर्ट्स में लिख दो, ये ओम में लिख दो, तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। और देखो इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ रही है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट रहा है, ठीक है। तो सी चॉइस हो गई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। चौथा पार्ट है इसमें, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द दिस एलिमेंट व्हेन द इट इज यूज्ड इन एसी सर्किट्स। अगर हम एसी सर्किट में इस एलिमेंट को लगाएं, ऐसे लगा दें एक एसी सोर्स, हम इसमें एसी सोर्स लगाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, जीरो नहीं है,
है ना। अगर हम इसमें इस सोर्स का रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज VRMS, उसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो IRMS, इसी को हॉट वायर एमीटर मेजर करता है, और इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC ओम। तो IRMS इज इक्वल टू होता है VRMS अपॉन Z होता है वैसे तो, लेकिन सर्किट का जो इम्पीडेंस है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो XC है, इसीलिए लिख सकते हैं कि VRMS अपॉन XC। अब इसमें हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो XC घटता है। अब XC अगर घटेगा तो करंट बढ़ेगी, तो इसमें करंट बढ़ने लगेगी, IRMS बढ़ेगी। तो ये तो किसका बिहेवियर हो गया, आपका AC सोर्स का बिहेवियर हो गया कैपेसिटिव के लिए, कि अगर आप फ्रीक्वेंसी सोर्स की बढ़ाओगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है XC घटेगा, और XC घटेगा तो करंट सर्किट में फ्लो करने वाली जो करंट होगी, रूट मीन स्क्वायर करंट, वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ये तो AC सोर्स के लिए हो गया। अगर हम DC सोर्स के लिए कहानी बताएं तो DC सोर्स में अगर हम ऐसे लगा दें, DC सोर्स मतलब बैटरी लगा दें बेटा, DC सोर्स का मतलब बैटरी से है। अब DC सोर्स लगा दें तो जानते हो कि हम बात करते हैं स्टडी स्टेट की। स्टडी स्टेट जब आ जाता है तब ये मान के चल लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जीरो है साहब। स्टडी कहानी होती है ये कि फ्रीक्वेंसी जीरो मान लो DC सोर्स की, मान लो, एज्यूम कर लो, और XC की वैल्यू 1/2 FC है, तो F जीरो है तो XC इन्फानेट हो जाएगा, और जब XC इन्फानेट हो जाएगा तो जो करंट फ्लो करेगी इसमें वो जीरो हो जाएगी। लेकिन ये कहानी स्टडी स्टेट की है बेटा, मतलब DC सोर्स कैपेसिटर जो होता है वो डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है, लेकिन स्टडी स्टेट में, स्टडी स्टेट का मतलब है फुली चार्ज हो जाए। फुली चार्ज का मतलब है कि जब कैपेसिटर की अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाए। तो कैपेसिटर का प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है तो चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्शन करंट जीरो हो जाती है। और एक बात और है कि जब फुली चार्ज हो जाएगा तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, और बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट दोनों जीरो हो जाती है जब फुली चार्ज हो जाता है, स्टडी स्टेट आ जाती है। उससे पहले करंट फ्लो करता है बेटा, जब ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस चल रही होती है तो कैपेसिटर में भी करंट फ्लो करता है बेटा, कंडक्शन करंट भी होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, वो दोनों मिलकर कंडक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं, कंडक्टिविटी आ जाती है सर्किट में, है ना। उतना नहीं, आप इतना लिख देना कि स्टडी स्टेट जरूर लिखना बट, है ना, और लिख देना कि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, और उसकी वजह से सर्किट कैपेसिटर करंट DC करंट को ब्लॉक कर देती है। ये DC करंट है बेटा, है ना, इतना लिख सकते हो। A step up transformer has 200 and 3000 turn in its primary and secondary coil respectively. The input voltage given by primary coil 90 volt. Calculate the output voltage across the secondary coil. The current in the primary coil if the current in the secondary coil is 2 ampere. Solution. सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से डाटा लिख लेते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर बनाए, स्टेप अप है तो इसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है ऐसे, और इसमें एक AC सोर्स लग रहा है, ये इसके अक्रॉस ये इनपुट है, और इसी को प्राइमरी बोलते हैं कॉइल, और इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाया है, ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है AC, इसे EP बोल लेते हैं यहाँ पे 90 वोल्ट। ये प्राइमरी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स रखें NP 200 टर्न। ये सॉफ्ट आयरन कोर हो गई। इसके बाद इसमें सेकेंडरी कॉइल में आते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, और इसे किसी लोड रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं, ठीक है, इसे सेकेंडरी कॉइल बोल रहे हैं। ये आउटपुट होता है आपका, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स रखे हैं NS 3000, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए हैं, ठीक है। और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा ES हमसे पूछा है, और करंट इन द प्राइमरी कॉइल करंट पूछ रहा है, प्राइमरी कॉइल में IP भी पूछ रहा है, और सेकेंडरी कॉइल में करंट दे रखी है IS समझ रखी है 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ एक बात और बोलनी चाहिए थी कि या तो आइडियल ट्रांसफार्मर बोलता है इसमें, है ना, आइडियल ट्रांसफार्मर बोलना चाहिए, या फिर ये बोलना चाहिए कि कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत नेग्लिजिबल है ना, ये बोला नहीं है, बोलना चाहिए था। चलिए अब एक बात समझिए, इसमें फॉर्मूला हम याद करते हैं कि NS बटे NP इज इक्वल टू ES अपॉन EP। एक फॉर्मूला तो ये होता है बेटा, और एक और होता है कि इफ़, ये फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए होता है क्या कि पावर कंज्यूम जीरो मानते हैं, इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर, मतलब लॉस नहीं हो रहा बेटा पावर में। तो ऐसा तो केवल आइडियल ट्रांसफार्मर में हो सकता है, ये इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर हो। तो इनपुट पावर में लिखेंगे EP इंटू IP बराबर
ई एस इंटू आई एस, ये फॉर्मूला होता है एक। तो एक तो आप यहाँ से कर सकते हो, एन एस दे रखा है कितना आपका 3000, एन पी दे रखा है 200, ई एस निकालना है और ये 90 वोल्ट रखा है। तो 2 जीरो से दो जीरो कट गई, 2 से ये कट गया आपका 15 बार, तो 15 इंटू 90 इज इक्वल टू ई एस। ई एस इज इक्वल टू 0, 9 पंजे 45, 5 8 लगी 4 और 9 1 9, 10 11 12 13, 1350 वोल्ट हो जाएगा बेटा सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस वोल्टेज। ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होते हैं, ठीक है। चलिए, एक तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप यहाँ से कर सकते हो। ईपी दे रखा है हमें, ईपी निकाला नहीं, दे रखा था 90 वोल्ट। आईपी कहाँ गया, आईपी पूछा है शायद, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, तो आईपी फाइंड आउट करना है। ईएस निकाला है हमने 1350, आईएस दे रखा है 2 एम्पियर। तो देखो 2 से ये कट गया 45 बार, तो आईपी इज इक्वल टू आ गया 1350 डिवाइड बाई 45। अच्छा 45, ये 1350 को अभी मल्टीप्लाई किया हमने, कितने का मल्टीप्लाई था ये, 15 इंटू 90 का था। थोड़ा सा देखो आइडिया लगाओ, ये था डिवाइड बाई 45, आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। 45 से 2 कट गया 90 बार और 15 दूनी 30, 30 एम्पियर करंट होगी प्राइमरी कॉइल में, ये है ना। तो ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में ये कर सकते हो आप। स्टेप डाउन के लिए भी यही होता है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड टू एन सोर्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और ये रेजिस्टेंस दे रखा। इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डबल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज ट्रिपल्ड, द रिएक्टेंस विल बी, ठीक है। देखो एक कैपेसिटर है, उसे किसी एक एसी सोर्स से लगाया गया है, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस सी है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम एक्स सी बोलते हैं, ये इसने एक्स ओम दे रखा है हमें, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे रखी है हमें, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस है आपका। अच्छा, इसमें इस एक्स सी को उसने एक्स लिख दिया है 1/ओमेगा सी। सेकेंड केस में कह रहा है कि अगर इस कैपेसिटर की वैल्यू को हम डबल कर दें और जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम ट्रिपल कर दें, 3 ओमेगा कर दें, तो नया इसका रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। बच्चे सोचते हैं कि ओमेगा बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बोला है तो 2 पाई एफ, तो इसको अगर हम ओमेगा डैश बोल लें तो 2 पाई एफ डैश बोल लें, और 2 पाई एफ डैश 3 ट्रिपल करते हैं 3f, है ना। तो इसे 3 इंटू 2 पाई एफ, जो पुरानी ओमेगा है तो 3 ओमेगा ही हो जाएगा। उससे कोई कंफ्यूज मत होना बेटा, है ना, फ्रीक्वेंसी वर्ड सुन के। वैसे इसको भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम, पर उसने यहाँ पे ओमेगा की ही बात करी है, 3 ओमेगा कर दें, ऐसे भी समझ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। तो एक्स सी डैश इज इक्वल टू 1/ओमेगा डैश और सी डैश, इसे सी डैश मान लो। तो 1/ओमेगा डैश हो गया है 3 ओमेगा और ये हो गया है 2c, तो ये हो जाएगा 1/6 ओमेगा सी, और इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम 1/ओमेगा सी की जगह पे x, तो x/6, इसलिए इसका आंसर हो गया ए, x/6। इजी क्वेश्चन था काफी। एन इलेक्ट्रिक लैंप इट डिजाइंड टू ऑपरेट 110 DC and 11 एम्पियर करंट। इफ द लैंप इज ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स विद कॉइल इन सीरीज, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है। सोल्यूशन देखो, फर्स्ट केस में तो कह रहा है कि एक आपके पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है ये, और इसको कनेक्ट किया है एक DC सोर्स से, और पोटेंशियल डिफरेंस है 110 वोल्ट, और इसमें करंट फ्लो कर रही है I 11 एम्पियर। इससे इस लैंप का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैंप का रेजिस्टेंस अगर R मान लें तो सर्किट कुछ इस तरह से डिजाइन हो जाएगा, ऐसे, और ये V बराबर 110 वोल्ट है और करंट इसमें 11 एम्पियर है। तो V इक्वल टू IR से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं लैंप का। 110 इज इक्वल टू I की वैल्यू है 11 और रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक। सेकेंड केस कहता है कि इसी लैंप को अगर हम एक AC सोर्स से कनेक्ट करें जिसका रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज VRMS, जब कुछ बताए ना ये वाला वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, AC सोर्स है ना,
और एसी सोर्स में कांस्टेंट वोल्टेज दिखाई दे और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, वर्चुअल वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज बोलते हैं इसको। और इसके साथ एक हमें कॉइल लगानी है, तो मैंने लगा दी सीरीज में, विद कॉइल इन अ सीरीज, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, एल हेनरी हमसे ये पूछा है। इसका रेजिस्टेंस आर है ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका एक्सएल ओम मान लेते हैं। जानते हो अगर ये लैंप जो है ये मैक्सिमम कितना वोल्टेज टॉलरेट कर सकती है, 110 वोल्ट, है ना। इस तरह से ऑपरेट, उसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया था कि वो 110 वोल्ट पर ऑपरेट हो और 11 एम्पियर करंट पर काम करे। तो इसीलिए इसके अक्रॉस जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होगा आरएमएस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 110 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा कर देंगे तो ये लैंप फ्यूज हो जाएगी। अब लगाया 220 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस जो लैंप के अक्रॉस वोल्टेज है वो 110 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसी सोर्स है इसीलिए ऐसा लिखा मैंने। तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। अब इसमें जो करंट फ्लो करती है उसे बोलते हैं हम आईआरएमएस। सीरीज में है तो दोनों में करंट सेम होगी, आईआरएमएस इसमें भी इसमें भी। रेजिस्टेंस के क्रॉस आईआरएमएस जो होगा, वीआरएमएस वोल्टेज जो होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो होगा आईआरएमएस इनटू रेजिस्टेंस। ये हमें 110 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि इसको डिजाइन ही ऐसे किया गया लैंप को कि इससे ज्यादा वोल्टेज पर ये ऑपरेट करेंगे तो फ्यूज हो जाएगी। इसीलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है इसकी इतनी होनी चाहिए, 110 वोल्ट। और आईआरएमएस निकाल लो आप यहाँ से, और आर ये है आपका कितना 10 ओम, 10 ओम, तो जीरो से ये जीरो कट गया, तो आईआरएमएस करंट भी 11 एम्पियर आई। और देखो इसमें अगर आईआरएमएस 11 होगी तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज तो मैंने 110 वोल्ट लेट कर ही लिया है। अब हमें निकालना क्या है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो उसके लिए पहले अब आईआरएमएस अगर हमें पता पड़ गया तो वीआरएमएस सोर्स वोल्टेज है अगर ये, अपॉन सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। देखो ये सोर्स का वोल्टेज है, किसका है, सोर्स का। तो सोर्स वोल्टेज करंट आईआरएमएस डिवाइडेड बाई जो होता है इंपेडेंस होता है, इसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एसी सर्किट बोलते हैं, इंपेडेंस बोलते हैं। तो यहां से आप इंपेडेंस निकाल लीजिए। आईआरएमएस दे रखा है 11, वीआरएमएस 220 वोल्ट, और जेड, और जेड यहां से निकालें 220 डिवाइड बाई 11, दैट मीन्स 20 ओम। अब इस सर्किट का जो इंपेडेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो जेड इज इक्वल टू, ये होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये इंपेडेंस है इस सर्किट का, क्योंकि इसमें एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टिव कॉइल है। इंडक्टिव कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल ओम है इतना। अब बोथ साइड का स्क्वायर कर लो पहले, जेड का आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। यहाँ से एक्सएल का स्क्वायर निकालो, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जेड का स्क्वायर करें मतलब इसका स्क्वायर करें तो 400 होगी, और आर का स्क्वायर मतलब 10 ओम, इसका स्क्वायर करें तो 100 हो गया। तो ये आ गया 300 एक्सएल, और ये रूट में लिख लो। तो 100 का रूट तो 10 हो गया और रूट 3। लेकिन एक्सएल नहीं पूछा हमसे पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब एक्सएल की जो वैल्यू होती है ये होती है एल ओमेगा, इसीलिए एक्सएल की वैल्यू पुट कर लो आप एल ओमेगा। और ओमेगा सोर्स का होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसे लीनियर फ्रीक्वेंसी में चेंज करें तो एल इंटू ओमेगा की वैल्यू तो 2 पाई एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, 10√3। अब एल इंटू 2 पाई इंटू एफ दे रखा है 50, 100, 10√3। देखो ये आपका 100 हो गया बेटा, तो एल इज इक्वल टू हो गया 10√3 अपॉन 100 पाई, जीरो से जीरो कट गया, तो ये हो गया आपका √3 अपॉन 10 पाई। इतना ही छोड़ दो, ठीक है, इतना ही छोड़ दो बिल्कुल। और आगे चाहो तो आगे कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं इतना ही छोड़ सकते हो, पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना हेनरी, √3 अपॉन 10 पाई हेनरी, ये इसका आंसर हो गया। अल्टरनेटिंग करंट इन सर्किट इज गिवन एज I इक्वल टू I1 प्लस I2 cos ओमेगा टी। द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दिस करंट इज, केवल स्क्वायर करंट का मीन निकालना है, आईआरएमएस नहीं निकालना है, रूट नहीं बोला इसने, तो केवल रूट मीन स्क्वायर करंट निकाल लेना आईआरएमएस। केवल आपको क्या करना है, स्क्वायर का करंट का स्क्वायर करना है, उसकी मीन वैल्यू पूछा है, ठीक है। चलिए सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें करंट की वैल्यू रखिए I इक्वल टू I1 प्लस I2 cos ओमेगा टी। अब इसका कह रहा है करंट स्क्वायर करो पहले तो इस करंट का, तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड का, स्क्वायर कर दिया सर। और स्क्वायर खोलो पहले, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 cos ओमेगा टी। अब इसकी मीन वैल्यू निकालनी है, तो इसकी इस करंट के स्क्वायर की मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू, तो आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू के लिए ये सिंबल लगाते हैं। अच्छा, आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू के लिए ये भी सिंबल लगाते हैं, और आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू के लिए ये भी सिंबल लगाते हैं। मैंने ये लगाया है, ये तो कांस्टेंट करंट है, इसका एवरेज लोगे भी, कांस्टेंट करंट का कभी भी आप एवरेज लेते हो तो उतना ही रहता है, बदलता नहीं है, तो ये ऐसे केस ही रहेगा।
लेकिन ये टाइम डिपेंडेंट करंट है पूरी, तो इसका एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो I2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू प्लस 2I1 I2, इसमें इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। अब देखो कुछ चीज़ें अगर आप याद कर लो, ये ट्रिक होती हैं, मैं रीजन भी दे दूंगा, पर याद कर लो बेटा। फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। ये आप लर्न कर लीजिए बेटा, एक पॉइंट। दूसरा साइन 2 ओमेगा, लेकिन ध्यान रखना कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए नहीं बता रहा। 2 साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, साइन 2 ओमेगा टी की, साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू और कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, ये 0 होती है। ये इतनी चीज़ें आप याद कर लीजिए बेटा, लेकिन कंप्लीट साइकिल के लिए है, ध्यान रखना। आइए करते हैं इसको अब। तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए देखें तो ये तो I1 का स्क्वायर ऐसे कैसे, इसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू कितनी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2। अभी रीजन भी दे दूंगा इसका कि कैसे किया ये। तो I2 का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 2I1 इंटू I2, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये करंट के स्क्वायर की मीन वैल्यू आ गई बेटा, बस यही करना है आपको। आंसर तो यही हो गया हमारा, इसीलिए इसका आंसर हो गया सी चॉइस। लेकिन यहाँ पे मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दिस करंट पूछा, अगर बाई चांस ये पूछा नहीं है, बस मैं एडिशनल बता देता हूँ, रूट मीन स्क्वायर करंट पूछता तो देखो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसको रीड करना। करंट का स्क्वायर, तो करंट का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो तो मीन ले लिया, फिर उसका रूट लो तो रूट ले लिया। ये फॉर्मूला होता है IRMS का, तो हमने यहाँ तक निकाल लिया है। अगर ये पूरा पूछता तो हम ये लिखते हैं I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर अपॉन 2 रूट के अंदर, फिर आंसर B होता। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं है बेटा, इसे हम रूट मीन स्क्वायर करंट बोलेंगे और इसको केवल मीन स्क्वायर वैल्यू बोलेंगे, मीन स्क्वायर करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ऐसे। इसमें रूट नहीं है बेटा, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अच्छा वापस आइए इस पर, ये क्या किया सर, तो देखो किसी भी टाइम डिपेंडेंट करंट हो कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए, कोई भी फंक्शन हो टाइम डिपेंडेंट, उसका एवरेज वैल्यू निकाला जाता है इंटीग्रेशन I/dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। कंप्लीट साइकिल में निकालना है तो 0 से कैपिटल T और 0 से कैपिटल T। अगर आपको I स्क्वायर की मीन वैल्यू निकालनी है तो टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए, जिसकी आप मीन वैल्यू निकाल रहे हो वो टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए, तब वैलिड है ये फॉर्मूला। कोई सी भी क्वांटिटी हो, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी, पर टाइम डिपेंडेंट होनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, I स्क्वायर इंटीग्रेशन I स्क्वायर dt अपॉन dt। कंप्लीट साइकिल में निकालना है तो 0 to T ऐसे। अगर इस फॉर्मूले का यूज में इसमें करूं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की ही एवरेज वैल्यू निकालूं कंप्लीट साइकिल में, तो ये भी टाइम डिपेंडेंट है। तो देखो I का लिखा तो I लिखा, I स्क्वायर लिखा तो I स्क्वायर लिखा, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt और इंटीग्रेशन dt और लिमिट 0 से t और 0 से t। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, dt का इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो dt का इंटीग्रेशन तो t हो गया, लिमिट पुट करते हैं t माइनस के 0 तो t आएगा, तो डिनोमिनेटर में 1/t आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना होता है हमें। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें से पहले cos 2 ओमेगा टी में लाना पड़ेगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं अब सॉल्व नहीं करूंगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये t/2 आता है बेटा। इंटीग्रेशन करके इस वाले फैक्टर को सॉल्व करोगे तो t/2 आएगा, और t से ये t कट जाएगा तो ये 1/2 आ जाएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप करिए कि 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो पहले इसे cos 2 ओमेगा टी में कन्वर्ट करना फॉर्मूले से, इस वाले से कि cos 2 ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लेना बेटा, इसको इधर, तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, तो डिवाइड बाई 1/2 आएगा, डिवाइड बाई 1/2 आएगा। इसमें कन्वर्ट कर लेना क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है बेटा, इसका फिर इंटीग्रेशन होगा बाद में। और ओमेगा की वैल्यू 2π/t रख लेना, कैपिटल T। फिर लिमिट पुट करना इंटीग्रेशन करने के बाद, तो ये t/2 आ जाएगा, t से t कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। इस तरह से अब इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। इन सब की एवरेज वैल्यू ऐसी निकाली हमने, इसी वाले कंसेप्ट से निकाल के रख लिए। कंप्लीट साइकिल के लिए, आधी साइकिल के लिए निकालनी तो आधी साइकिल के लिए निकाल सकते हो, बस लिमिट बदलनी है, 0 से t/2 करना है ना। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ये डायरेक्टली याद करिए, ट्रिक होती है शॉर्टकट, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, सब में काम करेगी। एन AC सोर्स
V equal to 282 sin 100t volt is connected across 1 microfarad capacitor. The RMS value of current in the circuit will be √2 रखा है इतना। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं कि एक हमारे पास कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है और इसको किसी AC सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया है, ये ठीक है। और ये इसका टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज रखा है, द फंक्शन ऑफ टाइम 282 sin 100t। इसकी कंपेयरिंग कर सकते हो V0 sin ओमेगा t से। कंपेयरिंग करने पर पीक वोल्टेज निकल आएगा आपका, पीक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, दैट मीन्स V0 निकाल सकते हो आप 282 वोल्ट, ठीक है। और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो आप 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इससे इस कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल सकते हैं बेटा, XC। XC को बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये XC इज इक्वल टू होता है 1/ω/C। ये क्यों निकाला अभी समझ में आएगा आपको कि ओमेगा की वैल्यू आपको रखी है 100 और C की रखी है 1 माइक्रोफैराड, दैट मीन्स 10 की पावर -6। जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +6 को ऐसे ले सकते हैं हम, ऐसे। ये 10 की पावर +6 हो गया और ये नीचे 100 इससे कट गया तो 10 की पावर 4 ओम आ गया ये XC। देखो इसमें अगर हम IRMS करंट फ्लो करा रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर करंट, ये वर्चुअल करंट होती है, ये वर्चुअल करंट होती है। जैसे ये रियल सर्किट है आपका, ये आपका रियल सर्किट है 282, ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है बेटा आपका, इंस्टेंटेनियस 282 sin 100t। अब इसको अगर आप, ये रियल सर्किट है आपका, एक्चुअल में आपकी जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है वो टाइम डिपेंडेंट ही होती है, लेकिन अगर आप इसे वर्चुअल सर्किट में बनाना चाहें ऐसे, तो एक इसका रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज तुमने देखा हो 220 वोल्ट लिखा होता है AC में, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऐसे लिखा होता है ना। तो ऐसे ही इसकी VRMS वोल्टेज है, ये 220 वोल्ट की जगह पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे VRMS वोल्टेज 220 वोल्ट नहीं होगा क्योंकि पीक वोल्टेज 282 है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है और ये IRMS है। ये भी आपकी वर्चुअल करंट है बेटा, ये वर्चुअल सर्किट है आपका इसके करस्पॉन्डिंग, और ये रियल सर्किट है। तो हमसे आपको IRMS पूछा है तो पहले तो VRMS निकालना पड़ेगा, क्योंकि IRMS जो होता है ये होता है VRMS/Z। Z इज द इफेक्टिव इंपीडेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द AC सर्किट। इस सर्किट में तो एक ही रेजिस्टेंस लग रहा है XC, तो Z इज इक्वल टू XC होगा, इसीलिए मैंने XC निकाला। VRMS और निकालना पड़ेगा, VRMS इज इक्वल टू जो होता है ये होता है पीक वोल्टेज बाई √2, ये। तो VRMS दे रखा है 282 और √2 की वैल्यू यहाँ पे 1.41 दे रखी है मेरे को, देखो ये। इससे देखो 100 पहले पॉइंट उठा लेंगे तो 100 हो जाएगा और इसे सीधा सीधा 2 बार कटेगा, दैट मीन्स 200 वोल्ट आ जाएगा ये VRMS वोल्ट। तो VRMS की वैल्यू 200 वोल्ट है इस जगह पर, है ना। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी रखी हमें 100, उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे VRMS की जरूरत कर ली मैंने, पूरी कर ली 200, और Z मैंने निकाल रखा XC 10 की पावर 4, है ना। तो ये 200 × 10 की पावर -4 ये एम्पियर आ गया, लेकिन हमें मिली एम्पियर में चाहिए तो एक पावर कम कर लो, 20 × 10 की पावर -3 एम्पियर कर लो, इसे लिख दो मिली एम्पियर, क्योंकि 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं। तो 20 मिली एम्पियर आपका आंसर हो गया, इसीलिए इसका चॉइस हो गई बी इज द करेक्ट। An AC voltage applied across an inductor, ideal inductor. The current in it, 4 चॉइस रखें। सॉल्यूशन तो देखो इसमें एक हमें प्योर इंडक्टर बनाना है, आइडियल इंडक्टर बनाना है ये, और इसके साथ हमें एक AC सोर्स जोड़ लेना है, ठीक है। अब इसमें हमें फेज रिलेशन आना चाहिए बेटा आपका, कि जो अगर इंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है और इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है इसमें फेज रिलेशन क्या होता है। तो करंट I ऐसे होती है, फेज डायग्राम ये होता है बेटा, ये VL। तो जो वोल्टेज होता है वो करंट से लीड करता है 90 डिग्री। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, फेजर डायग्राम, ये हमें याद होना चाहिए बेटा। देखो इंडक्टर में ऐसा होता है, और कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो उसमें करंट ऐसे और वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री कैपेसिटर में। जो ऊपर होता है वो लीड और जो नीचे होता है वो लैग, तो करंट वोल्टेज लैग करता है कैपेसिटर में करंट से 90 डिग्री। और जो रजिस्टर होता है उसमें क्या होता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, कोई लीड नहीं करता कोई लैग नहीं करता, ऐसे। ये फेज रिलेशन होते हैं 3, हमें याद होने चाहिए सबसे पहले तो। चलो इसका इंडक्टर का ऐसे होता है, तो इंडक्टर में हम ले सकते हैं कि जो वोल्टेज है V लीड I बाई फेज 90 डिग्री, दैट मीन्स π/2 रेडियन। इस डायग्राम को अगर हम बनाएं ऐसे तो ऐसे ले सकते हैं। जब सोचो अगर वोल्टेज फेज में 90 डिग्री आगे है करंट से, जब वोल्टेज आगे है करंट से बाई फेज में 90 डिग्री, तो करंट पीछे होगी वोल्टेज से। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, I लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई फेज π/2 रेडियन।
आपको सोचो, जब वोल्टेज आगे होगा करंट में फेज में, वोल्टेज आगे है करंट से फेज में π/2 रेडियन, तो करंट पीछे ही तो होगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम कि यहाँ पे वोल्टेज लिख दें और पीछे है करंट, तो ऐसे 90 डिग्री ऐसे। तो ये दो चीजें होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टर, द करंट इन इट लीड द वोल्टेज। तो बेटा करंट तो लैग कर रहा है वोल्टेज से इंडक्टर वाले केस में, तो ये वाला तो है नहीं है। द करंट लैग द वोल्टेज बाई 1/4 साइकिल, हो सकता है, चेक करना पड़ेगा भी, है ना। करंट तो लैग कर रहा है वोल्टेज से। करंट इन इट लीड द वोल्टेज, ये भी नहीं है। करंट इन इट लैग द वोल्टेज बाई 1/2 साइकिल। अब बी और सी में से कोई एक चॉइस हो सकती है, तो वो चेक कर लेते हैं। कोई सा भी एक स्टेटमेंट ले लो, दोनों ही बात ये एक ही है। जैसे मैं इसको ले लेता हूं, इसको ले लूं तो करंट की इक्वेशन जो है मैंने लिख ली। इसमें मान लो करंट है आई द फंक्शन ऑफ टी लिख रहे हैं, आई द फंक्शन ऑफ टी बराबर आई नॉट, ये इंस्टेंटेनियस करंट होती है एट पर्टिकुलर टाइम, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन लिख ली। तो वोल्टेज होगा अक्रॉस द इंडक्टर, द फंक्शन ऑफ टी है, ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है ना, वी नॉट एल साइन, इसको बोलते हैं करंट का फेज, इसको बोलते हैं वोल्टेज का फेज। तो करंट का फेज तो ओमेगा टी है, तो वोल्टेज का फेज इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट से कितना आगे है, 90 डिग्री आगे फेज में, तो 90 डिग्री ज्यादा कर दो π/2 ऐसे। देखो करंट का फेज कम है और वोल्टेज का फेज ज्यादा है, तो अब इन दोनों इक्वेशनों से ये दोनों लाइन बोल सकते हो। देखो करंट का फेज ओमेगा टी और वोल्टेज का फेज ओमेगा टी प्लस π/2, तो किसका फेज ज्यादा है, वोल्टेज का। तो जब वोल्टेज का फेज करंट से कितना आगे है, 90 डिग्री। करंट का फेज वोल्टेज से कितना पीछे है, तो 90 डिग्री। भाई जब ओमेगा टी है, इसका ज्यादा है तो इसका कम ही तो होगा, तो 90 डिग्री कम है। तो ये दोनों बात हम इसी लाइन से बोल सकते हैं, इन दोनों लाइन के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नॉट एल, ये साइन 90 प्लस थीटा हो गया बेटा, इसे थीटा मान लो, इसे 90 डिग्री, 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड में साइन कॉस थीटा होता है बेटा, इसलिए इसे लिख सकते हैं हम कॉस ओमेगा टी। ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टी आ गया। ठीक है, अब एक इक्वेशन हमारी ये हो गई और एक हमारी इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, अच्छा अब इसका फेजर डायग्राम से समझ सकते हैं, वैसे बिना फेजर के भी समझ लेते हैं, लेकिन फेजर डायग्राम तो ये हो गया, वेव डायग्राम बना लेते हैं इन दोनों का। देखो ये साइन का फंक्शन है और ये कॉस का। अब हमें साइन और कॉस के वेव डायग्राम बनाने आने चाहिए, तो मैं बनाता हूं। पहले मैं साइन का बनाता हूं, ये टी और ये आपका करंट। तो एक बार बताओ, अगर हम वोल्टेज इसका बनाएंगे तो ये मान लो पीक करंट है, तो साइन का शुरू होता है ऐसे, ये ठीक है, ये इस करंट की पीक वैल्यू हो गई बेटा आई नॉट। ये करंट का ग्राफ हो गया, आई नॉट हो गया। ये तो करंट का है बेटा आपका, जो मैंने बनाया है यहां लिख देता हूं, ये करंट का है। क्योंकि साइन का ग्राफ होता है वो 0 से शुरू होता है और पहला कट t/2 पर करता है, ये t/2 होता है। तो ये यहां से यहां तक एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे हम ये बना रहे हैं ऐसे बनाया, तो इस वाली को हम आधी साइकिल बोलते हैं, हाफ साइकिल। ये वाला जो मैंने ब्लैक कर दिया ये हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो यहां से यहां तक ये पूरी कंप्लीट साइकिल है और इसमें यहां तक देखेंगे ये वाला, ये 1/4 साइकिल है, ये वाली 1/4 साइकिल और ये पूरी आधी साइकिल और ये पूरा देखेंगे तो फुल साइकिल। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए हमें। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं। ये तो करंट का हो गया, अब वोल्टेज का बनाओ। तो वोल्टेज का कॉस का है बेटा, ये साइन का था तो साइन का 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव था इसलिए ऊपर जा रहा है आपका ग्राफ, साइनोसॉइडल कर्व बना दिया। अब वोल्टेज का बनाओ, तो वोल्टेज का स्टार्ट होता है ये बेटा यहां से, क्योंकि जब t/0 पुट करोगे ना तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी और इसमें t/0 पुट करोगे तो साइन 0 होगी, तो ये 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे 1 होगा, तो ये पीक वोल्टेज से शुरू होगा। तो इसका पीक वोल्टेज मान लो यहाँ पे v0, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। जब टाइम t/4 हो जाएगा, यहाँ पे टाइम t/4 पुट करोगे तो ये वोल्टेज 0 हो जाएगा बेटा। तो ये यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर इधर आके नहीं ये मैक्सिमम होगा, फिर 0 होगा इस जगह पे। तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ चलेगा बेटा आपका, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, ये वोल्टेज का ग्राफ है। अब देखो ये दोनों एक साथ मैक्सिमम नहीं हो रहे हैं और एक साथ 0 नहीं हो रहे हैं। सेम फेज का मतलब क्या होता है, जब V और I सेम फेज में है, इसका मतलब है दोनों वोल्टेज और करंट एक साथ 0, एक ही टाइम पर 0 और एक ही टाइम पर मैक्सिमम, तो उसे बोलते हैं कि दोनों सेम फेज में है। अब यहाँ पे पहले मैक्सिमम कौन हो रहा है और बाद में मैक्सिमम कौन हो रहा है वो देखना है हमें। तो देखो पहले मैक्सिमम हो रहा है आपका वोल्टेज
वोल्टेज जब समय 0 था तभी मैक्सिमम हो चुका था, जबकि करंट t/4 समय पर जाके मैक्सिमम हुआ। यहां पे t/2, यहां पे 3t/2 प्लस t/4 जोड़ेंगे तो 3t/4 और यहां t ऐसे। तो देखो ये आपका 1/4 साइकिल है, ये वाली 1/4 साइकिल है, ये वाली है ना, और ये वाली भी 1/4 है। तो 1/4 साइकिल के अंदर ही आपको देखना है बस केवल। तो देखना ये 1/4 साइकिल पहले ही कर वोल्टेज मैक्सिमम हो गया और ये वाला 1/4 साइकिल बाद करंट मैक्सिमम हुआ है। ये t/0 पर ही मैक्सिमम हो गया वोल्टेज और ये t/4 सेकंड पर करंट जाके मैक्सिमम हुआ। तो वोल्टेज मैक्सिमम होने में, किसमें मैक्सिमम होने में, करंट से कितना आगे है? तो मैक्सिमम होने में t/4 साइकिल आगे है, मतलब 1/4 साइकिल आगे है वोल्टेज करंट से मैक्सिमम होने में, और 0 होने में भी 1/4 साइकिल ये आगे है। देखो वोल्टेज t/4 पे जाके 0 हो गया है ना, और ये जो है आपका यहां पे जाके 0 हुआ है करंट, ये वाला। तो मैक्सिमम भी पहले हुआ और 0 भी पहले ही होगा। अब बचेगा आंसर 0, तो ये यहां पे हो गया। तो बेटा इसको आगे अगर एक्सटेंड कर लोगे थोड़ा सा ऐसे, तो आपको दिखेगा कि ये वाला वोल्टेज पहले ही 0 हो गया होगा, करंट अभी यहां पे जाके 0 हुआ होगा, है ना। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे ना तो आपको यहां लग जाएगा कि 0, देखो वोल्टेज पहले 0 हुआ है, करंट बाद में 0 हुआ है, वोल्टेज पहले मैक्सिमम हुआ है, करंट बाद में 0 हुआ है। तो 0 होने में भी आगे और मिनिमम होने में भी आगे और मैक्सिमम होने में भी आगे होगा कौन? वोल्टेज करंट से। करंट पीछे ही होगा बेटा। उम्मीद करता हूं कि ये बात जरूर समझ में आई होगी। और ये साइनोसॉइडल कर्व है और ये 1/4 साइकिल है बेटा, तो इसीलिए यहां पे आपका बी चॉइस करेक्ट होगा। लैग द वोल्टेज बाई 1/4 साइकिल, इसमें हाफ साइकिल कह रहा है। और वैसे भी सोचो 90 डिग्री का फेज है, तो जानते हो एक कंप्लीट साइकिल जो बनती है, एक कंप्लीट साइकिल यहां बना देता हूं, जब एक कंप्लीट साइकिल बनती है साइनोसॉइडल की ऐसे, तो यहां पे करंट जो वोल्ट एंगल होता है वो 0, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे आपका 180 डिग्री, यहां पे 270 डिग्री और यहां पे 360 डिग्री। तो 1/4 साइकिल में 90 डिग्री बनना है बेटा, है ना, 90 डिग्री बनना है 1/4 साइकिल में। तो यहाँ पे 90 डिग्री का ही फेज डिफरेंस है बेटा हमारा इसमें और इसमें, है ना। तो आप ये समझ सकते हो कि 1/4 साइकिल होगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो 1/4 साइकिल में होगा वो बेटा, है ना। ये 1/4 साइकिल ही तो हुई ये वाली, यहाँ से 180 तक आधी साइकिल हो जाती और 360 तक फुल साइकिल हो जाती। When an alternating voltage of 220 volt is applied across the device X, अब ये बताया नहीं कि ये कौन सा वोल्टेज है, तो जब बताए ना तो ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है, पीक वोल्टेज नहीं होता है। जब बोले नहीं कि कौन सा वोल्टेज है और केवल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बता रहा है तो उसे रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज मानते हैं। जो इक्वेशन ऑफ वोल्टेज पढ़ते हो ना, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, जो V नहीं है वो V इंस्टेंटेनियस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता था, या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट पर्टिकुलर टाइम बोलते थे, वो टाइम डिपेंडेंट था बेटा। ये टाइम डिपेंडेंट कहाँ है ना। तो ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है, जब कुछ बताए नहीं और वोल्टेज बोले तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज मानते हैं। चलिए, अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फ्लोज, ऐसे सेम टू सेम, इसमें भी करंट बताइए, अल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन ये रूट मीन स्क्वायर ऑल्टरनेटिंग करंट है 0.25 एम्पियर। विच लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज इज फेज π/2 रेडियन, ये भी गिवन है। इफ द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड, इंपॉर्टेंट है, सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द अंडर डिवाइस y, द सेम करंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेम करंट फ्लो करती है, फ्लो बट नाउ it is in phase with the applied voltage. Name the device X and Y and calculate the current flowing in the circuit when the same voltage is applied across the series combination of X and Y. चलो समझते हैं। सबसे पहला केस नंबर 1 देखते हैं हम। केस फर्स्ट, कि पहले एक डिवाइस है हमारे पास X, है ना, और इसको किसी सोर्स से जोड़ा, AC सोर्स से, जिसका रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज VRMS हमें दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो IRMS दे रखी है हमें 0.25 एम्पियर। एक जानकारी तो ये दे रखी है, दूसरी जानकारी दे रखी है कि जो करंट है ना वो लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, I लैग बिहाइंड V बाई फेज π/2 रेडियन। तो देखो I पीछे है वोल्टेज से, किसमें? फेज में, π/2। तो वोल्टेज से पीछे है, तो पीछे होता है तो नीचे लैग करता है, तो नीचे आता है बेटा ये। तो करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री वोल्टेज से, π/2 मतलब 90 डिग्री लैग कर रहा है। इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं हम बेटा। अगर I पीछे है वोल्टेज से फेज में π/2, तो वोल्टेज आगे होगा करंट से फेज में π/2, तो V लीड
द करंट, वी लीड करंट बाई फेज π/2 रेडियन। और उसको फेजर डायग्राम बनाए इसका हम, तो ये आई ऐसे कर लो, और वी लीड कर रहा है तो लीड को ऊपर ना आते हैं ऐसे, है ना। तो ये देखो आपने पढ़ा हुआ, ये इंडक्टर के लिए होता है। किसके लिए होता है? इंडक्टर के लिए। तो ये आपने पढ़ा होगा कि ये इंडक्टर के लिए होता है। सो डिवाइस एक्स जो है, जो डिवाइस एक्स है, ये इंडक्टर है बेटा, ठीक है। सो डिवाइस जो हो जाएगा वो इंडक्टर हो जाएगा। एक बात, तो डिवाइस एक्स अगर इंडक्टर हो गया तो डिवाइस एक्स को हम ऐसे बना सकते हैं कि ये, इसको ऐसे बना सकते हैं, ये इंडक्टर है, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ओम है, और इसको हमने जोड़ दिया रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज VRMS से, जिसकी वैल्यू है 220 वोल्ट, और करंट है आपका IRMS। तो देखो IRMS हमेशा जो होता है इक्वल टू होता है VRMS अपॉन Z के, और इस सर्किट का जो Z है वो XL ही है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट लग रहा है XL, तो Z की वैल्यू XL हो जाएगी। तो VRMS हो गया 220 वोल्ट, और ये हो गया XL, और IRMS दे रखा है हमें 0.25, 220 अपॉन XL। यहाँ से हम XL निकाले इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो 220 डिवाइड बाई 0.25, और इस 0.2 को उठाएंगे तो 100 हो गया, यहाँ 25 से कट गया 4 बार, तो 880 ओम आ गया बेटा। तो XL की वैल्यू निकले आई, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकले आया 88 ओम, इतना। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि एक अंदर डिवाइस ले लें Y, और उसमें भी सेम सोर्स को कनेक्ट करें। वोल्टेज तो VRMS ही है, और करंट भी सेम है IRMS, ये सेम ही है, 0.25 एम्पियर करंट जा रही है, और वोल्टेज वही 220 वोल्ट है। लेकिन अब के जो करंट है वो सेम फेज में अप्लाइड वोल्टेज के, I एंड V आर इन सेम फेज, है ना। तो I और V अगर सेम फेज में हो तो ये रजिस्टर का होता है बेटा। हमें फेज रिलेशन आना चाहिए बेटा। मैं देखो यहाँ एक फेज रिलेशन लिख देता हूँ, फिर करता हूँ क्वेश्चन को वापस। ये समझिए, पहले एक इंडक्टर है, और एक आपका कैपेसिटर है, और एक रजिस्टर है, सेम करंट फ्लो कर रही है, मान लो I। तो इंडक्टर के लिए I में वोल्टेज लीड करता है बेटा, वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड द करंट बाय फेज I। कैपेसिटर में जो है ये VL इसके क्रॉस है, इसके क्रॉस VC है, और इसके क्रॉस आपका VR है। कैपेसिटर में I से VC लैग करता है बेटा, वोल्टेज लैग करता है करंट से बाय फेज 90 डिग्री, 90 डिग्री फेज लैग करेगा वोल्टेज, और इसमें करंट सेम फेज में होता है बेटा वोल्टेज के। अच्छा, इसको और करके भी बना सकते हैं, जब वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से तो करंट लैग करेगा बेटा वोल्टेज से, तो उसको ऐसे बनाएंगे, लैग करता है तो नीचे लाते हैं। ये भाई वोल्टेज अगर आगे है करंट से तो करंट पीछे हुआ ना वोल्टेज से, तो ऐसे बनाएंगे 90 डिग्री। और इसको ऐसे बना सकते हैं कि वोल्टेज अगर पीछे है करंट से तो करंट आगे होगा, तो करंट ऊपर आ जाएगा, ऐसे ये करंट हो जाएगा। इसको ऐसे बना सकते हैं बेटा। ये तो सेम फेज में ही है, ये दोनों बात एक ही है, और ये दोनों एक ही बात है। तो देखो अब यहाँ पर हमने ये देखो ऐसे दिख रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, तो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, तो वो इंडक्टर में होता है, इसलिए मैंने इंडक्टर बनाया। और ये सेम फेज में है, इसीलिए मैंने रजिस्टर बोला कि हेंस ये हमें गिवन था। हेंस डिवाइस जो है आपका Y ये रजिस्टर होगा, इसीलिए हम एक रजिस्टर बना लें R, और इससे सोर्स लगा हुआ है आपका ये 220 वोल्ट VRMS, तो वोल्टेज 220 ही है, और करंट आपकी अभी भी IRMS है, सेम है 0.25। अगर हम यहाँ से भी करें तो इस सर्किट का Z R के बराबर हो गया। भाई सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस लग रहा है अभी भी R ओम, तो Z आ गया इतना, तो IRMS लिखें तो VRMS अपॉन R, तो V 0.25 और VRMS 220, और R निकालेंगे तो सेम ही आ जाएगा XL के बराबर 880 ओम। दैट मीन्स R और XL बराबर है ना। अब नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में कहा कि हमने एक तो आंसर हमारा यही हो गया, हमसे पूछ रहा था ना डिवाइस Y क्या है, डिवाइस Y रजिस्टर है, और डिवाइस X आपका इंडक्टर है। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये हो गया, है ना। तो इसमें सेकंड पार्ट चलें। सेकंड कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन द सेम वोल्टेज
इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स तो आपका इंडक्टर था, ये एक्स डिवाइस हो गया, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कर दो तो एक रजिस्टर लगा लो आर, ये इंडक्टर हो गया वाई, रजिस्टर हो गया, और इसको सेम वोल्टेज से लगाना है। मतलब वोल्टेज VRMS वोल्टेज अभी भी आपका 220 वोल्ट है। ठीक है, ठीक है सर। अब करंट जो है इसमें हमें निकालनी है, इसमें कितनी करंट होगी, तो करंट पूछ रहा है तो IRMS निकालना है बेटा। हमें ये आई डैश लिख लिया मैंने। तो IRMS क्या होता है, IRMS करंट होता है VRMS अपॉन जेड। अब इस सर्किट का जेड एक्सएल नहीं होगा क्योंकि दो एलिमेंट लग रहे हैं एक्सएल और आर। अब ये टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये फेजर रिलेशन होता है इसमें बेटा। फेज रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि आई और आर सेम फेज में था, और VL जो था आपका आई से लीड कर रहा था 90 डिग्री। VL लीड कर रहा है तो एक्सएल भी लीड करेगा आई से, ऐसे ये एक्सएल लीड करेगा, और एक्सएल का और आर को हम वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं जेड। ये फेज डिफरेंस हो गया बेटा एक्सएल जेड में और टोटल वोल्टेज में और आई के बीच में। तो यहाँ पे जो जेड आता है वो रूट के अंदर वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करें तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर आता है, क्योंकि जेड और आर, एक्सएल और आर यहाँ पे बराबर है बेटा। इन दोनों की वैल्यू 8 इतनी है ना, तो इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर दैट मीन्स 2 आर स्क्वायर दैट मीन्स आर रूट 2। इसीलिए VRMS हो गया 220 वोल्ट, और जेड की वैल्यू हो गई आर रूट 2, और आर की वैल्यू है 880 और रूट 2। 0 से 0 कट गया, 22 से कट गया ये 4 बार, तो 1/4 रूट 2 एम्पियर। या तो इतना ही छोड़ दो, ये करंट हो गई आपकी IRMS, या फिर एक काम करते हैं 4 रूट 2 और रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 2 और नीचे हो जाएगा 2 और 2 8, 2 और 2 2 हो गया, और ये 8 हो गया। अब इसकी वैल्यू 1.414 डिवाइड बाई 8। अब इसको डिवाइड कर लेना आप, 0.177 एम्पियर आएगा। ये आप यहीं छोड़ देना, यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेस इज डन विद द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज स्टेप्ड अप बिकॉज, 4 चॉइस रखें। देखो पहले हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर को पढ़ते हैं थोड़ा सा। वो कह रहा है कि हम जो है आउटपुट जब वोल्टेज को हम भेजते हैं जनरेटर से तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, क्यों, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करने के लिए, एनर्जी के लिए। तो ये 4 चॉइस रखे हैं हमें। तो थोड़ा सा पहले हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सीखते हैं। तो देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये जो होता है कि इसमें एक पहले सॉफ्ट आयरन कोर होती है, ऐसे मैं 2D स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है, ऐसे, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कम होते हैं बेटा। ये नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं प्राइमरी में इसमें कम होते हैं स्टेप अप में। ये प्राइमरी कॉइल होती है और इसमें ये AC सोर्स लगा होता है, इनपुट AC सोर्स। इसका जो वोल्टेज है वो EP है, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो IP है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। ये टर्न का ही खेल होता है सारा, और इस जगह पे लोड रेजिस्टेंस लगा होता है, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसमें ES और IS, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स NP, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स NS, और NP कम होता है NS से। ठीक है, तो देखो इसके ऐसे इसमें फ्लक्स लिंक करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ऐसे डेवलप होती हैं। जो सॉफ्ट आयरन कोर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर नहीं निकलने देता। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्ट्रांगली अटैक करके रखता है और बाहर लीक आउट नहीं करने देता। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक कर रही होती हैं उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा हूं, वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर जाती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही कोर पर हैं, तो दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम, एरिया ऑफ लूप सेम होगा, लूप का एरिया सेम होगा, है ना। इस प्राइमरी कॉइल का लूप का एरिया सेकेंडरी लूप का कॉइल का एरिया 1 टर्न का बराबर होगा, और एंगल भी सेम होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सेम है। तो एक टर्न से, किसी भी एक टर्न से जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू 1 टर्न, फाई इज इक्वल टू होगा BA cos थीटा, दैट मीन 0 डिग्री, है ना, ऐसे। तो बी भी सेम, जितनी प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं उतनी ही सेकेंडरी कॉइल से कर रही हैं। और प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल एक ही सॉफ्ट टर्न कोर पर बाउंड है, इसलिए प्राइमरी कॉइल के 1 टर्न का एरिया सेकेंडरी कॉइल के 1 टर्न का एरिया बराबर होगा। तो फ्लक्स लीकेज बराबर होगा बेटा, लेकिन 1 टर्न का। टोटल फ्लक्स देखें प्राइमरी का तो वो होगा NP इंटू फाई, और सेकेंडरी का टोटल फ्लक्स देखें, सेकेंडरी का वो होगा NS इंटू फाई। तो टोटल फ्लक्स बराबर नहीं होता बेटा,
1 टन का फ्लक्स बराबर है दोनों का, इसके 1 टन का फ्लक्स फाई तो इसके भी 1 टन का फ्लक्स फाई, लेकिन टोटल फ्लक्स निकालें तो इसमें टन से अलग अलग है बेटा, इसलिए टोटल फ्लक्स डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, इसलिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना ईपी, वो माइनस का डी फाई टी टोटल फ्लक्स प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाई डी टी फैराडे लॉ से। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें ये वाली, तो माइनस का एन पी बाहर आ जाएगा और डी फाई ओवर डी टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना होगा। और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ देखें तो माइनस का एन एस, ऐसे कर लो बिल्कुल, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसमें डी फाई ओवर डी टी ऐसे। ठीक है, तो इसमें अगर हम दोनों का डिवाइड कर लेना तो ई एस बटे ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी आ जाएगा। तो स्टेप अप में देखो ये इनपुट है तो एन पी कम है और एन एस ज्यादा हो गए हैं बेटा, तो स्टेप अप में ये हाई ऑल्टरनेटिंग, सॉरी एनपी कम है ना, तो एनपी कम होगा तो वोल्टेज लो होगा, तो लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को ये कन्वर्ट करेगा हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि एनपी कम तो ईपी कम, तो इनपुट में ये हो गया। एनपी कम है तो वोल्टेज कम होगा ना बेटा, और एनएस ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा होगा, तो ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। अगर हम इसे आइडियल ट्रांसफार्मर मान लें, क्या मान लें, आइडियल, तो आइडियल ट्रांसफार्मर अगर मान लेते हैं, है ना, तो उस वाली केस में पी इनपुट और पी आउटपुट भी इक्वल होगा, पावर जो होगी वो बराबर होगी, पावर लॉस नहीं होगी, ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं होगी, है ना। तो इस वाली केस में लिख सकते हैं ईपी आई पी इज इक्वल टू ई एस आई एस, यहां से ई एस बटे ई पी करते हैं तो इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस आता है, तो उल्टा आ रहा है। तो देखो इस पूरे रिजल्ट को हम ऐसे ले सकते हैं, यहां पे लिख लें आई पी और यहां लिख लें आई एस। तो सोचो अगर एन पी कम है तो वोल्टेज तो लो हो गया, लो वोल्टेज, एल वी मतलब लो वोल्टेज, एंड एन पी कम है तो एन पी आई पी देखो इनवर्स रिलेशन, तो हाई करंट होगा, हाई ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है। एन एस ज्यादा हो गया तो ई एस ज्यादा हो जाएगा, तो हाई वोल्टेज हो गया एंड लो ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, है ना। तो क्योंकि एन एस ज्यादा हो जाएगा तो ऑल्टरनेटिंग करंट कम हो जाएगी, तो ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले, है ना। बड़ा कर दिया यार। ठीक है, अब लॉन्ग ट्रांसफार्मर डिस्टेंस के लिए, अगर जैसे ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है, इस जगह पे मैंने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इधर जनरेटिंग स्टेशन। अब ये पोल पे गया वायर और लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं हम इसको, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं, तो ये स्टेप अप में भेजा है, तो इसमें वोल्टेज तो कैसा होगा बेटा, हाई, और ऑल्टरनेटिंग करंट कैसी होगी, स्मॉल। इससे क्या होगा कि अगर हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिड्यूस कर लेते हैं बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट को हमने रिड्यूस किया तो रिडक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज करंट को हमने घटा लिया, पहले करंट ज्यादा थी उसको करंट को कम किया, तो ए चॉइस सही है। और इसमें पावर लॉस भी बचती है बेटा, जो पावर लॉस होती है ना ड्यू टू इसमें करंट फ्लो करने की वजह से, होती है आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आपका रेजिस्टेंस, ये ऑल्टरनेटिंग करंट ही तो है बेटा यहाँ पे, तो ये आई आर एम एस को हमने अगर रिड्यूस कर लिया है तो पावर लॉस भी कम होगा, स्मॉल होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन में यहां जब एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, तो वहां पर पावर लॉस बचाना है हमें, तो उसके लिए करंट को कम करना पड़ेगा, और करंट कम कर लोगे तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा। इतना सा आंसर है बस केवल, है ना। तो इसीलिए पावर लॉस ऑफ इज कट डाउन, सी भी सही है। तो अब ए और सी पे टिक मत करना, चॉइस तो एक ही टिक करनी है, तो बोथ पर टिक कर देना बेटा, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये ए एंड सी बोथ। एंड आइडियल इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज to 100√2 volt in 50 hertz AC source. When a voltmeter is connected across the resistor or inductor, it shows same reading. The reading of voltmeter H. सबसे पहली बात इसमें ये बताना चाहिए कि जो वोल्टमीटर है ये हॉट वायर वोल्टमीटर है। देख ऑर्डिनरी वोल्टमीटर जो होता है ना वो ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर नहीं कर सकता बेटा, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकता, ये हॉट वायर वोल्टमीटर होना चाहिए। एक बात, चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। एक रजिस्टर है और एक हमारे पास आइडियल का मतलब प्योर इंडक्टर है, और इसे किसी एसी सोर्स से हमने यहां जोड़ दिया, ये रहा। इसमें बताया नहीं है कौन सा वोल्टेज है, पीक वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज है, पीक वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज है। जब बताई नहीं तो हमेशा आरएमएस वोल्टेज होता है, तो ये बताया नहीं है। ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है सोर्स का 100√2 वोल्ट, और ये इसकी फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इसमें जब कुछ बताता नहीं है तो हम IRMS करंट लेते हैं। इसमें फ्लो करने ऑल्टरनेटिंग सर्किट में फ्लो करने वाली जो करंट होती है वो रूट मीन स्क्वायर करंट होती है। इस करंट की जो वैल्यू होती है IRMS इज इक्वल टू
वी आर एम एस अपॉन जेड होती है बेटा। जेड इसलिए लिखा कि ये टोटल करंट है बेटा, तो इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम इंपेडेंस को मानते हैं। जैसे इसका रेजिस्टेंस आर ओम है और इसका रेजिस्टेंस एक्सएल ओम मान लें, तो ये इनकी रेजिस्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका एक्सएल और इसका रेजिस्टिव है। अब यहाँ पर एक हॉट वायर वोल्टमीटर नाप लगाया गया जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है। दैट मीन्स वी आर एम एस नाप रहा है, ऐसे आर एम एस वैल्यू नाप रहा है बेटा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और इसके अक्रॉस जो है एक वोल्टमीटर और लगाया गया जो मेजर कर रहा होगा किसको, इसके अक्रॉस वोल्टेज को, वी एक्सएल के अक्रॉस आरएमएस वैल्यू को मेजर कर रहा होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों की जो रीडिंग है, ये हॉट वायर एमीटर है बेटा, यहां पर लिख भी देना हॉट वायर वोल्टेज वोल्टमीटर है ना, और ये रीड करता है आरएमएस वैल्यू, ये मत भूलना। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ये गिवन है कि इसकी वी आर एम एस वैल्यू किसके लिए, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और वी आर एम एस वैल्यू इंडक्टर के अक्रॉस इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि इट्स शो द सेम रीडिंग। अब वी आर एम एस क्या होता है बेटा, यहां से अगर हम देखें ये आर के अक्रॉस है, तो वी आर एम एस करंट तो दोनों में सेम होगी क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं, करंट तो दोनों में सेम होगी क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। ऐसे रजिस्टर में और इंडक्टर में करंट सेम होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो इस वाली कंडीशन में हम वी आर एम एस लिखें रजिस्टर के अक्रॉस, तो क्या लिखें, आई आर एम एस इंटू आर, और इसके अक्रॉस लिखें तो आई आर एम एस करंट सेम क्यों है, समझ में आया, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं बेटे दोनों, आर और एल है ना, बोला है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन इंटू इसका एक्सएल। ये आर एम एस वैल्यू हो गई रजिस्टर के अक्रॉस, ये आर एम एस वैल्यू हो गई इंडक्टर के अक्रॉस, तो फिर ये आर एम एस वैल्यू, ये टोटल आर एम एस वैल्यू है दोनों के अक्रॉस है ना। तो यहां से आई आर एम एस से आई आर एम एस कट जाएगा, तो आर इज इक्वल टू एक्सएल होगा। अब हमें यहां से आई आर एम एस कितना है ये निकालना पड़ेगा, कैसे निकाले, उसके लिए जेड निकालना पड़ेगा। तो ये बताओ, ये दोनों रेजिस्टेंस जो होते हैं सेम फेज में नहीं होते, ये इनका फेजर डायग्राम बनाते थे, आप याद करो, ऐसे आई और आर इन सेम फेज, और जो एक्सएल होता है वो करंट के साथ 90 डिग्री लीड करता है ना। तो ये आपका इंपिडेंस ये आएगा आपका जेड, और इसे वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, तो इसमें वेक्टर वाला कंसेप्ट लगाए तो जेड इक्वल टू रूट के अंदर, ये रिजल्टेंट हो गया इन दोनों का, तो आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर प्लस टू आर एक्सएल कॉस 90 जीरो हो जाएगी क्योंकि इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है, तो जेड इतना होता है ना। और जेड निकाले यहां से, तो आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू भी आर, यहाँ पे देखो बराबर है ये, तो आर स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये रूट के अंदर 2r स्क्वायर लिख सकते हो, दैट मीन्स आर बाई आर रूट 2 लिख सकते हो, ये जेड आ गया। तो यहां से आई आर एम एस निकाल सकते हो। वी आर एम एस हमें दे रखा है कितना, 100 रूट 2, और इस पूरे सर्किट का जो ये करंट है टोटल, क्योंकि ये इफेक्टिव इंपीडेंस लिख रहा हूं मैं आपका कितना, आर रूट 2, इससे कट गया, तो आई आर एम एस की वैल्यू है 100 बटे आर एम्पियर। तो अब हमें निकालना था लेकिन रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर तो ये है ना बेटा, दोनों बराबर है, इसीलिए रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ये क्या रीड कर रहा होगा, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्ट आरएमएस वैल्यू नाप रहा होगा, ये इंडक्टर के क्रॉस आरएमएस वैल्यू नाप रहा होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो कोई से भी निकाल लो। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इक्वल टू वी आरएमएस इंटू आर पूछा है हमसे, वी आरएमएस क्या होता है, आर, आई आरएमएस इंटू आर ऊपर ही लिख रखा है। आई आरएमएस की वैल्यू कितनी है, 100 बाई आर इंटू आर, आर से आर कट गया, इसीलिए कितना 100 वोल्ट। बच्चे कितने सर यही क्यों निकाला आपने, ये निकाल लेते, ये निकाल लो, एक ही बात है। या फिर आप रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ये कह सकते थे, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू एक्सएल, एक्सएल के अक्रॉस है ना। तो वी आर एम एस कितना हुआ इसका, आई आर एम एस इंटू एक्सएल, ये लिख रखा है देखो, ये इसी को तो रीड करता है, ये तो बराबर किए थे हमने है ना। तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी, 100 बाई आर, और एक्सएल की वैल्यू कितनी, आर, क्योंकि एक्सएल और आर बराबर हैं देखो। तो यहां से आर, फिर आर कट गया, फिर 100 वोल्ट आया, तो रीडिंग तो सेम ही आ रही है ना, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए बी चॉइस इज करेक्ट, 100 वोल्ट। इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट इन एम्पियर्स एंड वोल्टेज इन वोल्ट आर, आई की इक्वेशन रखिए करंट की, ऑल्टरनेटिंग करंट की, और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन रखिए रेस्पेक्टिवली। द फेज डिफरेंस पूछ रहा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एट एनी इंस्टेंट एच। तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, करंट की इक्वेशन रखिए 5 sin ओमेगा टी, ये इसका फेज होता है पूरा ओमेगा टी, ये तो करंट इक्वेशन है। एंड वोल्टेज इक्वेशन रखिए v बराबर, v लिख लो या e लिख लो, चलो e दे रखा है तो e लिख लेते हैं, 200 cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, इक्वेशन नंबर 2।
फेज में कंपेयरिंग करवा रहा है कि इन दोनों के फेज में कितना डिफरेंस है। देखो फेज में जब हम कंपेयरिंग करते हैं ना 3 पॉइंट सेम होने चाहिए। एक तो ओमेगा टी का साइन सेम होना चाहिए दोनों में, ठीक है, दोनों इक्वेशन में जो ओमेगा टी है उसका साइन सेम होना चाहिए। प्लस प्लस है तो दोनों प्लस प्लस होने चाहिए, और दोनों माइनस माइनस है तो दोनों माइनस माइनस होने चाहिए। दूसरा, टी रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये सेम होना चाहिए दोनों में। और तीसरा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सामने यहां पर भी साइन सेम होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है इसके सामने वाला जो साइन है ये सेम होना चाहिए, सेम साइन। ये 3 पॉइंट अगर सेम होते हैं तब हम फेज में कंपेयरिंग करते हैं। तो इसमें देखो 2 पॉइंट तो सेम है, ओमेगा टी का साइन और ओमेगा टी का साइन सेम है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, यहां पर भी साइन सेम है, ये प्लस का ये प्लस का है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है साइन और यहाँ कॉस, एक चीज डिफरेंट है। इस कॉस को हमें साइन में बदल लो या साइन को कॉस में बदल लो, तो मैं कॉस को साइन में बदल लेता हूं, आसान होगा। साइन 90 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में देख के बताओ। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस में कन्वर्ट होता है। बच्चा फिर सोचता है कि सर ऐसे तो हम ये भी लिख सकते थे साइन 90 माइनस के थीटा, इसको भी तो कॉस थीटा लिखते हैं। लेकिन बेटा इसमें थीटा की जगह पे, दैट मीन्स मैं थीटा की जगह पे क्या लिख रहा हूं पता है, ओमेगा टी। ये अगर मैं ये वाला लिखता तो ओमेगा टी का साइन जो है नेगेटिव हो जाता, इसीलिए मैं ये नहीं लिखूंगा, ये लिखूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया हो। पहले तो ई बराबर इसे चेंज कर लो 200, इसकी जगह पे लिख दो। इससे इसको लिखना है तो इस पूरे को मैं थीटा मान रहा हूं, इस पूरे को मैं थीटा मान रहा हूं। साइन 90 मतलब π/2 प्लस थीटा मैंने इसको माना ओमेगा टी प्लस π/3। देखो इसको मैंने थीटा मान रखा है। अब इसको आप सोचो, साइन 90 डिग्री दैट मीन्स π/2 प्लस ओमेगा टी प्लस π/3, इसको मैंने थीटा मान रखा है। तो 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस ओमेगा टी प्लस π/3। तो इसकी जगह पे तो मैं ये लिख सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर, तो मैंने लिख दिया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 200 साइन, ये दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो ओमेगा टी प्लस किसको ऐड करूँ, π/2 प्लस π/3 को। यहाँ से 6 एलसीएम ले लूँ तो 3π प्लस 2π दैट मीन्स 5π/6 हो जाएगा। ये 5π/6 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो वोल्टेज का जो फेज है, वोल्टेज का फेज तो ये है और करंट का फेज ये है ओमेगा टी। और देखो दोनों में ट्रिग्नोमेट्री फेज सेम है, ओमेगा टी सेम है और पॉजिटिव साइन भी आ गए। तो करंट का फेज जो आया φ1 वो ओमेगा टी है, और वोल्टेज का फेज जो आया वो ओमेगा टी प्लस 5π/6 है। तो फेज में डिफरेंस देखें तो φ2 माइनस φ1, इसमें से इसे घटाएं तो 5π/6 आएगा रेडियन में बेटा, ठीक है। इतना फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो 5π/6 ए चॉइस इज करेक्ट। द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V equal to 157 sin omega t over its फर्स्ट हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू पूछ रहा है वोल्टेज का, लेकिन फर्स्ट हाफ साइकिल में पूछ रहा है। देखो थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूला याद हो, आपने अल्टरनेटिंग सर करंट में इस फॉर्मूले को ड्राइव किया होगा कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जब वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है बी द फंक्शन ऑफ टी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है ना स्टैंडर्ड। इसकी जब एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है। फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब आपका जब इसका ग्राफ बनाते हैं साइनसोइडल कर्व आएगा ऐसे, ये यहां से यहां तक ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। यहां से यहां तक की एवरेज वैल्यू पूछ रहा है वोल्टेज की, तो वोल्टेज वेरी कर रहा है बेटा। तो इसका फॉर्मूला होता है वी एवरेज पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये होता है 2v0 अपॉन पाई। तो जानते हो 2 में पाई की वैल्यू 3.14 होती है, चाहे यही याद कर लो। इसको देखो डिवाइड करने के बाद 0.637 v0 आता है, अगर आपको ये भी याद हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और वी एवरेज अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल में निकालें तो यही वैल्यू आती है, माइनस में आती है 2v0 अपॉन पाई, ये भी याद रखो। और वी एवरेज फुल साइकिल में निकालें तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इतनी, नेगेटिव हाफ साइकिल में इतनी, तो फुल साइकिल में दोनों को जोड़ लेंगे तो 0, ये होती है। इतनी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इसका डेरिवेशन करते हैं हम इसमें, ठीक है। आइए अब हमसे पूछ रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू, तो सोल्यूशन करें। आपका लिख रहा है v बराबर 157 साइन ओमेगा टी। इसकी अगर हम कंपेयरिंग कर दें, कंपेयरिंग,
तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, तो V नॉट की वैल्यू हो गई 157 वोल्ट, इसीलिए V एवरेज वो भी हाफ साइकिल में है ना। ये हो गया 2V नॉट अपॉन पाई, बस सॉल्व कर देना। 2 अपॉन पाई वैल्यू बड़ी आसान दे रखी है उसने 157, और पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 इंटू 157। इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, और ये इससे कटेगा 2 बार, 2 से ये 2 कट जाएगा, 100 वोल्ट। कैलकुलेशन भी आसान है, डी चॉइस इज करेक्ट। द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल ऑफ टू आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L1 and L2 विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द वैल्यू ऑफ L1 L2 इज। देखो एक प्योर इंडक्टर है, आइडियल इंडक्टर मतलब प्योर इंडक्टर, और प्योर इंडक्टर का मतलब है उसमें कोई लीनियर रेजिस्टेंस नहीं है, ओनली इंडक्टर ही है L, ठीक है। और तो इस एक्सेल जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये लिख रहा है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल इज इक्वल टू होता है L ओमेगा। तो यहां पे अगर हमें ग्राफ दे रखा है ये एक्सेल और ओमेगा के बिटवीन ऐसे, तो इसका अगर हम स्लोप निकालें ना, इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें ऐसे, तो इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें तो ये एक्सेल की कोई वैल्यू हो गई, ये ओमेगा की कोई वैल्यू हो गई, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर दैट मीन्स एक्सेल, और बेस दैट मीन्स ओमेगा। तो एक्सेल अपॉन ओमेगा हमें यहां से क्या मिल रहा है बेटा, एक्सेल अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू L, तो इसका स्लोप हमें सेल्फ इंडक्टेंस देगा L देगा बेटा, दैट मीन्स स्लोप tan थीटा L के इक्वल होगा। तो कर लो फिगर, इसे आपका A कह दें, इसे फिगर B कह दें। तो फिगर A के लिए स्लोप आपका tan 30 डिग्री किसके बराबर, tan 30 हो गया, देखो एंगल इसका स्लोप tan थीटा होता है 30 डिग्री किसके बराबर है, L1 के, ये फर्स्ट केस हो गया। और फिगर B के लिए स्लोप tan 60 डिग्री, ये tan 60 डिग्री हो गया स्लोप इसका, ये L2 के बराबर हो गया। और दोनों का हमसे रेशियो पूछ रहा है, तो इसलिए फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू tan 30 अपॉन tan 60। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। L1 अपॉन L2 का रेशियो 1/3 आया, दैट मीन्स डी चॉइस इज करेक्ट।